So kind of you to have come and in time actually. So I'm very glad, and thanks to Sijan Foundation which have made this thing possible. I often complain I don't get too many opportunities to talk in Delhi, my own city. So it's easier for me to come and talk, but then this is how it is. So I guess it's difficult to organize talks in big cities, because especially Delhi or Calcutta, Bombay, where you have all the big things happening, and it's rather difficult. Anyhow, but this is, as I said, I'm happy to be here, and let's hope I will be able to give you some good stuff today. Well, I think the issue has already been discussed, been introduced, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे उसमें. सुभाष बोस का इशू आप सबको लोगों को पता है कि अभी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है. इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. पिछले 23 तारीख को अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक झटके में 100 फाइल्स डिक्लासिफाई करके नेट पे डाल दी. ये एक बहुत बड़ी बात है. और अगर आप जिस कंट्री में हम लोग पैदा हुए बड़े हुए हैं, यहाँ पे डिक्लासिफिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी. कोई फाइल बाहर नहीं आती थी. जो जितना आपका ये नेशनल आर्काइव है, वो बेसिकली वो ब्रिटिश एरा के ज़माने के वो रिकॉर्ड, पुराने ज़माने के रिकॉर्ड वहाँ हुआ करते थे वहाँ पे. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आपको सुभाष बोस पसंद है या नहीं है, आपको नेताजी की मिस्ट्री में कोई शौक़ है नहीं है, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आपको ये चीज़ अप्रिशिएट करनी पड़ेगी अगर आप डेमोक्रेसी में और फ्री स्पीच में विश्वास करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी और डिक्लासिफिकेशन, फ्री स्पीच, ये सारी बातें ट्रांसपेरेंसी सब इंटरलिंक्ड है. तो दिस इज़ वन मेजर इवेंट कि आपका एक झटके में भारत का प्रधानमंत्री, इंडिया, वो कंट्री जहाँ डॉक्यूमेंट कभी निकल के नहीं आते थे, एक झटके में 100 फाइल्स निकालेगी और सारी स्कैन हुई. इवन दी अदर कंट्री लाइक अमेरिका एंड यूके, वहाँ पे भी वो लोग फाइल निकालते नहीं हैं ऐसे, मतलब पैसे देने पड़ते हैं आपको. लेकिन एक झटके में स्कैन करके 100 फाइलें 23 तारीख को आ रही है. उसके बाद हर महीने 25 फाइल निकल गई. अभी तक मेरे ख्याल से कोई 303 फाइलें ये लोग निकाल चुके हैं, जो होम मिनिस्ट्री की, पीएमओ की और एमई की फाइल्स हैं. और ये सारी फाइलें मतलब सारी स्कैन डिजिटाइज करके इन लोगों ने अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट बना करके वहाँ डाल दी. मेरे ख्याल से काउंट नहीं किया, लेकिन शायद कम से कम 70-80 हज़ार पन्ने होंगे स्कैन पीपल्स. बहुत बड़ी चीज़ है. इसके अलावा 64 फाइल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने निकाली है, वो भी शायद सारी स्कैन हो गई. नेट किसी वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन वो सारी स्कैन है, आपको डीवीडी मिल सकती है उसकी. इसके अलावा कोई 10-15 हज़ार पन्ने थे जो हमने ही कोशिश करके, आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ एंड हम कौन है इसमें से. तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर सुभाष बोस से जुड़े कम से कम 80-90 हज़ार पन्ने कम से कम डिक्लासिफाई होके पब्लिक डोमेन में आ गए. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको सुभाष बोस पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, आपको नेताजी की मिस्ट्री में वो शौक़ हो चाहे ना शौक़ हो, वो आप उसको साइड पे रखिए. लेकिन ये मेन चीज़ है कि इतना ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से डेमोक्रेसी के लिए बहुत गुड न्यूज़ है. क्योंकि आज आप सुभाष बोस की फाइल निकाल रहे हैं, कल को आपको डिमांड होगी साहब आप वो हैंडरसन बुक्स की रिपोर्ट निकालें, और सब बोलेंगे साहब राजीव गांधी का कुछ कागज़ निकालें. तो इसका असर पूरे देश पे होगा इस घटना का, इस पूरी घटनाक्रम का. अब ये जो फाइल निकली है मीडिया में, इसके बारे में काफ़ी मतलब मैं देखा रिपोर्टिंग ठीक नहीं है. वो कह रहे हैं कि साहब कोई अंग्रेज़ों के ज़माने की फ़ाइल निकाल दी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है. 1952 से लेकर के 2014-15 तक की फाइल है. और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह के रिकॉर्ड्स आपके सामने बाहर निकल के आए. जैसे ये एक एग्जांपल है कि आपका ये 1958 का रिकॉर्ड है. मिनिस्ट्री ऑफ हमारा एमईए का ये डॉक्यूमेंट है, टॉप सीक्रेट फॉर्मली. ये हमारी एम्बेसी टोक्यो जापान में, कोई जापानी साहब पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास में कोई 18,400 कैरेट की एक एमरल्ड की मूर्ति है, उसमें एमरल्ड लगे पड़े, और सुभाष बोस के खजाने से निकल के आई है, और वो चाहता था कि ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचा जाए. इस तरह की चीज़ें अगर बाहर निकल के पहले आती तो हम लोग इतनी बढ़िया फिल्में बना रहे होते. ये तो बिल्कुल एक हॉलीवुड की फिल्मों के प्लॉट जैसी चीज़ है. एक डॉक्यूमेंट, एक मूवी, मतलब इतने सारे इसमें सब प्लॉट्स हैं. ये अब मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ किस तरह का मटेरियल बाहर निकल के आया है, वो भी हमारी कंट्री जैसी कंट्री जहाँ पे इस तरह की चीज़ें कभी निकल के आती नहीं थी पहले. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 2003 का रिकॉर्ड है. ये उस ज़माने के विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, उस ज़माने के गृह मंत्री अडवाणी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि सुभाष बोस की अस्थियों के बारे में जो डीएनए टेस्ट है वो उसका करें कि ना करें. उस तरह की पोजीशन है. इनफैक्ट हम लोग बहुत प्रॉब्लम थी कि इवन आरटीआई के अंदर आपके जो फाइल नोटिंग निकल के नहीं आते थे, और ये फाइल नोटिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और उस लेवल के नोट, मतलब पीएम के लेवल तक के रिटर्न नोट्स बाहर निकल के आए. और ये 2014-15 के. तो ये मैंने कहा बहुत बड़ी बात है कि इस देश में जहाँ चीज़ें ऐसी नहीं होती थी वो चीज़ें हो रही हैं. अब ये चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए ये लोग जिम्मेवारी नहीं है कुछ भी. ये जो आपके इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ये हल्ला मचा रहे हैं कि साहब ये होना चाहिए, एक भी हिस्टोरियन वर्थ इज नेम इन दिस कंट्री
बाहर निकल करके कोई डिमांड नहीं किया कभी। ये सारी दुनिया भर के बड़ी बड़ी बातें मारते फिरते हैं, लेकिन सुभाष बोस वाले केस में उल्टा उन्होंने अपोज किया था, पब्लिकली बोला कि ये तो मतलब कौन हिस्टोरियन बताइए मुझे हिंदुस्तान में या अमेरिका में या कहीं भी कंट्री में कौन आदमी है जो कहा कि मैं हिस्टोरियन हूँ लेकिन डिक्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ में इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। यार इंक्वायरी तो होनी चाहिए, आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, चीज़ों को स्टडी करना। लेकिन ये लोग उड़ा के अजीब अजीब के मतलब आपको आप सुनेंगे तो आपको बहुत नाराज़गी होगी। आजकल तो बिल्कुल ही कंट्री में माहौल बदल गया। तो ये हरवंश मुखिया साहब JNU के हिस्टोरियन है बहुत बड़े, अब शायद रिटायर हो गए, वो कह रहे व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट द मैन इज डेड एंड ही डाइड मोर देन 50 years बैक। दिस इज ऑल नॉनसेंस। सुमित सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन, द सब्जेक्ट इज सो बोरिंग एंड अनइम्पॉर्टेंट दैट आई डोंट इवन फील लाइक रिएक्टिंग टू इट। और खासकर बंगाली हिस्टोरियन ही जाकर उल्टी सीधी बात बोलते हैं बैठ करके। तो इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों ने कोई डिमांड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे हैं बैठ के, और वही वो एक डपली बज रही है गांधी की, उसकी नेहरू की, बस उसी को बजाया जा रहा है। उसी में पैसा है, उसी में काम है, उसी में नौकरी पेशा आदमी का होता है। इस पर कोई आदमी निकल के बाहर निकलने को राजी नहीं था। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऑर्डनरी लोग जो इकट्ठे हुए, तो ये जो पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट आया पूरी सिचुएशन में कि आप लोग आज इस बारे को डिस्कशन कर रहे हैं, दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं, लोग आकर डिस्कशन कर रहे हैं, दुनिया भर में हो रही है। हम 5-7 लोग दोस्त इकट्ठे हुए 2005 के आसपास, और हम लोगों ने उस ज़माने में तो आपका ये फेसबुक भी नहीं था, याहू चैट रूम में इकट्ठे होकर के हम लोगों ने इसको इशू को कि क्या करें। तो हमने कहा देखो ऐसा सुभाष बोस तो डेथ मिस्ट्री जो हमारा मेन इशू है कि नेताजी को हुआ क्या कर, उस पर तो हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग ये काम कर सकते हैं कि उसको उल्टा से कान, कहावत है ना दिल्ली में कि उल्टा कान पकड़ो आप, कि नेताजी की बात मत करो, कोई मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको हिस्टोरियन सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई इतिहासकार नहीं आएगा, कोई एकेडमिक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप डीक्लासिफिकेशन की बात करते हो तो डीक्लासिफिकेशन इज अ लार्जर इशू, वो ट्रांसपेरेंसी का बात है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमने कहा सुभाष बोस की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डीक्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो लकीली फॉर अस बाय 2005-06 आपके हमारे देश में वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्ट हो चुका था। तो हमने पहला सुभाष बोस के बारे में हमने एक RT एप्लीकेशन डाली और हमने गवर्नमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे। तो गृह मंत्रालय ने हमको छूटते ही मना कर दिया कि हमारे पास में रिकॉर्ड है, हम आपको दे सकते हैं नहीं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो जब वो उन्होंने मना किया तो ये खबरें बननी शुरू हो गई। तो ये पहली बार सुभाष बोस, मेरे ख्याल से बहुत, मुझे नहीं मालूम मैंने आखिरी बार सुभाष बोस की, आप लोगों ने भी नेताजी के बारे में कोई खबर पहले पन्ने कभी देखी हो किसी मीडिया के पेपर को, ये 2006 की खबर है। और उसके उस टाइम ऑनवर्ड जो है ये सारी सुभाष बोस जो है अपने पहले पन्ने पे वापस आने शुरू हो गए। फिर मैंने 2012 में किताब लिखी इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप, और इसमें मैंने एक पूरा आउटलाइन दिया पूरे केस का कि साहब हिस्ट्री क्या है केस की, केस में क्या अलग अलग फैसेट्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर एक आउटलाइन दिया पूरा प्लान कि साहब इसको इशू का रिजॉल्व करना है तो आपको ये 8-10 आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। उसमें से जो मेजर स्टेप था कि आपको जितनी सीक्रेट फाइल हैं वो आपको पब्लिक करनी पड़ेगी। मैंने वहाँ से अमेरिका से मॉडल उठाया JFK रिकॉर्ड्स एक्ट का, कि अमेरिका में भी कंट्रोवर्सी थी केनेडी के बारे में कि उसको किसने मारा, और वहाँ पे 91 में एक मूवी बनी ऑलिवर स्टोन की JFK, उसके बाद वहाँ अमेरिका में बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने कहा कि साहब हम जितनी फाइलें पब्लिक कर देंगे। तो मैंने कहा वो मॉडल, क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है हिंदुस्तान में अगर आप बातें सुना अमेरिका की तो लोग शायद उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कि अगर मैं आपको एग्जांपल इंडिया का दूंगा तो मानेगा नहीं कोई मुझसे। तो मैंने कहा चुन के आपको एग्जांपल दिए अमेरिका में क्या होता है, UK में क्या होता है, ताकि यहाँ के लोगों को समझ में आए। तो उस मॉडल पे मैंने वो आउटलाइन बनाई और इस किताब में थी वो। फिर वो जब ये निकली किताब मार्केट में तो सुभाष बोस की फैमिली मेरी सपोर्ट में आ गई, और उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग, हमने कहा देखिए ऐसा है कि ये ज़माना चेंज हो गया है, अब दिल्ली में कोई भी छोटा मोटा आदमी मरता है या बॉम्बे में मरता है, कलकत्ता में होता है, तो लोग सड़कों पर निकलने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि साहब जस्टिस फॉर जस्टिका लाल, जस्टिस फॉर अशोक तलवार। ऐसे ये बहुत अच्छी बात है, सोशल आजकल ये चीज़ पहले नहीं थी, आज हो गई है। मीडिया को अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा रास्ता है, और बिना मीडिया को बीच में लाया, पॉलिटिशियन को बीच में लाया, ये केस सॉल्व होगा नहीं, पॉलिटिकल इशू है। तो उन्होंने बात एग्री कर ली, और हम लोगों ने मिलकर फिर प्लानिंग बनाया कि हम कैसे इशू को हम लोग निकालें, आगे करेंगे। हमने फिर वो कलकत्ता में, क्योंकि वहाँ नेताजी की सारी फैमिली के लोग थे ज़्यादातर, और मीडिया भी शायद थोड़ा अच्छा, हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे थे, तो हम लोगों ने मिलकर वहाँ रैलियाँ निकालनी शुरू करी। कैंडल मार्च, मेरे ख्याल से पहला कैंडल मार्च फॉर सुभाष बोस डीक्लासिफिकेशन मैटर वॉज टेकन आउट इन 2013। तो वो निकाल के हमने मार्च निकाले, के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों वट एवर वी कुड वी डिड, एक माहौल उससे हल्का सा बन गया कंट्री में कि साहब ये नेताजी का इशू है। ये उसका रिजल्ट ये निकला करते करते कि ममता बनर्जी ने पहले अपनी, आपको बताया 64 फाइलें जो उनकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, वो फाइलें बाहर आई, उसके उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में फाइलों को पढ़ करके, उसके बाद में ये दिल्ली में सारा मीडिया था कि प्रधानमंत्री ने हमको 2015 अक्टूबर में बुलाया अपने घर में यहाँ दिल्ली में, और वहाँ डिस्कशंस हुई, और उन्होंने फिर बोला कि हम लोग 23 तारीख से सुभाष बोस की फ़ाइलों को की जो डीक्लासिफाई करने की प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देंगे।
तो 23 तारीख को उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी और उन्होंने फाइलें एक के बाद डालनी शुरू कर दी पब्लिक डोमेन में। अब मुझे लोग कई पूछते हैं, साहब जो तो आपने कहा था फाइल में कुछ निकलेगा, वहाँ तो कुछ निकला नहीं। तो मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि भैया आप मेरा फेसबुक का पोस्ट पढ़िए, मेरे ट्वीट पढ़िए, मेरे स्टेटमेंट पढ़िए। मैं पहले दिन से आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ, और ये मैंने उस दिन ये बात बोली थी 22 जनवरी को इंडिया टुडे के स्टूडियो में। उन्होंने ट्वीट कर दिया मेरे नाम से कि जो फाइल आपको कल से मिलने वाली है 23 तारीख से, 23 जनवरी 2016 से, वो बेसिकली कांग्रेस का वर्जन आपको निकल के आएगा। कि ये जो फाइलें निकल के आ रही हैं, ये कोई फाइलें कोई गीता थोड़ी ना कोई कि आपने देखा कोई ब्यूरोक्रेट लिखा तो वो कोई गीता, वो वाल्मीकि से ना बैठा वहाँ पे कोई। ये तो वो जो गवर्नमेंट में जो बाबू बैठे हैं वो चमचागिरी कर रहे हैं एक फैमिली की, और 50 साल से उन्हीं का ढर्रा चला जा रहा है। मैंने कहा ये तो उनका वर्जन होगा कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं, वो उनका क्या व्यू है इस केस के बारे में। हाँ, लेकिन जब फाइलों का पढ़ेंगे, फाइलों का खोल के देखेंगे, तो आप 2 का 4, 2 4 का 5 कर सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो फाइल का निकलना जरूरी है, चाहे जैसा भी कुछ होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि फाइलें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और ये गवर्नमेंट का व्यू देती है, ये फैक्ट नहीं देती है। फैक्ट भी होगा लेकिन गवर्नमेंट का व्यू होगा इसमें बहुत सारा। एग्जाम्पल आपको 2-4 देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू का एक नोट है 1952 का। पंडित जी को बोला गया कि साहब इस पर इंक्वायरी करवाओ सुभाष बोस की डेथ इशू के ऊपर। तो ये लिख रहे हैं पंडित जी फाइल में कि वी हैव टेकन ऑल स्टेप्स दैट वाज पॉसिबल फॉर अस एंड वी आर सेटिस्फाइड दैट द रिपोर्ट्स ऑफ श्री सुभाष बोस डेथ इज करेक्ट, नथिंग मोर कैन बी डन। He keeps on repeating, hammering the same line again and again. अब ये एक और नोट है 53 का, 1953 का। I am quite clear in my own mind that all the inquiries we could make have been made and the result is a conviction that Shri Subhash Chandra Bose died has been stated. There is an abundance of evidence on this which I consider convincing. In these circumstances, I see absolutely no justification for appointing an inquiry commission to make further inquiries. जब प्रधानमंत्री देश का छाती ठोक कर के ये बोल रहा है कि इस पर इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताओ कौन होम सेक्रेटरी, कौन फॉरेन सेक्रेटरी, कौन माइकल लाल में हिम्मत हो जो उसको चैलेंज कर देगा। तो उसको आजकल के ज़माने में हम जो कहते हैं वो कट एंड पेस्ट मेथड, ये लोगों ने बाद में अगर आप फाइलें खोल के देखेंगे, 55 की फाइल, 56 की फाइल, 60 की फाइल, 65 की फाइल, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। जो पंडित जी बोल गए 55 के अंदर, वो इनके लिए गॉस्पेल ट्रुथ हो गया कि साहब चाचा बोल गया तो बिल्कुल ठीक होगा। ये आप उठाएंगे वही 95 का नोट, बिग एग्जैक्टली वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि एक होम सेक्रेटरी आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, वो उसको कट एंड पेस्ट कर देगा। तो ये नैरेटिव थोड़ा बहुत फ़र्क, जब कोई गवर्नमेंट कभी कभी चेंज बीच में हुई तो हल्का नैरेटिव चेंज हो गया, लेकिन कोई खास चेंज नहीं है। तो गवर्नमेंट का नैरेटिव जो 1955, 51, 52 में नेहरू सेट कर गया, उसी को कट एंड पेस्ट कर करके ये लोग 2000 तक 14 तक लेकर आए, और यही गवर्नमेंट का व्यू आज के डेट का है। तो दिस इज तो, लेकिन ऑल द सेम जब वो फाइलें निकल के आई तो उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकल के, जैसे ये इन्फॉर्मेशन है कि इन लोगों ने फाइलें जलाई हैं। देखिए इसमें बच्चे वाले कॉमन सी बात है, फाइलें जलाने का मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं तो फाइल को जलाता नहीं है। और इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें मीडिया में आपके सामने की सब फाइलें जलाई गई हैं, ये बात निकल के आई। ये भी निकल के आई कि INA का खजाना भी चोरी हो गया। इसमें बड़ा इनफैक्ट बहुत क्लियर कट कहानी है खजाने में कि डॉक्यूमेंट साफ बोल रहे हैं कि X और Z Y Z 3-4 लोगों ने मिलकर पैसा चोरी किया। INA खजाना, जो लोगों ने नेताजी को ज्वेलरी और सारा प्रॉपर्टी दी थी उनको कि कंट्री की लड़ाई लड़ें, और वो जो इकट्ठा हुआ था सारा, जो खजाना बना था, वो लूट लिया गया। तो ये तो महापाप है कि आप उस खजाने को लूट रहे जिससे देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो 3 आदमियों का नाम निकल कर सरकार की फाइल में लिखा हुआ कि साहब ये आदमी ने चोरी किया। उनको गवर्नमेंट, पंडित जी गवर्नमेंट ना तो टच करती है, पहली बात तो ये। इनफैक्ट जो आदमी जो चोर बता रहे हैं उसको नौकरी दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। तो इसका मतलब क्या निकलता है? तो ये ऐसा नहीं था। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि फाइलों में कुछ निकला नहीं है, निकला फाइलों में, लेकिन है कि उसको आगे लेके जाना, उस पर आगे डिस्कशन, डिबेट होना। अब उस पर अगर बीजेपी वाले जो उस टाइम की जो मेन पार्टी है जिसको इसको उछालना चाहिए, अगर वो नहीं उछालते तो मेरा कसूर नहीं है। हमने अपना काम कर दिया कि हमने निकाल के मीडिया में डाल दिया। सारे मीडिया ने डिस्कशन किया, उठा के साहब ये खजाना लूट के भाग गए कांग्रेसी, इनका नाम, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को जाने दिया हाथ से निकले, तो उन्हीं का नाम आया। क्योंकि आपको जब मालूम है कि उसने और इसने चोरी करी है तो आप लोगों ने क्यों नहीं एक्शन लिया उसके ऊपर? ये कोई छोटा मोटा पैसा थोड़ा ना कोई। तो कहने का मतलब कि इन्फॉर्मेशन निकल के आई है बहुत सारी। अब सवाल ये है कि मेन मुद्दा कि अपने पिछले 10-12 सालों में नेताजी मिस्ट्री में जो नेताजी को हुआ क्या, जिसको नेताजी मिस्ट्री हम लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो ये हुआ क्या आखिर उनको। तो इसमें बहुत सी अलग अलग थ्योरियाँ हैं, और खासकर जो उम्र बड़े हैं मुझसे, उनको पता है कि अजीब अजीब कहानियाँ इस कंट्री में गुंज रही थी। कोई कहता साहब लाल किले मार दिया, कोई कहा वो अमेरिकन उनको मार दिया उन्होंने। तो ऐसे अलग अलग बातें, लेकिन पिछले 10-12 सालों में बहुत सा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में जो लगा है पूरा का पूरा, उससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सुभाष बोस को जो भी हुआ उसको आप सिर्फ 3 आपके सामने ऑप्शन है, आपको चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे आपको कभी आप एग्ज़ाम देते हैं स्कूल कॉलेज में, तो दिल्ली कहाँ की राजधानी है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपको एक को टिक करना पड़ेगा।
तो इसमें आपको 3 ऑप्शन आपके सामने कि सुभाष बोस को हुआ क्या, आपके सामने चौथा ऑप्शन नहीं है, तो इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि कोई भी बात आप बोल रहे हैं, कोई भी आप डेटा दे रहे हैं, कुछ भी आप क्लेम कर रहे हैं, उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, कोई विटनेस अकाउंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, बिना हवा में तीर मारने वाली बात है। तो सिर्फ 3 थ्योरियाँ जो स्टैंड करती हैं, बाकी कोई थ्योरी स्टैंड नहीं करती है। तो थ्योरी नंबर 1, सुभाष बोस की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी ताइवान के अंदर। थ्योरी नंबर 2, भगवान ना करे सच हो भैया, सुब्रमण्यम स्वामी इसको छाती ठोक करके बोल रहे हैं, भगवान ना करे सच हो, लेकिन दिल्ली में हर एक आदमी इसको बोलता है। मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, इवन कांग्रेस पार्टी के लोग भी प्राइवेटली बोलते हैं इसको, इंटेलिजेंस के लोग बोलते हैं, रॉ के लोग बोलते हैं प्राइवेटली कि साहब इसमें। इनफैक्ट मुझे लोग ताने मारते थे जब मैं इंक्वायरी कर रहा था, अपनी जर्नलिस्टिक इंक्वायरी मैंने स्टार्ट की, कर तू क्या नई बात क्या कर रहा है। मेरे घर वाले मुझे रिश्तेदारों ने मुझे ताने मारे कि नई चीज़ क्या कर रहा है, इसमें क्या नई बात इंक्वायरी करने की है क्या। वो तो नेहरू ने मरवाया था उसको, वो तो रूस में था। ओपन नहीं बोलते हैं लोग कि नेहरू ने मरवाया था, वो तो रूस में था, स्टालिन ने मार दिया उसको। अरे इतने आराम से तुम बोल रहे हो कि मतलब क्या समझ रखा आपने सुभाष बोस को आपने। अरे गांधी का नाम इसमें लिया जा रहा है बीच में, और ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है बाय द वे, ये कोई मैंने आपको पांजन्य अखबार की क्लिपिंग नहीं दिखा रहा है बैठा करके, ये सारी क्लिपिंग गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं या स्टैंडर्ड पेपर्स न्यूज़पेपर्स की, पब्लिकली ओपन मेन स्ट्रीम मीडिया में एलिगेशन लगते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पब्लिकली बोल रहे हैं कि साहब नेहरू ने मरवा दिया, स्टालिन ने मरवाया था उनको और नेहरू ने मरवाया उनको। अरे भगवान ना करे सच हो, इसका मतलब जानते हैं, इसकी इंप्लीकेशन जानते हैं आप लोग। तो ये थ्योरी नंबर 2 है। थ्योरी नंबर 3 जो है, ये कोई साहब मानेगा नहीं साहब, ये कोई बाबा बन के हिंदुस्तान में आ गए और फैजाबाद में 85 की डेथ हुई है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है कि या तो वो प्लेन क्रैश से मर गए, या फिर आपका रशियन एंगल है कि वहाँ रशिया उनको मार दिया गया, या वो तीसरा बाबा बन के हिंदुस्तान में आ गया। तो ये 3 के अलावा चौथा ऑप्शन आपके सामने नहीं है। अब मैं क्विकली आपको कोशिश करूँगा कि आपको फटाफट ये जितना तीनों जो थ्योरियाँ हैं उनकी डिटेल हल्की से दूँ। What is plane crash theory? Plane crash theory, as we know that कि Subhash Bose was there with fighting along the Axis forces. जापान उनको सपोर्ट कर रहा था पूरा, और 7 और 9 तारीख को जापान पे एटम बम गिरे। एटम बम गिरने के बाद में जापान ने 15 अगस्त 1945 को कहा कि हम लोग सरेंडर कर देंगे, और 15 को सरेंडर का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, और 16 तारीख को सुभाष बोस जो उस टाइम सिंगापुर के आसपास कहीं थे, वो सिंगापुर की तरफ को चल पड़े, और उन्होंने फिर वहाँ से बैंकॉक गए, और उनका प्लान था कि वो वहाँ से होते हुए टोक्यो जाएंगे। तो ये प्लान थी कि एटम बम गिर चुका है जापान के पर, वो तो सरेंडर कर दिया, हम क्या करेंगे। तो वो उन्होंने जहाज़ पकड़ा और वो टोक्यो की तरफ को जा रहे थे, और उनका प्लान ये था कि टोक्यो में जा कर के जापान के टॉप लोगों से बातचीत करेंगे, और ये डिसीजन लेंगे कि साहब आईएनए का सरेंडर उनके साथ में हो या अलग से हो, क्योंकि जापान के साथ में करें या अलग से करें। तो ये डिसीजन लेने के लिए, ये बात करने के लिए, ये सुभाष बोस 15-16 अगस्त के बाद ये मूवमेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने टोक्यो की तरफ को, और रास्ते में लोग कहते हैं प्लेन क्रैश हो गया। तो उसमें यह है कि 17 तारीख की 16 को उन्होंने बैंकॉक छोड़ा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लोगों ने वहाँ उनको देखा है, उसके मतलब विटनेस अकाउंट अवेलेबल है। इनफैक्ट 17 अगस्त की सुबह को जब वो साइगॉन शहर में लैंड किए, हो ची मिन सिटी आजकल वियतनाम की, वहाँ लैंड किए, तो ये उनकी फ़ोटोग्राफ ली गई, तो उनकी लास्ट फ़ोटोग्राफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फ़ोटोग्राफ इनफैक्ट शाम को भी ली गई थी, तो या तो ये या फिर ये वो उनकी लास्ट फोटोग्राफ है। 17 अगस्त की शाम को वो साइगॉन शहर में थे। 17 अगस्त को जब ये यहाँ पहुँचे हैं, तो जब ये 17 को सुबह वहाँ पहुँचे थे साइगॉन के अंदर, तो इनके 2 जहाज़ थे। एक ही उनका अपना जहाज़ था, ये आप जिससे उतर रहे हैं, इसमें 12 लोग बैठ सकते थे। इसमें कुछ इनके खासम खास लोग थे, आबिद हसन था, गुलजारा सिंह था, प्रीतम सिंह था, हबीबुर रहमान था, जो उनके टॉप लेवल के जो भी उस टाइम पे लोगों के क्लोज में थे, वो इस प्लेन में थे। कुछ जापानीज़ भी थे। तो ये लोग 2 जहाज़ों में साइगॉन शहर में लैंड किए। शाम को यहाँ ये लोग पहुँचे, शाम को कुछ डिस्कशन हुई, और वहाँ पे इनको जापानीज़ ने बोला कि देखो आपका ये जहाज़ आगे नहीं जा सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है, अमेरिकन ने एम्बार्गो लगा दिया, कुछ कन्फ्यूजन था, तो आप इन दोनों जहाज़ों को छोड़िए और आप अकेले ही, हम आपको किसी और जहाज़ में टोक्यो ले जाएंगे। तो सुभाष बोस ने अपने लोगों से डिस्कशन किया, उन्होंने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग मतलब अकेले नहीं जा सकते, ये तो गलत बात है। फिर नेताजी ने प्लानिंग किया कि उनसे जाके बातचीत की जाके लोगों से, जापानीज़ से, और वापस आके कहा कि मैं हबीब को साथ लेके जा रहा हूँ। तो हबीबुर रहमान उनका एडीसी था, तो उसको साथ में लेकर के 17 अगस्त 45 की शाम को उन्होंने ये एक बॉम्बर जहाज़ था मित्सुबिशी काई 21 इस पर्टिकुलर ब्रांड का, ये इस बॉम्बर जहाज़ में वो बैठ गए। इस जहाज़ में कुछ जापानी 14-15 अफसर और लोग थे, जनरल शिडेई था, बाकी और थे कुछ लोग। तो इस जहाज़ में, बॉम्बर का मतलब इसमें सीटें नहीं थी बैठने की, तो वो ज़मीन पे बैठे हुए थे। तो इस जहाज़ में बैठ करके वो लोग 17 अगस्त की शाम को इन्होंने साइगॉन शहर छोड़ दिया। रात को तुरीन नाम की जगह पे वो लोग रुके हैं, और 18 अगस्त की सुबह को वहाँ से उड़ के उन लोगों ने लैंड किया है मत्सुयामा एयरड्रोम। ये सन 53 की फ़ोटोग्राफ है उस एयरड्रोम की,
ये आजकल ताइपाई में वहाँ का सोंगशांग एयरपोर्ट, वहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है बहुत बड़ा, उसकी फ़ोटोग्राफ है। ये सन 53 की फ़ोटोग्राफ है। तो ये पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये 18 अगस्त की दोपहर को ये लोग जहाज़ वहाँ उतरता है, और इसमें ये कुछ छोटा सा एक लंच ब्रेक था वहाँ पे। और जैसे ही वो लंच ब्रेक ख़त्म होता है वो लोग इस जहाज़ में चढ़ जाते हैं फिर से सारे के सारे। और फिर वहाँ बोला जाता है कि साहब ये जब प्रॉब्लम हुई कि बीच में जब सुभाष बोस वहाँ से आ रहे थे रात सुबह, तो हबीबुर रहमान को ठंड लग रही थी। तो रहमान ने उनसे पूछा कि मुझे तो ठंड लग रही है, क्या आपको ठंड लग रही है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। तो रहमान ने गर्म कपड़े पहन लिए। तो नेताजी वॉज नॉट वेयरिंग वुलन क्लोथ्स, नंबर 1। नंबर 2, ही वॉज सिटिंग अंडर अ गैसोलाइन टैंक। उनकी पोजीशन ऐसी थी उस टाइम पे जब वो जहाज़ में बैठे थे। तो जब वो जहाज़ टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के साथ ही वो क्रैश लैंड कर गया। तो प्लेन क्रैश से नहीं उनका डेथ हुआ, क्योंकि लेकिन ही वॉज ऑलमोस्ट अनस्क्रैच, क्योंकि उनको कुछ रहमान ने कहा कि यहाँ शायद चोट लगा था, लेकिन वैसे ही वॉज कम्प्लीटली फिट। लेकिन वो जो टैंक था वो फट गया सिर के ऊपर से। अब वो फटने से उनके यहाँ पे वो सारा वो ड्रेंच हो गया, सारा आपका गैसोलाइन उनके लग गया, मिट्टी का तेल उनकी कपड़ों पे, कपड़े भी उनके मोटे नहीं थे। उसके बाद वो जब वो उन्होंने जहाज़ से निकलने की कोशिश करी उन्होंने, तो वो आग पकड़ गया। फिर वो रहमान, क्योंकि वो उस क्रैश में नहीं मरा था, उसने डिस्क्राइब पूरा ग्राफिक डिटेल्स दी हैं कि मैं उससे निकला बाहर और मैंने अपने हाथों से उनके फाड़ करके सारा उनको मतलब कोशिश की कपड़े फाड़ दूँ, कपड़े फटे ना, वो बेल्ट जो थी वो फंस गई बहुत देर, उससे बहुत प्रॉब्लम हुई उनको। तो बाय द टाइम ही डिड दैट ही हैड सफर्ड 3 डिग्री बर्न्स, और 3rd डिग्री बर्न्स हुए थे। फिर वो कोलैप्स कर गए। वहाँ से थोड़ी देर बाद वहाँ पे उनको जापानीज़ अफसर वहाँ पर आए, उनको उठा करके ले गए। और कैप्टन योशिमी डॉक्टर थे इनकी चार्ज में, उन्होंने कोशिश की बचाने की, लेकिन 3rd डिग्री बर्न हो चुका था, बचने का चांस नहीं था। मिडनाइट तक आते आते उनकी डेथ हो गई। ये अकॉर्डिंग टू जापानीज, दिस इज़ द डेड बॉडी ऑफ सुभाष बोस। और फिर उन्होंने कोशिश की कि इस बॉडी को वो सिंगापुर वापस भेज दें, लेकिन वो उनको जहाज़ नहीं मिले। तो 1-2 दिन का इंतज़ार किया और उसके बाद में उन्होंने बॉडी को वहीं क्रिमेट कर दिया। रहमान ने वो सामने खड़ा था, और ये फ़ोटोग्राफ रहमान की ली गई थी हॉस्पिटल में, और सामने वो कंटेनर बड़ा जिसमें उनका ऐश है सुभाष बोस का क्रिमेशन के बाद में, और ये रहमान के हाथ में पट्टी वट्टी बंधी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये बाद में रहमान अपना सितंबर के पहले वीक में वो वहाँ से जापान चला गया, टोक्यो में। वहाँ जाके उसने इंपीरियल हेडक्वार्टर्स में वो ऐश कंटेनर दे दिया। वहाँ से उन्होंने 2 इंडियंस को उन्होंने पकड़ा दिया जापानीज़ ने, और उन्होंने उठा करके एक वहाँ पर रनकोजी टेम्पल है जापान में, ये ऐश कंटेनर को उन्होंने वहाँ पे रखवा दिया कि जब सही टाइम आएगा तो इंडिया ले जाएंगे। और ये कंटेनर अभी भी वहीं पड़ा है। तो ये रीसेंट फोटोग्राफ है कि टोक्यो में रनकोजी टेम्पल है, वहाँ पे सुभाष बोस की अस्थियाँ और रिमेन्स पड़ी हुई हैं। तो ये अगर सुभाष बोस के प्लेन क्रैश की थ्योरी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आई मीन, अगर वो मर गए हैं और उसके आई विटनेस अकाउंट है, तो वाई वी क्वेश्चनिंग द होल थिंग? तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया, हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारा इतना इनफैक्ट ये दिस इज़ लाइक it's like talking to somebody who's living in 1950s and trying to explain him how raw functions in our country today. You cannot make him understand, because he won't understand a thing, because these are things which are beyond his understanding, reasoning. उस जमाने के लोग, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग थे, उनके ये दिमाग से बाहर बात थी कि कोई आदमी अपनी मौत का नकली नाटक करके, एक नकली न्यूज़ प्लांट करके कहीं वहाँ भाग सकता है। पीपल हैव वेरी सिंपल माइंड इन दोज डेज एंड दे वर नॉट एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो वो बेचारे तो रो पड़े जब जैसी खबर है कि नेताजी मर गए, लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया था। ये किसी को समझ में नहीं कि हुआ क्या, वो सब नेताजी मर गए, रहमान बोल रहा है मर गए, तो किसी को कोई शक नहीं, हिंदुस्तानी के दिमाग में शक, ये कोई ऐसी बात नहीं हुई। प्रॉब्लम जो हुई है वो अमेरिकन और ब्रिटिश के एंड पे हुई है, बिकॉज दे वर स्मार्ट इनफ टू सी थ्रू लॉट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। तो जो आदमी जिन्होंने हमारी नेताजी की डेथ पे डिस्प्यूट किया, वो अमेरिकन और ब्रिटिश थे, वो इंडियंस नहीं थे। तो ये आदमी आर्चिबल्ड वेबल फील्ड मार्शल, ये हमारा जो उस टाइम हमारा माई बाप था, तो ये इंडिया का वो वाइसरॉय, इसने ही जब जैसी खबर सुनी सुभाष बोस की डेथ की कि सब 18 अगस्त को प्लेन क्रैश होता है और 23 तारीख को अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मर गया प्लेन क्रैश में, तो इसने कहा इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसने अपनी डायरी में ये नोट किया। तो डायरी उसकी जाकर लंदन में डिक्लेयर हुई है सन 70-75 में जाकर के। तो उसमें इसने लिखा हुआ कि इट इज़ जस्ट व्हाट शुड बी गिवन आउट इफ ही मेंट टू गो अंडरग्राउंड, बिकॉज इफ सुभाष बोस हैड नॉट डाइड ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ही वुड हैव बीन कॉट बाय द ब्रिटिश इन नो टाइम। 5-7 दिन में वो पकड़ में आते उनके, और उनको क्या होता है ये सबको पता है। तो उसने कहा जस्ट एट द टाइम ही वॉज अबाउट टू बी एप्रीहेंडेड, ही सपोजली डाइड। वो गया, आई डोंट बिलीव इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। 18 को मरता है, 23 को खबर क्यों मारी है मरने की, 5 दिन क्यों आप लोग चुप रहे? तो इसको शक हो गया इस आदमी को। अब मिलिट्री के आदमी, इन्होंने दुनिया देखी, उनको पता क्या हो सकता है। जो आदमी जिसने पहली बार ये दावा किया कि सुभाष बोस जिंदा है, मैंने उनको जिंदा देखा उनके मरने के बाद, उसका नाम था अल्फ्रेड वॉक, अमेरिकन जर्नलिस्ट था, शिकागो ट्रिब्यून का। उसने आकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जाके उसने
नेहरू को कॉन्ट्रडिक्ट किया, उसने बोला कि साहब उस आदमी को जिंदा देखा मैंने मरने के बाद में, कौन कहता मर गया प्लेन क्रैश में। तो ये अल्फ्रेड वॉक की जो स्टेटमेंट है, यहाँ से कहानी शुरू होती है नेताजी की मिस्ट्री की। तो क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में है, वो तो जो आपको मैंने वो क्लिपिंग दिखाई है उसकी जो उसको उसका कोड दिखाया वो तो सीक्रेट था, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में था कि इसने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्टेस्ट किया कि साहब मैंने उस आदमी को जिंदा देखा है प्लेन क्रैश के बाद में, साइगोन शहर में ही देखा। तो उसके बाद गांधी जी ने इसको बिग टाइम पकड़ लिया इशू को, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया प्राइवेटली, अदरवाइज कि साहब सुभाष बोस जिंदा है, वो अपना टाइम नोट कर रहे हैं और टाइम पे वापस आएंगे। तो अगर किसी आदमी को ब्लेम करना है आपने नेताजी मिस्ट्री को एक बहुत बड़ा इशू बनाने के लिए, वो गांधी जी है कि गांधी जी ने इस बात को पब्लिकली बहुत ज़्यादा उसको बोलना शुरू करा। और गांधी जी के ऑब्वियसली बहुत कॉन्टेक्ट थे, गांधी जी वॉज नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन। तो फिर जब ये स्टेटस ये था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कुछ इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई, उसमें कंबाइंड सेक्शन एक बनाया गया, उसका नाम, टीम का नाम कंबाइंड सेक्शन था। उसके अंदर एक डब्ल्यू मैकराइट जो आईबी का डिप्टी डायरेक्टर था, वो उसका इंचार्ज था। उसके अंदर में कुछ अफसर थे, उसमें एक मिस्टर पीएस फिनी थे जो बंगाल पुलिस के थे, आईबी के थे लेकिन बंगाल में पोस्टिंग थी उनकी। एक राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ थे। तो टॉप के वो लोग जिनको सुभाष बोस को चेस करने का एक्सपीरियंस था। राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ ने पहले सुभाष बोस की जो एस्केप हुई थी 41 में कलकत्ता से, उसको भी क्रैक किया था अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स विच आई हैव सीन, विच इज सन शोड मी। तो ये ऐसे लोग जिनको सुभाष बोस मतलब इस काम करने की महारत हासिल थी, उनकी एक टीम बनाएगी मैकराइट के अंडर में, और इस टीम ने इंक्वायरी करनी शुरू करी। तो वो गए साइगॉन में गए, सिंगापुर में गए, बैंकॉक में गए, उन्होंने वहाँ जाके इंटरोगेशन लोगों की करी। उन लोगों ने वहाँ जाके देखा, उनको ज़्यादा टाइम लगा नहीं समझने की पूरी स्टोरी जो आपको मैंने सुनाई है सुभाष बोस की डेथ की, बेसिकली बेस्ड ऑन हियर से अकाउंट। और सिवाय हबीबुर रहमान के इसमें कोई खास किसी का एविडेंस, कोई बाकी लोगों ने सुभाष बोस को जानते भी नहीं थे वो लोग। तो सारी कहानी सुभाष बोस की डेथ की इज़ बेस्ड ऑन हियर से, मुंह की सुनी सुनाई बात है कि साहब वो डेड बॉडी नहीं है, डेड बॉडी की पिक्चर नहीं है, तो आप साबित कैसे करोगे आप लोग। और फिर जब उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया तो उनको बहुत से उसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए कि उसका अकाउंट जो है मैच नहीं कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला था कि साहब वो आदमी टोक्यो जा रहा है, वहाँ से वापस आ जाएगा, लेकिन जो उसका कंडक्ट था, जो उसका बिहेवियर था, वैसा नहीं था। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि वो पूरी रात वो जागे रहे, सोए नहीं 16 तारीख को, एज इफ दिस नो टुमारो। फिर वो उनके जो पर्सनल स्टाफ था उसने रोना शुरू कर दिया। और रो क्यों रहे हो आप लोग, अगर वो आदमी जाएगा टोक्यो वापस आ जाएगा तो रोने का मतलब क्या है। फिर वो आईए ने खजाना उन्होंने मंगा लिया कहीं से एकदम से कि उसके साथ लेके जाएंगे। तो ये पूरा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि साहब ये जो आदमी जो भी था ये वापस नहीं आने वाला था। तो ये कहानी जो है कि वो टोक्यो जा रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये दिस इज नॉट द राइट इन्फॉर्मेशन। फिर करते करते फिर जैसे मैंने कहा बहुत से लूप होल्स है। छोटा आपको मैंने बताया था कि वो रहमान ने कहा था कि साहब मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने कपड़े पहन लिए, उसे बाश नहीं पहने। रहमान 28 साल का कश्मीरी था, नेताजी 48 साल के बंगाली थे, तो ठंड उसको नहीं लग रही है, उसको लग रही है, ये अपने आप में सोचने की बात है। तो ये इन्होंने इंक्वायरी करी और ये फिनी ने एक रिपोर्ट फाइल किया। ये एक अपने आप में ये एक्सपोज करती है, क्योंकि ये पूरा जो नैरेटिव है, ये पूरा जो कंस्ट्रक्ट हमको दिया गया था बहुत साल से हिंदुस्तान के अंदर, कि ये पूरी कहानी नेताजी की डेथ मिस्ट्री की बेसिकली ये पंडित जी को बदनाम करने की चाल है। और ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, मतलब ये तो नेताजी रूस में होंगे, इज ऑल कंस्पिरेसी थ्योरी। ये बड़ा स्टैंडर्ड एक आर्गूमेंट है, किसी का लोग जाएंगे तो ये बोलेंगे आपको। खुद अपने आप ये कंस्पिरेसी थ्योरी करने में नंबर 1 है दुनिया में। मैंने कई बार ये बात बोला है कि कंस्पिरेसी थ्योरियाँ बनाने के अंदर नंबर 1 है पाकिस्तानी, उसके बाद हमारे कांग्रेसी भाई हैं हिंदुस्तान के। अजीब अजीब सी बातें, ये वो डिग्गी राजा आपका बैठा हुआ यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से ये उठा के ले आता है खबरें। हाँ, तो ये इनकी अजीबोगरीब हालात हैं। और आप शर्म आती है बताते हुए, हमारा देश का गृह मंत्री, मतलब अगर आपके मंत्री ऐड के थ्योरियाँ गढ़ना शुरू कर दें कंस्पिरेसी थ्योरियाँ, तो देश का हालत क्या होगा। तो ये माइंडसेट आपको मालूम चलता है जिनसे आप लोग डील कर रहे हैं। वो एग्जांपल मैं आपको हल्का सा स्ट्रे कर रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें एक आपका वाई चौहान हमारा वो था, हमारा गृह मंत्री था हमारे देश का। तो आपको यकीन नहीं होगा, वो राजीव गांधी जी के मरने के बाद में कुछ वहाँ पे इनको उसने स्टेटमेंट दी लोकसभा के अंदर। स्टेटमेंट में कहता है कि अशोक चौहान जी के फादर जो भी मुख्यमंत्री थे आपके महाराष्ट्र के, तो कि 2-3 चौहान थे, तो इसमें से एक चौहान मुझे पूरा एग्जैक्ट के इनिशियल एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा चौहान था, बट वन ऑफ द चौहान हु वाज द होम मिनिस्टर अंडर योर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उसने जाके बोला कि राजीव गांधी इतना बड़ा नेता था दुनिया का कि अमेरिका उससे डरता है। शक्ल देखी शीशे में अपनी आप लोगों ने, अमेरिका से मुकाबला करने चले। तो बहुत बड़ा लीडर था, उनसे अमेरिका, मतलब उसने ये बोला पार्लियामेंट में बोला। वो देख के पड़ा मेरे 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 तो तोड़ के, मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है ये बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, ये ना दिमाग इनका सही। तो उसने वहाँ पे देश का गृह मंत्री इंसिनुएट कर रहा है कि राजीव गांधी को मारने में अमेरिका का हाथ है। अरे पागल हो गए आप लोग क्या, उन्हें को काम धाम नहीं अमेरिकन को कि आपके पीछे इसको मारने के लिए आएंगे ऐसे ही हवा में, मतलब। तो ये इस तरह का माइंडसेट है। मैंने कहा ना पाकिस्तानी और ये कांग्रेसी, ये नंबर इस थ्योरियाँ दुनिया भर की उल्टी सीधी करवा लो,
तो ये इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कर रखा साहब, ये पूरी सुभाष बोस कि जितनी कहानी है मरने की, ज़िंदगी, बेसिकली हमको बदनाम करने का पॉलिटिकल हुआ है। और इसी में कि ये रूस में ये वाली कहानी इन्होंने वो करी। आई एम सॉरी, नेताजी रूस में हो सकते हैं, ये थ्योरी सन 45 में ही पैदा हो गई थी। ये कोई बात की बनाई थ्योरी नहीं है। इनफैक्ट ये जब ये डॉक्यूमेंट्स अगर पहले बाहर डिक्लासिफाई हो जाते, पहले निकल के आ जाते, ये केस बहुत पहले सॉल्व हो चुका था। इसमें कुछ केस में रखा नहीं है इस ज़माने में आजकल। तो ये 1945 में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इंटेरोगेशन की, तो ये वातानेब नाम का एक इंटरप्रेटर था, इसकी इन्होंने इसकी इंटेरोगेशन करी है फिनी ने। और उसमें उसने बताया कि साहब ये आदमी, इनकी आपस में डिस्कशन हो रही थी, यहाँ पे था ये 17 अगस्त को। और ये जब ये पहुँचा है उस कमरे में जहाँ सुभाष बोस बैठे थे, कर्नल कागवा बैठे थे, जनरल भोसले वाज द डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द INA, वो थे। इसोदा वाज द लेफ्टिनेंट जनरल। तो वो दे वर डिस्कसिंग हाउ टू गेट मिस्टर बोस टू हिज डेस्टिनेशन। इट वॉज जनरली अंडरस्टूड दैट ही वॉज टू गेट टू रशियंस, प्रॉब्ली टू मंचूरिया। तो ये बात कि वो बेसिकली टोक्यो नहीं जा रहे थे, वो रूस जा रहे थे, ये बात फाइलों में आ गई। और इसका एक के बाद एक क्या दुनिया भर के रिकॉर्ड्स आपको मैं दिखा दूँ उसमें है। इसका मतलब जापानियों ने वो झूठ बोला है। जहाँ आपका झूठ पकड़ा गया, एक आपका मोटा, आपकी पूरी बात आपको कोई यकीन नहीं करेगा, कोई पुलिस वाले नहीं आपकी बात को मानेगा। ये तो बहुत दूर की बात है कि IB के लोग आपकी बात को मान जाएंगे। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप पे 2 एटम बम गिर चुके हैं, क्यों झूठ बोलते हो कि वो टोक्यो आ रहे थे? आप उनको रूस भेज रहे थे। तो जापानियों का वहीं से उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है इस पूरे केस में कि आपने झूठ बोला है। तो यहाँ पे फिर ये हबीबुर रहमान का केस बड़ा सिंपल था। उन्होंने उसकी इंटेरोगेशन करी बाद में कि रहमान के बारे में सब लोगों ने ये बात बोली कि वो नेताजी का इतना खास लॉयल आदमी था, इतना लॉयल था कि सुभाष बोस उनको बोलेंगे भाई तू आग में कूद जाओ, आग में कूद जाएगा। ही वॉज वेरी लॉयल टू सुभाष बोस। और उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जैसे ये है आपकी CSDIC की, रेड फोर्ट दिल्ली। CSDIC का मतलब है कि कमांड सर्विसेज डिटेल इंट्रोगेशन सेंटर। ये उनकी बॉडी थी जो लोगों को मार के उनके मुंह से निकलाती थी। तो ये इंडिया ब्रांच, उन्होंने बहुत जर्मन्स को मारा, बुत जैसे लोगों ने इंटरोगेशन करने, बहुत ये नोटोरियस थे ये लोग। तो ये दिल्ली रेड फोर्ट उस ज़माने में आपका इंटेलिजेंस का, मिलिट्री का हेडक्वार्टर था रेड फोर्ट। बहुत अभी तो बहुत टाइम में आर्मी अभी तक वहाँ से छोड़ी है उन्होंने, शायद IB में खास 60s में वहाँ से उन्होंने हटा दिया IB का ऑफिस, कहीं और खुल गया वहाँ पे। तो ये इन्होंने इसकी डेरोगेशन करी कमांड सेक्शन W मैकराइट। और हबीबुर रहमान B1269, इसका कोड नेम B1269 है CSDIC के सामने, हैज़ बीन क्वेश्चन अगेन ऑन हिज नॉलेज ऑफ बोसेस प्लान्स। ही हैज़ अडहेयर्ड टू हिज अर्लियर एटीट्यूड ऑफ इंजेन्युअस डिनाइल। तो इसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये आदमी सच नहीं बोल रहा है। एक और रिपोर्ट ऐसी कि इट इज़ कंसिडर्ड दैट इवन इफ B1269 वॉज इन द नो बोसेस प्लान्स ही वुड नॉट डिस्क्लोज देम। हिज मैनर इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग, ही टॉक्स इन ए सीक्रेटिव वे इवन इफ नो वन इज़ अबाउट। तो इस तरह की रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, तो कौन इसकी बात मानेगा? तो ये रिपोर्ट अवेलेबल है, ये सब निकल गई हैं, नेशनल आर्काइव में पड़ी हुई हैं। रहमान, दिस इज रहमान फोटोग्राफ। रहमान के साथ में सिचुएशन ये था कि रहमान, जिसको हम आजकल बोलते हैं, आजकल के लैंग्वेज में ऑफ द रिकॉर्ड टॉक, कि वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को बोलता था कि मेरे को जो हुक्म हुआ है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो बोलता था कि प्लेन कैशमैन की डेथ हो गई। लेकिन प्रॉब्लम है कि रहमान की स्टेटमेंट इतनी कंट्राडिक्टरी थी कि कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता था कि लोगों को शक हो गया कि साहब ये ठीक नहीं बोल रहा है। प्रॉब्लम ये होगी कि 47 के बाद जब ये, बिकॉज ही बिलोंग टू व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो यहाँ से उठ करके वो वहाँ चले गए। यहाँ उनके दंगे हुए, रिश्तेदार उनके मारे गए, घर उनका वहीं था, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। तो जब वहाँ गए तो वहाँ के बंदे बन के वो हो गए, रह गए वो लोग। जब वहाँ के हो गए तो पहला प्रॉब्लम हुआ कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री ज्वाइन कर ली उन्होंने वहाँ पे। और पाकिस्तान की मिलिट्री फिर उन्होंने 47 में जो अटैक हुआ हमारे पे कश्मीर में, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड एवरीथिंग एल्स। उसके बाद ये पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली इन्होंने। और मेरे ख्याल 67 में ही वाज हैंडलिंग द चाइना डेस्क ऑफ पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री। तो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल पे था। लेकिन उन्होंने कभी सुभाष बोस के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इनफैक्ट बहुत बड़ी बात है, आई मीन यू वुड अप्रिशिएट दिस थिंग कि एक आदमी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में एक सीनियर अफसर है गवर्नमेंट का, वो एक इंटरव्यू दे 67 में और ये बोले कि सब सुभाष चंद्र बोस वाज द नंबर 1 रेवोल्यूशनरी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ी बात है उस कंट्री में। तो आपको पता क्या हालत है वहाँ पे, बिल्कुल जिहादी मेंटालिटी है। उसके बावजूद वो आदमी प्रो सुभाष था, उसके बावजूद वो एडिशनल डिफेंस सेक्रेटरी होकर रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो मेरे को लगता नहीं है वहाँ जाने के बाद में कोई उसका चांस था बोलने का। कैसे बोलता कि साहब मैंने झूठ बोला था पहले, या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स, ये आपका आदमी झूठ बोल रहा है। तो एक बार वो जब कंट्री से निकल गया तो उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया। अगर वो यहाँ रह जाता तो शायद इनके मुंह से कुछ निकाल लेते। मैं खुद एक आदमी को जानता था, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि रहमान ने मुझे खुद ही बोला, दिल्ली में आए थे जब वो बीच में हुआ, कि जो लोग बोलते हैं नेताजी मर गए हैं उनको बोलने दो, जब वापस आएंगे तो हम सबको सबक सिखाएंगे। तो मुझे कोई रीज़न नहीं है, व्हाई शुड आई डिस्प्यूट दैट ओल्ड मैन। तो ये है। तो रहमान का ये प्रॉब्लम हुआ। तो उस जगह पे जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पे जो इंक्वायरी अमेरिकन ने स्टार्ट करी, पहले लोग अमेरिकन थे वहाँ पहुँचे, अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन करी। और ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये आपका दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू अ
रिक्वेस्ट मेड बाय द ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन इंडिया। उन्होंने पूछा इनसे, अमेरिकन से, कि आप लोगों ने इंक्वायरी करी होगी, आपके इलाके में था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये आपको अमेरिकन 20 जून सन 46 का रिकॉर्ड है, वॉर डिपार्टमेंट, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उस टाइम इसको वॉर डिपार्टमेंट कहते थे। और इसमें लिखा हुआ कि अ सर्च ऑफ द फाइल्स इन द इंटेलिजेंस डिवीजन रिवील्स दैट देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस दैट सुभाष बोस वाज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश डिस्पाइट द पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ द जापानीज टू दैट इफेक्ट। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, एवरीथिंग इज इनडायरेक्ट। एंड ऑफकोर्स नाउ वी नो कि जो भी एविडेंस वो लोग बता रहे हैं, जो भी क्लेम वो कर रहे हैं, उसमें इतने सारे होल्स हैं, इतने कंट्रडिक्शंस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई भी कोर्ट उनको कोई भी लॉजिकली दे डोंट ऐड अप। अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। जैसे ये अभी जो फाइल निकाली गई है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से ये एक जापानी गवर्नमेंट का डॉजिए है। उस डॉजिए में ये दिखाया कि साहब ये आपका वो जो मत्सुयामा एयरड्रोम था, ये उसका स्केच है, और यहाँ पे प्लेन जो है 20 मीटर ऊपर गया और ये क्रैश कर गया, और ये आपका इधर सर्कल के पास में वो सुभाष बोस खड़े हुए थे और यहाँ उनका सामान पड़ा था। तो ये जापानीज गवर्नमेंट का डॉजियर, अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, देयर ओन इन्वेस्टिगेशन, दे आर डिपिक्टिंग दिस थिंग हियर। देखिए ऐसा कि प्लेन क्रैश जब होता है तो उसमें बहुत सी कंट्रडिक्शंस वैसी भी आ जाती हैं। अब इतनी स्पीड पे होगा तो आई कैन अंडरस्टैंड, देयर आर फ्यू थिंग्स विच वन कैन अंडरस्टैंड। एक आदमी कह रहा है कि जहाज 200 फीट ऊपर गया, प्लेन क्रैश कर गया, दूसरा कहता है 400 गया, ठीक है, 200, 400, 500 ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी बोले 200, दूसरा बोले भैया हज़ारों फुट चला गया, तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। 200 में तो उसमें, और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने लोग उस जहाज में थे सारे के सारे बाकायदा ट्रेंड अफसर थे, एयरफोर्स के लोग थे, वो कोई ऑर्डनरी लोग नहीं थे। तो वो छोटी छोटी बातों में उन्होंने इतनी कंट्रडिक्शन करी। फॉर एग्जांपल एक आदमी था जिसने बोला कि मैं जहाज में था, मैं एयरपोर्ट में मेरी नौकरी थी, जब वो एयरड्रोम में जब वो जहाज़ क्रैश हुआ तो मैं वहाँ गया, मैंने उसका रैक देखा, आधे घंटे बाद उसको रैक की उसको बात याद नहीं है। तो ऐसी बातें आपके दिमाग से नहीं निकल सकती। छोटी मोटी गलती आप कर सकते हो, लेकिन एक मेजर चीज़ आपके सामने, आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपके सामने, आंखों के सामने एक वीआईपी जिंदा जल के मर गया, तो ये बात कभी आप भूलोगे नहीं, आपके बिल्कुल दिमाग में रजिस्टर रहेगी हमेशा के लिए। मेरे भी दिमाग में याद है, जब दिल्ली में पहली बार बच्चा था, तो यहाँ से बहुत दूर नहीं, यहाँ पे मैंने पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी। आज तक आपको बता दूंगा कि वो कौन सी जगह थी, कौन सी रोड थी, और क्या ट्रक था कि बस था। ये बातें आप कभी भूलते नहीं हो। लेकिन ये लोग जब इन्होंने बोलना, मुंह खोलना शुरू किया, सबने दुनिया भर की गलतियां करनी शुरू कर दी, तो ये बातें मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपका ये दिखा रखा है, ये उस पर्टिकुलर एयरड्रोम का ऊपर से फोटो लिया हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये अकॉर्डिंग टू जापानीज इज द रेक ऑफ सुभाष बोस प्लेन। आप ध्यान से देखिए पीछे, इसके पीछे पहाड़ी बनी हुई है, पहाड़ी के पास ये वो है। दिस इज अनदर विजुअल ऑफ इट, तीसरा। तो ये अब फिर दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये आपको उसका जापानीज गवर्नमेंट का डॉजियर जो अभी रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है इस पिछले साल, ये वो जगह है। तो इसेंशली व्हाट हैज़ हैपन दैट वो जो आपको जो फोटो दिखा, जो उसकी जापानीज गवर्नमेंट का जो स्केच है, उसके हिसाब से रैक इज़ लाइंग समवेयर हेयर, और जो फोटोग्राफ दिखाई गई वो यहाँ की है, कोई 10-12 किलोमीटर दूर की है, पहाड़ियों की फोटोग्राफ है। तो इन्होंने कहीं और की फ़ोटो उठा करके वहाँ लगता है प्लांट करवा दी, क्योंकि आपको स्टोरी को बिलीवेबल करवाना है, लोग मानेंगे नहीं आपकी बात को। तो ये उससे कि आजकल की फोटोग्राफ है कि आपका स्केच के हिसाब से आपका जो रैक है वो पड़ा है यहाँ पे, लेकिन अदरवाइज वो बहुत दूर है। Did anyone else also die in that plane crash? There are a couple of people, but it will make my talk go on for another 1 hour. जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज़ नो एविडेंस, जनरल शेडई क्योंकि वो कह रहे हैं 5-6 लोग मरे थे टोटल, 5-6 बच के 5-6 मर गए, क्योंकि देयर वाज अ डिस्प्यूट हाउ मेनी पीपल वर ट्रैवलिंग द सेम प्लेन। तो उसमें 2 ही आदमी हैं जो काउंट होते हैं, सुभाष चंद्र बोस एंड जनरल शेडई। तो शेडई की डेथ का कुछ कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है, उसका तो बिल्कुल ही मतलब कोई मतलब बिल्कुल कंट्राडिक्शन है, कोई कुछ बोलता है कुछ बोलता है, तो इट इज़ नॉट प्रूवन। तो इनफैक्ट इट इज़ वेरी, दैट्स वन लाइन ऑफ इंक्वायरी विच वी हैव टेकन कि शेडेज डेथ इज़ एब्सोल्युटली क्वेश्चनेबल। तो सुभाष बोस में कम से कम 2-4 लोग स्टेटमेंट तो दे रहे हैं कम से कम कि वो मरा था, उसकी कोई स्टेटमेंट भी ढंग की नहीं आ रही कोई, तो बिल्कुल ही स्टोरी को ख़त्म कर देगा अगर हम उस लाइन में चले तो ये जो मैंने बोला आपको, कंबाइंड सेक्शन ने पूरी एक अपनी इंक्वायरी करी, और वो इंक्वायरी करने के बाद में उन्होंने ये आखिरी अवेलेबल रिपोर्ट है नेशनल आर्काइव में कंबाइंड सेक्शन की, और जो रिपोर्ट इंटेलिजेंस की होती हैं, दे आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू विद देयर राइटिंग स्किल्स, तो आपको टू द पॉइंट बात बोली जाती है। और मैंने ये रिपोर्ट किसी फॉर्मर डीआईबी को दिखाई थी, आईबी डायरेक्टर को, तो उसने मुझे समझाया कि साहब ये तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, और ये 3 चीज़ें ऐसा होता है कि ये बात रिसर्च में होती है, जर्नलिज्म में होती है, इंटेलिजेंस में होती है कि आपके 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस अगर कंफर्म कर दें कोई बात, एक आदमी बॉम्बे में है, एक आदमी चेन्नई में, तीसरा आदमी हांगकांग में है, वो तीनों एक ही बातें बोलें, आपस में उनका लिंक ना हो,
तो ये इट बिकम्स ऑलमोस्ट ट्रू, बिकॉज 3 आदमी ऐसी बात नहीं बोल सकते। तो उसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूल करी डिफरेंट जगहों से और वो सारी जगह मर्ज कर रही हैं। तो उसमें ये इसमें कंक्लूजन है, लिखे हुए हैं साफ, इट सीम्स क्लियर दैट बोस एंड स्टाफ आर ट्राइंग टू मेक ए गेटवे टू रशिया। तो ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है सन 45-46 से कि नेताजी वॉज रशिया बाउंड, अभी तक मानते नहीं है इस बात को। बाय द वे, हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह एंड गुलजारा एंड हासन हैव ऑल बीन एग्जामिन्ड एंड अपीयर टू हैव लाइड। फिर उन्हें इसके बाद में उन्होंने मेरे ख्याल से गांधी जी की बात करी। गांधी ने बोला है कि साहब वो सुभाष बोस नहीं मरा है, क्यों? क्योंकि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ बोलती, इनर वॉइस टेल्स मी दैट ही इज अलाइव। तो दे सेइंग कि देयर इज नो सच थिंग एज इनर वॉइस, ही हैज रिसीव्ड सम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। Then the last page of this report is very important because it gives you information from the Russian side. और यहाँ ये बोल रहे हैं कि रशिया के जो डिप्लोमेटिक कॉप्स के लोग हैं, जो डिप्लोमेटिक उनके जो एम्बेसडर्स और उनके दूसरे लोग हैं, वो प्राइवेटली इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि सुभाष उनके पास में। Informed by the Russian ambassador in Kabul that there were many Congress refugees in Moscow and Bose was included in their number. There is little reason for such persons to bring Bose into fabricated stories. Obviously, why would somebody at the level of ambassador would make such a statement, loose statement, months after Subhash Bose is dead? This states that Morodov, the Russian Vice Consul General, disclosed in March that Bose was in Russia, where he was secretly organizing a group of Russians and Indians to work on the same lines as the INA for the freedom of India. So this is more or less the last available report of the combined section, and this in a way tells you that the Dan Prenka story is not proven and he may have been in Russia. So ये भी बहुत मुश्किल से रिपोर्ट बाहर निकली है। अब पीछे आपको हम लोग जो गवर्नमेंट की फाइलों में वापस जाता हूँ मैं, तो फाइलों में आप पढ़ेंगे तो फाइलों में ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक की जब डिमांड हुई तो उन्होंने इंक्वायरियाँ कमीशन और इंक्वायरियाँ बैठाई इसके बारे में कि एक आपकी शाहनवाज कमेटी बनी सन 56 में, फिर आपकी एक GD खोस्ता आयोग बना सन 70 में, और एक मुखर्जी आयोग बना है 1999 के अंदर। तो अब सरकारी फाइल जो पढ़ेंगे, जो ये आपके होम सेक्रेटरी लिखते हैं बैठ करके, जो आई एम श्योर उनके पास मुझसे अकल होगी, तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि साहब पब्लिक की डिमांड थी तो हमने कमीशन बना दी। नहीं, ये अब गलत लिख रहे हो आप। रियलिटी ये है, अगर मुझे कोई फाइल लिखने को बोलेगा तो मैं उसमें ये लिखूंगा कि जब तुम्हारी कनपटी बंदूक टिकाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तब तुमने कमेटी बनाई है। तुम्हारा इरादा बनाने का बिल्कुल नहीं था, तुमने पहले दिन से कहा था इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, रशियन एंगल है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आप पे जब प्रेशर पड़ा पब्लिक का, तो पहले आपने बनाई शाहनवाज कमेटी। फिर ये लिख रहे हैं साहब कि गवर्नमेंट की फाइल में लिखा होगा कि शाहनवाज खान जो था INA का आदमी था। नहीं, अरे आप किसने आपको होम सेक्रेटरी बनाया? आपको बेसिक फैक्ट्स नहीं पता इंडियन हिस्ट्री के। शाहनवाज खान वॉज इन INA ओनली फॉर प्रॉब्ली 1.5 years। उसके बाद पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में था वो। उस बात तो कैसे आप भूल सकते हैं आप लोग? आपको पता नहीं है, बच्चे को मालूम है कि GD खोस्ता वॉज अ स्टूज ऑफ द गांधी फैमिली। यहाँ उसका बरौनी बाग में उसका बंगला बना हुआ अभी तक। अरे नॉन चमचे गांधी फैमिली के, उनको बैठा दिया आपने कमेटी इंक्वायरी करने के लिए। वो क्या इंक्वायरी करेंगे इसमें, बताइए आप? इनको पता नहीं है ये जो होम सेक्रेटरी IAS हम तो फेल हो गए थे, IAS हम तो पास ही नहीं कर पाए। ये किसने बनाया इनको ब्यूरो को उठा करके? इनको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता हिस्ट्री के कि कौन आदमी क्या था। शाहनवाज खान पहले मेंबर था पार्लियामेंट का, जब उसको इंक्वायरी उसने स्टार्ट करी, उसके बाद में जैसे इंक्वायरी हुई उसको मंत्री बना दिया उठा करके। तो तो उसके बाद ये रिपोर्ट जो आखिर में जिस आदमी की हम क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आखिर में 99 के अंदर एक हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट में केस लग गया। मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दी थी, शायद उसका मोटिव नहीं था, उसने कहा जी नेताजी की अस्थियाँ हम लोग जापान से लेकर आ जाएंगे। तो लोगों ने केस ठोक दी कि साहब आप पहले अस्थियाँ कंफर्म करो सुभाष बोस की हैं कि नहीं है। उस पर जो कोर्ट में केस चला, कैलकाटा हाई कोर्ट में, प्रभाशंकर मिश्रा उसके चीफ जस्टिस थे। तो प्रभाशंकर मिश्रा ने गवर्नमेंट को पूछा आपका स्टैंड क्या है? ये 1998 की बात है, 97-98 की। तो गवर्नमेंट का वकील खुद आके एडमिट कर रहा है, जो आपको मैंने बात बताई कि नेताजी की जो डेथ पे जितना एविडेंस है उसमें बहुत से कंट्रडिक्शंस है। उसने कहा भाई कंट्रडिक्शन तो इंक्वायरी करवाओ। तो ये कोर्ट के सामने हो चुका है। तो ये उन्होंने फिर उसका ऑर्डर आया कि कोर्ट को ऑर्डर दिया प्रभाशंकर मिश्रा ने कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बनाइए, इसको सेटल की केस को। तो ये 99 में आकर के ये कमीशन का कोर्ट का ऑर्डर आया। उस टाइम तक अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आ चुकी थी पावर में। अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेताजी की बात करता था पहले सन 50, 60, 70 में, तो उसने ही कुडंट से नो टू इट। राजीव गांधी होता था नो कर चुका होता, क्योंकि 1985 में भी ऐसा केस हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका आंसर तक नहीं दिया। लेकिन ही कुडंट से नो। तो ये इन्होंने फिर ये कमीशन बनाई, और एक सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, शरीफ आदमी है, बड़े इनोसेंट आदमी है, वो ज़्यादा इनोसेंट है, टू द पॉइंट बात करते हैं बिल्कुल। और उन्होंने इंक्वायरी करी 4-5 साल, और उन्होंने उसका रिजल्ट ये निकाल के दिया। और मेरे ख्याल से इनकी इंक्वायरी की फाइंडिंग शाहनवाज खान जो कांग्रेस पार्टी का आदमी था, या GD खोस्ता जो कांग्रेस पार्टी का आदमी था, उसके साथ में और इनकी में इंक्वायरी को मेरे ख्याल से इनकी बेइज्जती है।
और सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो। GD खोसला वाज अ हाई कोर्ट जज एंड शाहनवाज खान वाज नॉट अ जुडिशियल पर्सन। तो इन्होंने बोला कि वही मैन में लाई बट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट। सर्कमस्टेंसेस झूठ नहीं बोलती, आदमी झूठ बोल सकता। वो सब दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बोला कि पूरी कहानी जो सुभाष बोस की डेथ थी वो जापानीज़ और सुभाष बोस ने मिल करके एक नकली न्यूज़ प्लान करी है उसकी डेथ की। किसी और आदमी की बॉडी को उन्होंने फूका है और असली आदमी जो है वो रशिया की तरफ को निकल गया। लेकिन रशिया में लैंड किया कि नहीं किया ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे वो इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स वहाँ पे नहीं मिले। तो ये उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा उन्होंने, और ये उनकी फाइंडिंग जो 2005 में आई। और इसके बीच में दो बातें मोटी मोटी जो निकल के आती हैं वो ये कि जो ताइवान जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था उस गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वहाँ पे कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। इसमें एक अपना में बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि हमारी देश की सरकार को ताइवान से एलर्जी है बड़ी ज़बरदस्त। मतलब इंक्वायरी होगी सुभाष बोस की डेथ में, लेकिन ताइवान में नहीं होनी चाहिए। मतलब मर्डर हो दिल्ली में, इंक्वायरी करो रांची के अंदर जा करके। तो ये लोग इंक्वायरी वहाँ नहीं करते। शाहनवाज को उन्होंने जाने दिया वहाँ पे। अब बेकार के बहाने बचकानी बातें कर रहे हैं। मतलब ये समझते हैं कि लोग पागल हैं यहाँ के हिंदुस्तान के, कि साहब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है उस कंट्री के साथ में। अरे यार क्या बेकार की बात कर रहे हो, तुम्हारे इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप उन लोगों के साथ में, हम जासूसी करते हैं चाइनीज़ के ऊपर इनको यूज़ करके। क्या बेकार की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पुराना केस है, किसको क्या इसमें इंटरेस्ट है। इस तरह की बातें मत करो, बचकानी बातें मत करो। तो इन्होंने शाहनवाज को वहाँ नहीं जाने दिया। GD खोसला को भी नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन उसके पीछे जोर लगाया। अटल जी ने बहुत जोर लगाया उस टाइम पे, उस ज़माने में अपोजिशन में हुआ करते थे। तो वो गया, लेकिन वो भी बहुत चालू आदमी था। वहाँ जाकर के वो किसी गवर्नमेंट से बात नहीं की उसने कोई, तो वो जाना बेकार हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ आज से 20 साल पहले इस बिल्डिंग के सामने, तो वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा ना, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, गवर्नमेंट से बात करूँ कि साहब यहाँ 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था सड़क पे, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास में है कि नहीं है। तो उसने वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं करी। तो GD खोसला की उसकी इंक्वायरी का मतलब नहीं था, तो वो कोई मतलब ताइवान से निकला नहीं। जब कमाल की बात है कि जब आपकी मुखर्जी आयोग ने काम करना शुरू किया तो अटल जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अटल जी ने इस गवर्नमेंट इसको वहाँ नहीं जाने दिया। तो जो चीज़ वो इंदिरा गांधी एक्यूज़ कर रहे थे उन्होंने खुद वही काम करा। तब मैं बीच में आ गया और मैंने, क्योंकि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, मैंने फिर पता लगा कि इनका दिल्ली में ट्रेड मिशन बैठा हुआ है वसंत विहार में। तो नाम ट्रेड मिशन है, बेसिकली एम्बेसी है उनकी ताइवान की। यहाँ पे हमारे पूरे रिश्ते हैं उनके साथ में, पूरी हमारी भाईबंदगी है, इंटेलिजेंस के लिए हमारी सिक्योरिटी पूरा उनसे आंकड़ा बैठा हुआ है। किसको आप पागल बना रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी कंट्री में चिट्ठी लिखो, जवाब मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने मेरे को वहाँ के मंत्री ने, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, वहाँ के मेयर ने और वहाँ के मिनिस्टर कंसर्न ने बोल दिया कि इतने 15-20 दिन में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, पूरा महीने में हमारे कोई यहाँ नहीं मरा आदमी। तो ये मैंने उसको कन्वे कर दिया मुखर्जी आयोग को, और वहाँ से ये खबर निकल गई कि साहब प्लेन क्रैश नहीं हुआ। सुभाष बोस की वो थ्योरी वहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दी। ये एक इशू आता है कि सब लोग कहते हैं कि साहब सुभाष बोस, अगर ये जो इतना बड़ा इशू हम बेकार के बना के बैठे हुए हैं, क्यों ना उसका हम DNA टेस्ट करके उसकी पूरी हड्डियों का काम ख़त्म करें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है। जैसे मुखर्जी ने कोशिश की कि उसकी हड्डियाँ, वो कंटेनर जो आपको दिखाया था मैंने पहले फोटोग्राफ, कंटेनर को खुलवा के देखा, वो खुद उसके बाद उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली गई। और जैसे मुखर्जी ने फिर ये दुनिया के लीडिंग DNA एक्सपर्ट्स को दिखाई फ़ोटोग्राफ्स, और इसमें आपको नज़र आएगा बेसिकली आपका स्कल का हिस्सा और आपका ये जबड़ा, जा बोन्स, ये आपको यहाँ पे सब इसमें नज़र आएगा, और जला हुआ है ये। तो ये उन्होंने एक्सपर्ट को दिखाया, तो अमेरिकन को, ब्रिटिश को, इंडियन थे दो, एक लालजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा, लालजीत सिंह से कंसल्ट किया गया, एक और जेंटलमैन थे, जापानीज़ का पूछा। सब ने ये बोला कि जिस कंडीशन में ये एशेज़ हैं, हड्डियाँ हैं, उसमें उम्मीद नहीं है DNA निकलने की, कुछ इसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि वो मतलब 8-10 घंटे अगर बॉडी को फूका जाए किसी, तो कुछ बचता नहीं है DNA टेस्ट करने के लिए। टेरी मिल्टन जो अमेरिकन एक्सपर्ट था, उसने कहा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, वैसे उम्मीद तो मुझे नहीं है, तो आई कैन ट्राई मिथोकॉन्ड्रियल DNA टेस्ट। मिथोकॉन्ड्रियल जो था आपकी माँ से बेटी पे आता है, तो नेताजी की सिस्टर की तरफ से लोग अवेलेबल है। जैसे वहाँ पे कलकत्ता के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर है, वो नेताजी की बड़ी बहन के पोते हैं, तो वहाँ से अवेलेबल था दो फैमिली सैंपल जो नेताजी की बहनों से लिंक थे, वो मिल गया कि मिथोकॉन्ड्रियल माँ से बेटी पे जाता है। तो मिथोकॉन्ड्रियल से ज़्यादा पक्का पता लगता है, फादर में फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मिथोकॉन्ड्रियल DNA टेस्ट को कम से कम उस टाइम पे लोग मानते थे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होती है। तो इसने कहा मैं मिथोकॉन्ड्रियल DNA टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे इसकी एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट दो इन हड्डियों की। तो एंथ्रोपोलॉजिकल अगर आप इस पर रिपोर्ट, इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हड्डी आदमी की है कि जानवर की है। तो ये आदमी की हड्डी है, औरत की है कि आदमी की है, हिंदुस्तानी की है कि यूरोपियन की है कि चाइनीज़ की है, इसकी एज कितनी है। इनफैक्ट आपको DNA टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट से मालूम चल जाएगा ये हड्डी किस चीज़ की है। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में, मैंने भी अपने डाटा दिखाया, ये गवर्नमेंट की बात मालूम थी, उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करा हुआ है कि वहाँ पे इचूरा उकुरा नाम का एक जापानी सोल्जर मरा है, उसकी बॉडी को उन्होंने सुभाष बोस की बॉडी बता करके फूंक दिया। तो ये हड्डियाँ जो हैं इचूरा को रखी हैं, अकॉर्डिंग टू जस्टिस मुखर्जी, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू इवन सम अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ये इचूरा को रखी एशेज़ है।
तो जब ये बात पता लगी, और ये बात आपकी 2003-4 की बात है, उस टाइम बीजेपी पावर में थी, तब जस्टिस मुखर्जी ने इनको बोला कि आप इसका एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करवाओ। अच्छा, ये हड्डियाँ बाय द वे यू मस्ट नो वन सिंपल थिंग कि ये जो अस्थियाँ हमारे पास ही हैं, वो जापान में उस टेम्पल में थी, लेकिन सन 51 में हमारी एम्बेसी ने उसने अपने चार्ज में ले लिया। तो देयर विद अस, हमारा जो एम्बेसडर है वो चार्ज में उसके, उस टेम्पल को हम पैसा देते हैं मेंटेन करने के लिए। तो ये जापान का कुछ इसमें रिलीजन नहीं। अगर आपने टेस्ट करना, आप कल सुबह करवा सकते हो, बिल्कुल हमारे हाथ में। तो जब इन्होंने ये बात बोला तो इनको सांप सूंघ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि सुभाष बोस की एशेस का DNA टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, आंसर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती। हम तो फुल फेवर में हैं। मेरा बस एक कंडीशन है जो पिछले बहुत साल से बोला जा रहा हूँ, बार लिखता हूँ फेसबुक में, लोगों को बोलता हूँ, किसी भी हालात में वो टेस्ट हिंदुस्तान की लैब में नहीं होना चाहिए, या दूसरी लैब भी हो तो हिंदुस्तानी इसमें नहीं होना चाहिए, कोई इंडियन उसमें इन्वॉल्व हो। मुझे नहीं पता कौन कांग्रेसी निकला भैया, बहुत हमने झटके खाए हैं, बड़े बड़े धक्के खाए, इसमें हमें किसी का विश्वास नहीं है। ये जो फाइलें निकल के आई हैं आपके सामने, इन फाइलों में आप देखेंगे कम से कम, मतलब अगर 303 फाइल निकल के आई हैं, इन 303 के अंदर कम से कम एस्टिमेट लगाऊंगा तो कम से कम 100 या 125 फाइलें ऐसी हैं जिनका टाइटल ही ये लिखा हुआ है कि नेताजी की अस्थियां जापान में, सुभाष बोस रिमेन्स इन जापान। और उसमें आपके 1951-52 से लेकर के आज तक के सारे टॉप के लेवल, सारे गिना लो, जयन दीक्षित क्या और नारायणन क्या, सारे टॉप लेवल के जितने ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री सब ये लिख रहे हैं कि सुभाष बोस की अस्थियां जापान में पड़ी हैं, वापस उनको लाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का स्टैंड था, उन फाइलों में लिखा, जो फाइलें निकल के आई हैं। लेकिन जब इनको ये पूछा जाता है 2003 में कि DNA टेस्ट करवाएं, तो ये वो फाइल में ये लिखा जाता है। ये देखिए क्या लिखते हैं ये लोग। मोरओवर, स्लाइट चेंज इन द रिजल्ट में क्रिएट ह्यू एंड क्राई। If the result is in positive, then the entire issue will be resolved. In case the result comes out in negative as to the DNA result does not tally with the biological samples connected with the relatives, one can imagine the reaction of the nation. अब डरते क्यों यार? अगर इतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि उसी की अस्थियां हैं, 50 साल से तुम लोग हमको बताए जा रहे हो कि कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं नेताजी की अस्थियां, हम तो कह रहे हैं लाइए, आप टेस्ट करवाइए। अब बड़ी शर्म की बात है इस देश में, अब पिछले 4-5 साल में कितनी हमें छोटी छोटी घटनाएं मैं देख रहा हूँ, आपको मतलब बताऊंगा तो आपको लिस्ट लग जाएगी। एक तो ये कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारी कंट्री में, ये लोग फॉरेन में टेस्ट करवाते हैं। कोई भी आ रहा है, नथु खैरा मरता तो ये अमेरिका में टेस्ट करने पहुंच जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल लीजिए, ये भमरी देवी केस, सब सुना होगा आपने, बहुत मशहूर केस है भमरी देवी मर्डर केस। ये CBI ने प्रेस पूरी कॉन्फ्रेंस करके लोगों को मतलब बड़ा एलाबरेट काम किया, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेट मतलब बहुत अच्छी, कि भमरी देवी की बॉडी नहीं मिल रही थी, उसने मंत्री ने मार करके उसको बॉडी को गांव में जंगल में गाड़ दिया। CBI ने इतनी ज़बरदस्त इंक्वायरी करी कि इन लोगों ने जा करके वो जंगल में पता नहीं कहाँ पे ढूंढा, वो कोई नदी थी वहाँ, उसको ज़मीन में खोद करके निकाल के हड्डियाँ निकाल दी इन्होंने वहाँ से। और मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, जब सुभाष बोस की बात उठती थी, अभी की बात नहीं, 55 से बोलते आ रहे हैं, जब भी आप बोलो कि नेताजी के वो होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, बंगाली पहले बोलते थे कि पैसा क्यों खर्च कर रहे हो उसके ऊपर। जिस मुखर्जी आयोग जब बना था तो बंगाल के अखबारों के एडिटोरियल में मजाक उड़ा गया पूरे केस कि साहब पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हें बड़ी टेंशन तुम्हारे को पैसे की, तुम्हारे को छोटे छोटे केसों में अरबों रुपए तुम फूंक देते हो, तब तुम्हारे को पैसा नजर नहीं आता, और बेकार के सवाल पूछ रहे हैं कि साहब वो तो वापिस ही नहीं आएगा, ऐसे आर्गूमेंट दिए जाते थे 55-56 में। ये केस सन 60 में खत्म हो चुका था। इस तरह का आप लोगों का माइंडसेट था हमारे यहाँ, जितने बुजुर्ग लोग थे हमारे, कि साहब क्या वो तो गया। इस तरह की बातें बोली गई लोगों के सामने कि पैसा खर्च होगा। मुरारजी देसाई का नोट मैंने पढ़ा, उसको मैंने कहा पता नहीं क्या पी के उसने ये लिखा नोट, कह रहा है कि पैसे खर्च हो रहे हैं। अरे यार, तुम्हें बड़ी चिंता पैसों की। यहाँ दिल्ली में, आप तो दिल्ली वाले यहाँ जाके देखिए, यहाँ पे एक कब्रिस्तान बना राजघाट पे, आपको हिंदुओं में तो कब्र नहीं होती, वो स्मारक नहीं होते। आपको पता है दिल्ली में कीमत क्या है ज़मीन की? इतना सा कमरे का एक बनाओगे फ्लैट तो इस इलाके में तो कम से कम 15-20 करोड़ का बनेगा, अरबों रुपए को तुमने वहाँ पैसे की कोई टेंशन नहीं है। वो एक फ्रॉड खोल रखा है यहाँ पे, गांधी पीस फाउंडेशन करके, वहाँ पैसा अंधा की तरह पैसा बहा जाता है, तब इनको नजर नहीं आता कि पैसा देश का खर्च हो रहा है। लेकिन जहाँ सुभाष बोस की बात करोगे, पहले उसी के वहीं के बंगाल के लोग खड़े होकर बकवास करते हैं बैठकर। तो इन्होंने भमरी देवी का टेस्ट इन्होंने हड्डी निकाल के अमेरिका की FBI के लैब में भेज दी, और वहाँ से निकल के आके सब हड्डी उसी की है, और वो केस पूरा क्रैक हो गया। इतना मतलब अब कमाल। अब इसको आप उस देखिए नजर है कि उस छोटे मोटे केस जो ऑर्डनरी लोग हैं, जिनकी लाइफ का होना ना होना कंट्री को फर्क नहीं पड़ता, उसमें हमारा देश, हमारे लोग कितना, उनके दिल में कितनी फीलिंग है कि भमरी देवी की बेचारी की उसकी भी ह्यूमन राइट्स है।
तो इंक्वायरी करवाओ, FBI के लैब में लेके जाओ। इनफैक्ट अभी आपको ये केस याद होगा आपका, वो जो घोड़ा मर गया था यहाँ पे, इधर यहाँ किसी आदमी ने डंडा मारा था। ओहो, इतना प्रेम, इतना मतलब लोग बाहर के हैरान हो गए कि हिंदुस्तान के लोगों में कितना प्यार है दिल में, कि घोड़े की कितनी चिंता करते हैं। खाने को रोटी नहीं पेट में, लेकिन घोड़े की चिंता उनको बहुत। ये है कि, और ऊपर से घोड़े की बात करके ये अटैक कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कांग्रेस के लोग। लाइक मोदी जी मर्डर डेमोक्रेसी, BJP MLA मेड फेटल अटैक ऑन शक्तिमान, अनफॉर्चुनेट, रणदीप सुरजेवाला। फिर ये होली, घोड़े की सारी फोटो निकाल के घोड़े से उन्होंने होली मनाई बाद में। आई एम कंप्लीटली, मैं कोई जल्लाद नहीं, मतलब चूहा नहीं मारा जिंदगी में आज तक मैंने, लेकिन ठीक है। ये जब घोड़ा मर गया तो ये सारे आगे सलूट मार रहे हैं, रो रहा पिटना, मतलब आप देखेंगे आपका दिल पिसीक जाएगा आप लोगों का। कितनी दिलों में कितनी पीड़ा है हमारे देश के लोगों में, मतलब एक आदमी की जान, क्या घोड़े की जान के लेके। घोड़े की जबान होती तो कांग्रेस भी उसको भी सुभाष बोस के लिए कभी कोई DNA टेस्ट नहीं करवाया इन लोगों ने। कोई दिल ने आपका पसीजा, आप लोगों का दिल पसीजा आपका। घोड़े के लिए आपको बहुत टेंशन है आप लोगों को, उसका भी टेस्ट करवा लो भैया, हड्डियों का DNA का भी पता चल जाएगा। वो नहीं करवाएंगे। ये इनकी हालत है, ये इनकी औकात है। वो मुखर्जी आयोग जिसकी रिपोर्ट, जिसकी कंस्टिट्यूशन जो थी एक हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हुई थी, जब आप लोग वहाँ एविडेंस नहीं दे पाए हाई कोर्ट में, यहाँ बैठ के टीम में बकवास करते हो। हाई कोर्ट में क्यों नहीं आपने एविडेंस दिया कि सुभाष बोस मर गया प्लेन क्रैश में? वहाँ तो नहीं दिया आपने, पता क्या कोर्ट का झूठ नहीं कर सकते हम लोग। तो उस पर कमीशन बनता है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो बेचारा शरीफ आदमी है, उसका कोई किसी पार्टी से लेना नहीं है, मनोज कुमार मुखर्जी। जस्टिस मनोज मुखर्जी की रिपोर्ट आती है, सब प्लेन क्रैश में आदमी नहीं मरा, वो रूस चला गया था। ये उस टाइम हमारी किस्मत खराब है, कांग्रेसी पावर में आ गए थे। ये आकर के इधर इसमें आकर के इन्होंने रिपोर्ट जो रिजेक्ट करी है, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में रखी गई थी, एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया पूरा केस उन्होंने। आप इमेजिन करें कोई छोटा मोटा केस होता है कि आपको याद होगा आज से कुछ, अगर कोई भाई बैठा है यहाँ पे कलकत्ता साइड का, तो आज से कुछ 7-8 साल पहले कलकत्ता में कोई रिजनुर रहमान का कोई केस हुआ था। वो लड़का मर गया था, उसका कोई लड़की से अफेयर था, शादी कर ली थी हिंदू से, थोड़े दिन बाद उसकी बॉडी मिली वहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास में, और वो किसी ने कहा सुसाइड किया, किसी ने कहा जी मार दिया उसको। ओ हो, जब वो खबर निकली है तो आप मानोगे नहीं, ऐसे बंगाल में लोग सड़कों पर निकल के छातियां पीटनी शुरू कर दी, हाय 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 मर गया, बड़ा अत्याचार हो गया देश के अंदर, कोई ऐसे पत्नी कोई बड़ी मिस्ट्री हो। मैं वहाँ था, मैं वहाँ के टीवी चैनल देखता था, तो प्रोनाउंसिएशन करते थे कि मिस्टीरियस डेथ हो, ऐसे मतलब मिस्टीरियस को ऐसे प्रोनाउंस करते थे जैसे कोई तूतनखामन की मिस्ट्री को बहुत बड़ी कोई। अरे लोग मरते हैं यार, ठीक है बहुत बुरा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा किसी की मौत मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए या किसी की डेथ, वो मिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है यार। कल को मैं मरूंगा, मेरे में तो ना मिस्ट्री होगी, मैं मरा गया, 1000 लोग 1 लाख लोग रहते हैं दिल्ली में मेरे से, वो सारा निकल के सड़कों में निकल के नाचा हल्ला मच गया। आप इमेजिन करो कि कोई कमीशन बैठता है रिजनुर रहमान की डेथ के ऊपर, उसकी रिपोर्ट आती है, और उसकी रिपोर्ट अगर रिजेक्ट कर दे कोई एक लाइन के अंदर, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कलकत्ता में लोग आग लगा देंगे वहाँ बिल्डिंगों को, वहाँ पे। यहाँ तुम्हारे कहाँ इमोशन, तुम्हारे कहाँ गए इसके बारे में? कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। ऊपर से मिथ्स क्रिएट कर दिया। मैं दिल्ली में उस मिथ का भोग के बैठा हूँ कि साहब सारे बंगाली नेताजी के फैन है। अरे किसने कहा तुम्हारे को नेताजी के फैन है बंगाली? वहाँ के आधे तो कम्युनिस्ट भरे पड़े हैं, आधे वो कांग्रेस पार्टी के चमचे बैठे हैं उसके अंदर। हम क्यों कर रहे हैं उस आदमी के बारे में? आप लोग क्यों सुनने के लिए आए हो आप यहाँ पे आज इतना शनिवार को शाम अपना टाइम निकाल के? हम क्यों कर? वो कारण ये है साहब कि जब पूरा क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों वो टेस्ट नहीं करवा रही? प्रॉब्लम टेस्ट की नहीं भैया, वो जब वो आपकी जब बिल्डिंग की आप नींव खोदोगे, अगर वो नींव गिर गई तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी। इस बिल्डिंग की मयाद आपने झूठ पर रखी गई। आपको जो नैरेटिव दिया गया पूरा उन्होंने बना के, जाम खानी साहब की बड़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल, और गांधी जी के चक्कर में कंट्री याद हो गया, हम तो इतने ज़बरदस्त ताकत थी अहिंसा की, वो अंग्रेज भाग गए। आई एम सॉरी, द रियलिटी इज दिस। द इशू इज दिस कि दिस, अब ये डायमेंशन, बिकॉज पे बहुत से डायमेंशन, इसलिए मेरी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो जाती है। मैं चाह करके भी इसको आधे घंटे में नहीं समझा सकता, या तो मैं भी, लेकिन अगर मेरे को प्रेजेंटेशन दे तो इट विल टेक सम टाइम। अब डायमेंशन निकल गई आ रही कि साहब नेताजी इज डॉटर इज कन्विंस ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, शी वांट्स अ डीएनए टेस्ट टू रिमेन्स। अब इसमें नौटंकी देखिए आप लोग। अनीता अफ्फाफ जो है इंडिया टुडे में इंटरव्यू देती हैं, यू कैन प्रेजेंट एनी अमाउंट ऑफ प्रूफ बट सर्टन पीपल विल नॉट बिलीव इट। बाद में इनसे पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट सुभाष बोस ashes and his DNA test? I feel, this is Anita speaking, Anita madam speaking, I feel that they should be tested for DNA. Of course, if they are not his remains, it still does not prove that the plane crash did not occur. दुनिया को लेक्चर दे रही हैं आप, खुद आपकी बात वो है। देखिए फैमिली में मोटा मोटा 2 फाड़ है, मोटा मोटा 2, अभी तो और भी हो गए। एक फैक्शन कांग्रेस पार्टी का फैक्शन है, वो बताएगा नहीं आपको मुंह पे, आपको बड़ा अच्छा कवरिंग दे रखी साहब। एक शुगाता बोस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मेंबर पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी। वो तो केसिंग दे रखी है बाद में, आउटर केसिंग लेयर्स हैं, कांग्रेस पार्टी का आदमी है।
तो ये अनफॉर्चुनेटली ये बचपन से उस फैमिली का वो सेक्शन जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में, उनसे उनका जुड़ाव ज़्यादा है, तो ये वो बोल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो डीक्लासिफाइड फाइल्स निकल के आई हैं पब्लिकली बोलती हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट से बातचीत होती है और सीक्रेट फॉलो में क्या लिखा है, शी एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस टू गो अलॉन्ग विद द प्रपोजल ऑफ ब्रिंगिंग बैक द एशेस टू इंडिया बट डिड नॉट अप्रूव ऑफ अ डीएनए टेस्ट। पब्लिकली बोलो डीएनए टेस्ट करना है, लेकिन प्राइवेटली मना कर दो। ये सलमान हैदर फॉरेन सेक्रेटरी का नोट है। तो मैंने बहुत इनसे बैठ के 2 घंटा दिल्ली में बातचीत करी, इनको मुझे समझ में नहीं आया। शी हैज बिहेव्ड इन द मोस्ट अनडॉटरली मैनर। आप बोलिए, आप प्रोफेसर हैं वहाँ अमेरिका में, आपका हस्बैंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नीता जी की फाइल बाहर निकल के आनी चाहिए, पहले तो डिमांड लड़की करे उसकी। हम लोग की औकात क्या होती है? इनफैक्ट हमें मजबूरी में क्यों फैमिली को लेकर आना पड़ा बीच में कि हमारी को बात मानेगा नहीं, बोलेगा पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये तो अपनी किताब बेचने के लिए आया कि फैमिली को खड़ा करो उनका ब्लड रिलेशनशिप में। तो पहले इनको कोशिश की 1 बार 2 बार 3 बार, शी डिडंट कम। तो नेताजी डॉटर हैज प्लेड नो रोल व्हाट्सएवर, नो रोल, जीरो रोल इन द declassification of all these files, which is very unfortunate. So I to best of my understanding and knowledge and of course and whatever I can tell you, that I have many more reasons. I can go on and on for 2 hours, but plain cash theory doesn't stand. And I have no, I can blindly go and support Justice Murtuza Mukherjee any day because he is much more credible person than either G.D. Khosla or Shahnawaz Khan, Congress party man. Now the plain, what is Russian angle? Russian angle में बड़ा सिंपल कहानी है कि इसमें एक डायमेंशन निकल के आया। ये डायमेंशन आपका 1991 में आया, जब आपका सोवियत रशिया टूट के गिरना शुरू हुआ, तो वहाँ पे ये स्टोरी निकल के आती है कि पहली बार रूसी ये बोलना शुरू कर देते हैं कि सुभाष बोस उनके पास हो सकता है, शायद उनके पास में कागज है, खासकर वो लोग जो इंटेलिजेंस में काम करते थे। तो ये उस ज़माने की क्लिपिंग्स हैं, ये क्लिपिंग नहीं, ये जो कोट है, ये 1990 अर्ली 1990s की कोटेशन जो मीडिया में छपी हैं। A former head of the old KGB has indicated to a prominent researcher that files in the Russian archives do contain detailed information, but the onus is on Indian government to show more interest. इंडियन गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट दिखाएगी तभी दिखाएंगे पहले। ऑब्वियसली यार, कोई फॉरेन कंट्री इंटेलिजेंस की रिकॉर्ड आपको नहीं देगी आराम से इतने, खासकर रशियन गवर्नमेंट। अब ये केस मैं आप दिखाता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा केस हमारे केस से मिलता जुलता है, और ये दिखाता है आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या फ़र्क है। हमारे काम भी नीचे वाले हैं हमारे, इसीलिए हमारी कैटेगरी नीचे, थर्ड कैटेगरी हमारी। ये इस आदमी का नाम है राउल वॉलनबर्ग, और इसकी लाइफ की कहानी बहुत कुछ सुभाष से मिलती जुलती है, अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को ठीक माने तो। और 1945 जनवरी के यही वाज पोस्टेड इन बुडापेस्ट, मिशन में था वहाँ पे, स्वीडन की गवर्नमेंट का जो मिशन था वहाँ पे पोस्टेड था। इसने काफ़ी जीव्स को बचाया, यहूदियों को काफ़ी इसने नकली पासपोर्ट निकाल के उनको बचाया, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। तो राउल वॉलनबर्ग के बारे में खबर बाद में निकल गई साहब, ये जनवरी सन 45 में, कि इसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें इसकी डेथ हो गई है। बाद में खबर आती नहीं, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसको रशियंस उठा कर ले गए, रेड आर्मी इसको ले गई उठा करके। जैसे ही वो चीज़ बाहर निकल करके आई, तो इसकी गवर्नमेंट और इसके लोगों ने वही काम किया जो वही, जिन दो के दिल में खोट नहीं, वही काम करते। तो इसकी पहले फैमिली, इसकी माँ और इसकी सौतेली बहन, वो पीछे पड़ गई अपनी गवर्नमेंट की, सब पता लगा तुम्हारा आदमी कहाँ गया था। और स्वीडन इतना छोटा सा कंट्री है, रशिया इतना बड़ा है, ये इतना छोटा कंट्री है। कोई हम तो उनके लंगोटिया यार थे रूसियों के, और ये छोटा सा कंट्री। और इन्होंने क्या किया कि छूटते ही जाके अपने एम्बेसडर को बताया कि साहब अपने उसको पता लगाओ रशियन के पास इन्फॉर्मेशन है कि नहीं इस बारे में। और बीच में आई थिंक 45 और 47 के बीच में कम से कम 7 या मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 7 या 8 बार इन लोगों ने हाईएस्ट लेवल पर इन्फॉर्मेशन उनसे डिमांड करी। इनफैक्ट वहाँ के एम्बेसडर ने स्टालिन से जाके बातचीत करी कि साहब ये आदमी आपके पास में है। उसने कौन आदमी, अच्छा मुझे इसका नाम बताओ। स्टालिन ने नोट भी बना के रखा, अपने हाथ से लिख के रखा। तो इन्होंने रशियंस ने 47 में बोला कि वॉलनबर्ग, वी हैव मेड सर्चेज ऑफ ऑल फाइल्स, वॉलनबर्ग इज अननोन टू अस, वी डू नॉट नो दिस मैन इज अननोन, वी हैव मेड ऑल सर्चेज, इंक्वायरीज हैव बीन डन, कुछ नहीं है। ये लोग नहीं माने, इनको वो खबर आती, जैसे हमको खबरें आती हैं साहब सुभाष बोस जिंदा थे, रूस में थे, किसी आदमी ने दावा किया कि रूस की जेल में देखा गया, उस तरह के जिनका कोई लीगली कोई एडमिसिबल एविडेंस नहीं बना था। दीज आर ऑल हियरसेज, इफ यू आस्क मी लीगली स्पीकिंग दिस इज नो एविडेंस। लेकिन ये लोग, सबको पता है बिना धुएं के वो आग तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे क्यों बोल रहा है कोई पागल थोड़ा, लोग जो बोल रहे हैं इसी बातें निकाल के बोले आ रहे हैं, किसी को क्या इंटरेस्ट है होगा बोलने से। तो इन्होंने ये बातें करी और वो करते करते वो नहीं माने। आखिर में करते करते 10 साल तक ये बोलते रहे कि हमारे को नहीं पता, आदमी तो अननोन है, हमको नहीं पता कौन आदमी था। 10 साल बाद उन्होंने प्रेशर चढ़ा। जब भी इनकी आपस में मीटिंग होती थी रशियन गवर्नमेंट की और स्वीडन गवर्नमेंट की, ये इशू को रेस करते थे। और करते करते वो टाइम आया, उन्होंने फिर रशियन गवर्नमेंट, नाउ वी हैव डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, उसमें रशियन गवर्नमेंट कह रही है कि स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर हमारी विजिट पे आ रहा है मॉस्को में, अब टाइम आ गया इस केस को हम ख़त्म करें, ये हमारे दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए इस पूरे केस को लेकर के। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया 10 साल बाद कि वॉलनबर्ग जो था उसको KGB के हेडक्वार्टर में इंटरोगेशन के टाइम पे वो मर गया, मतलब हमने मार दिया उसको रशिया में 47 में।
तो आपने उसको रख करके वहाँ मार दिया अपने हेडक्वार्टर के अंदर मॉस्को में, पब्लिकली बोल रहे हो कि हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को नहीं बताना उसके बाद झूठ बोलने के 50 तरीके होते हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल आपको दिया, और भी एग्जाम्पल है कि अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है इन्फॉर्मेशन निकालना तो निकालने के तरीके हैं। अब आता है हमारा भारत देश महान का नाम। स्वीडन तो थी छोटी सी कंट्री, उसके नेता का नाम मुझे नहीं पता, मैंने किताब में नाम लिखा, मैं खुद भूल गया नाम क्या उस आदमी का, तो कोई इनसिग्निफिकेंट लोग हैं। हमारे देश में तो विश्व गुरु, विश्व नेता, खाने को रोटी नहीं पेट में और चले दुनिया का ठेका उन्होंने गांधी जी के टाइम से दे रखा कि दुनिया को सुधारना हम लोगों ने। ये बीमारी बहुत लोगों का इंसान के अंदर है, विश्व गुरु बनना है हमारे देश को। डब्बे लेकर लोग बाहर बैठते हैं, टॉयलेट आज के आधी आधी पॉपुलेशन, और आप चलो बनने विश्व गुरु के लिए। तो ये इस तरह की वो है। तो ये आपने 47 से लेकर के 91 तक बात ही नहीं करी उनसे। इतनी बार लोगों को बोला गया, एक इनफैक्ट एक आदमी ने एग्जाम्पल दिया कि उसने कहा, वो फॉरेन मिनिस्ट्री का आदमी था, उसने कहा एक हम पार्टी में थे, पंडित जी वहाँ पे थे और सामने रूस का एम्बेसडर था। मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी इससे बात करो नेताजी के बारे में। तो पंडित जी बोलते हैं अरे तुम क्या चंडू खाने की बातें करते हो। तो ये चंडू खाने की बातें जो निकल के आ रही है रशियन गवर्नमेंट के बारे में। तो ये है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बाद में जाकर के सन 95-96 में इस RL नारायणन नाम के जॉइंट सेक्रेटरी ने, इसने पूरे केस की स्टडी करी उस टाइम पे, क्योंकि डिमांड निकलनी शुरू हुई, और ये स्टडी करके पूरा रिसर्च करके इसने एक नोट बनाया। ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड। आप तो कहना कि फाइलों में कुछ निकला नहीं, मैं दिखा रहा हूँ क्या निकला फाइलों में, लेकिन इस पर मीडिया पे फुल थ्रॉटल डिस्कशन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द रीजंस यू विल अंडरस्टैंड इन 5 मिनट्स। तो ये इसने पूरा नोट बनाया। इस नोट में इसने लिखा है कि साहब की इस आदमी ने एनालाइज किया कि हमने 1991 में पहली बार, 90 में सॉरी, VP सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, पहली बार रशियन गवर्नमेंट से पूछा कि सुभाष बोस आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। उन्होंने हमको बोला कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये, लेकिन वो बिल्कुल फॉर्मुलेशन आपका जैसे वॉलनबर्ग केस में था, सेम फॉर्मुलेशन उन्होंने यहाँ लगा दिया। तो इन्होंने इसने फिर ये बहुत अच्छी बात बोली है इसने, मिस्टर नारायणन ने। ही वॉज पोस्टेड इन रशिया प्रीवियसली, बाद में एम्बेसडर बन के रिटायर हुए ये। तो नारायणन ने बोला कि रशिया में बेसिकली मोटा मोटा 2 तरह का आर्काइव है। एक वो आर्काइव जो ओपन है, एक वो जो सीक्रेट आर्काइव है। तो ये रशियन जैसे कि सीक्रेट में आ गए KGB, इंटेलिजेंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए। ओपन में आके पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई जितनी सोशल, जो कोई भी जाके देख सकता है। उसने कहा जो रशियन डिनायल आ रहा है या आपका ओपन आर्काइव से आ रहा है, ये सीक्रेट से नहीं आ रहा। फिर देन ही राइट्स कि इट वुड बी अनरियलिस्टिक फॉर अस टू एक्सपेक्ट द रशियन अथॉरिटीज टू अलाउ आवर स्कॉलर्स एक्सेस टू KGB आर्काइव्स. What we can do is to request the Russian authorities to conduct a search into these archives and let us know if there's any evidence of Netaji staying in Soviet Union. Fairly logical thing he suggested. It is recommended that we may request our ambassador in Moscow, Ronen Sen, to make a suitable démarche to the Russian authorities on the above lines. उसने ये बात करके बोली। आपको मालूम है कि रोनन सेन साहब कितना आउटस्पोकन आदमी है, तो पूरी MPs को उसने मेरे ख्याल से हेडलेस चिकन बोला था, वही रोनन सेन है ये। सारी बातों में मतलब इनसे बातें बनवा लो, इनसे जितने फॉरेन सेक्रेटरी हैं यहीं बैठ के IC में सुबह शाम इनसे कोई टिम्बुक्टू में क्या हो रहा है उसमें सब बोलेंगे, सबके नाम सुभाष बोस की फाइल में, लेकिन कभी मुंह से निकलेगा नहीं लोगों से। बाकी दुनिया भर की बातें टीम आके बोलने को तैयार है, दुनिया भर की, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अरे छोड़ यार, तो अपनी कंट्री की चिंता कर पहले। यहाँ पे खाने का लोग रोटी नहीं है, तुम जाके डिस्कशन कर रहे हो फॉरेन कंट्रीज की। It is recommended that we request our ambassador in Moscow to make a suitable démarche to Russian authorities along the lines. नीचे साइन किए सलमान हैदर फॉरेन सेक्रेटरी, ये आपके सुब्रमण्यम स्वामी के समधी बाय द इन केस यू डिड नॉट नो। तो ये होता है, और उसके बाद में सलमान हैदर साइन करता है नोट के नीचे। EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी साइन नोटिंग डालता है, फॉरेन सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी में प्लीज़ डिस्कस अर्जेंटली। अब ये विदेश मंत्री के कहने पर ये मीटिंग होती है इस मिस्टर नारायणन के अंदर और फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में। बता रहा हूँ ना, ये फॉरेन सेक्रेटरी, ये मीटिंग होती है 5 बजे। मीटिंग होने के बाद में ऐसा उस आदमी पे बंगाल का जादू कहते हैं ना, काला जादू चढ़ गया कि ये नारायणन जो पहले ये बात कह रहा था कि हमको रशियन से बात करनी चाहिए, उनसे को डिमार्श इशू करना चाहिए। अच्छा बात है, व्हाट इज द डिमार्श? डिमार्श इज़ वेरी सिंपल थिंग। जो 2 कंट्रीज आपस में बातचीत करती हैं उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो सबसे लोएस्ट लेवल में आता है आपका नोट वर्बल, एक अनसाइन नोट जाता है। डिमार्श इज अ रिटन वन, सिग्नेचर होते हैं किसी के। उसके बाद में आपके आते हैं सीनियर हायर लेवल कि आपका एम्बेसडर जो है बात करेगा और आपका विदेश मंत्री फ़ोन खड़काएगा, विदेश मंत्री खुद बात करेगा। हाईएस्ट लेवल क्या आता है? हाईएस्ट लेवल में आता है आपका प्रधानमंत्री उसका दूसरी कंट्री के प्रधानमंत्री या किसी से बात करेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल डिस्कशन। तो वो बेचारा फिर भी बहुत छोटे लेवल पर डिस्कशन बोला कि आप डिमांड इशू कर दो, वो अभी भी आइडली तो कुछ और होना चाहिए था। अब इस विदेश मंत्री का भी कर्तव्य था, ये बोलता साहब कि हम डिमांड क्यों करें, हम खुद ही बात करेंगे। क्योंकि देखिए उस आदमी की इंपॉर्टेंस ये कि वो हमारा देश को आज़ाद दिलाया। ही इज़ नॉट, वो तो शक्तिमान तो नहीं है वो ना, तो उसने कुछ ज़्यादा काम किया देश के लिए, तो उसके लिए हमको ज़्यादा काम करेंगे। तो ये इनकी मीटिंग होती है, और मीटिंग में पता नहीं क्या इस पर जादू चढ़ता है काला इसके ऊपर, इस आदमी के ऊपर, कि मीटिंग के बाद में ये अलग तूतीस की बदनी शुरू हो जाती है नारायणन की।
दूसरे नोट निकल के आ रहे हैं, उसमें ही बोल रहा है, इन द सर्कमस्टांसेस इट इज फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द रशियन गवर्नमेंट टू ओपन द KGB प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स to the Asiatic Society scholars. This would amount to our disbelieving the Russian government's categorical and official statement on the subject. तो पूरी कहानी पलटी हो गई. तो एंड दे डिड नॉट इशू अ डिमाश, और डिमाश ऐसे इशू होता है, वो तो घोड़े पे कर देंगे, तो आदमी तो बहुत दूर की चीज़ है. ये जैसे आपका ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हेल्ड एट कनाडा एयरपोर्ट, MEA इशूज डिमाश टू कनाडा गवर्नमेंट. इट इज़ डन विद वेरी सिंपल थिंग. वो तो डिपेंड करता है कि आपके जिस चीज़ के बारे में वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए. शक्तिमान के लिए आप लोग अमेरिका से रिसर्च वो लेकर आ गए थे, आपको याद है वो शक्तिमान जब घोड़ा का उसकी टांग टूटी तो अमेरिका से बंदा लेकर आए थे उसका इलाज कराने के लिए. तो वो डिपेंड कर रहा है कौन कितनी इंपॉर्टेंस कितनी है और किस चीज़ की. तो इसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं जाएगी क्योंकि आपने इसका एक्सपोज कर दिया, सुभाष बोस का नाम मीडिया में आ गया, तो बात फिर निकलेगी, दूर तक जाएगी, फिर पता चलेगा साहब फ्रीडम स्ट्रगल में किसने क्या काम किया था. वो हम डिस्कशन बाद में कर सकते हैं कि जब निकल गया साहब वो तो मेन आदमी तो वही था. लड़ाई लड़ी आज़ादी की, सुभाष बोस ने खीर खा गया कांग्रेसी. अब खीर खाने के बाद में सारे बंदे भर दिए अपने पूरे सिस्टम में, पूरा 50 साल से पूरा सिस्टम उनका, सारे प्रोफेसर उनके, सारी यूनिवर्सिटी उनकी, तो उन्हीं का डंका बसता है. हम जैसे लोग सारे बाहर हो गए सिस्टम से. अब सबसे बड़ी बात है कि मंत्री साहब कौन थे, अभी सवाल को पूछे थे, ये था मंत्री. पब्लिकली दावा ठोकता है कि मैं नेताजी का फॉलो हूँ, चमचा कांग्रेस पार्टी का. ये छोटे मोटे केस होते हैं जिसमें MLA MP फंसते हैं, यहाँ राष्ट्रपति फंसेंगे लाइन लगा करके. तो कौन मीडिया डिस्कस करेगा बताइए इस खबर को. और भी इसके साथ और भी खिलाफ में इसके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे, इसने और भी हरकतें करी हैं इस केस के अंदर. 2 बार लोगों ने पत्थर मारते इसको कैलकाटा में रख करके. तो क्या डिस्कशन करें, कौन मीडिया डिस्कस नहीं कर रहे राष्ट्रपति के बारे में, और सारे दावा कर रहे हैं नेताजी के फॉलोअर हैं हम लोग सब. ये कौन से कम है, नेताजी के फॉलोअर हैं. आप ये छोटा सा काम नहीं कर सके. आप बोलो कि हम रशियन गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे. इनफैक्ट हम लोग जब मिले मोदी जी से तो हमने मोदी जी को बोला कि साहब ये मतलब ज़्यादा तो मुझे बोलने दिया नहीं फैमिली के लोगों ने, लेकिन उनको कन्वे किया कि साहब आप रशियन गवर्नमेंट से हाइए से बोलो. तो मोदी जी ने हमको ये बात बोली कि हाँ मैं करूँगा. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि सुषमा स्वराज ने ये इशू उछाला था. तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर लेवल पे मुद्दा उछाल चुकी है. उसका आउटकम क्या निकला मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुद्दा उछाल दिया उन्होंने. RTI है वो बच्चों के लिए होता है, RTI से कुछ नहीं होगा इसमें, ये तो छोटी छोटी चीज़. लेकिन मैंने एक उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैंने अपने फेसबुक में और ट्विटर में डाला था बीच में करके, और मैं मजाक में इसको मैंने ये लिखा कि साहब पुतिन इज टेलिंग अवर प्राइम मिनिस्टर यू रियली एक्सपेक्ट अस टू गिव यू KGB रिकॉर्ड्स अबाउट सुभाष बोस व्हेन योर ओन IB रॉ रिकॉर्ड्स आर सीक्रेट. भैया अपना माल तो निकालो. अभी तो तुमने PMO का निकाला, तुमने MEA का निकाला है, IB की फाइल कहाँ है फाइलें 77 तो एडमिट कर रहे थे, हमारे पास फाइलें पड़ी हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फाइलें हैं आपके पास में, वो निकालो अपना. हमको तो छुपाना नहीं चाहिए. हम तो दुनिया में ठेका, हमारा तो धर्म है, हम तो ठेका ले आए दुनिया में सत्य हिंसा को फैलाने का. सत्यमेव जयते, अमेरिकन तो नहीं कहते सत्यमेव जयते होना चाहिए. सत्य और अहिंसा के बारे में सबसे ज़्यादा दुनिया में लेक्चर हुए हैं डिसआर्मामेंट पे, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो है हिंदुस्तान का लीडर. हमारे नोबेल प्राइज किसी को मिलता नहीं है क्योंकि वो पागल नहीं है वो लोग. सारी बातें ये सब डिसआर्मामेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं मिला नोबेल प्राइज किसी को. गांधी को नहीं मिला, नेहरू को नहीं मिला, यासर अराफात को मिल गया, हेनरी किसिंजर को मिल गया. ये तुम्हारी औकात है सबसे आगे हिंदुस्तानी दुनिया में पीस लाने की. अभी मैं भोपाल से आ रहा था तो वहाँ बोर्ड लगा रखा था कि विश्व की शांति के लिए. अबे तुम्हें खाने को तो तुम्हारे पास रोटी है, तुम्हारे पास है नहीं, वहाँ पे तुम विश्व शांति क्या करने के चक्कर की बात कर रहे हो. ये दिमाग से निकाल दो, ये बेकार की बात है. विश्व शांति करेंगे और हमें शांति फैलानी है. अरे भैया पहले अपने खाने का देखो. हिंदुस्तान में जाकर दिल्ली से बाहर निकलो, देखो दिल्ली हालत क्या है हिंदुस्तान की. तो दिस इज नॉट डन. तो बॉल इज इन मिस्टर मोदीज कोर्ट. अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन ये कि रशियन गवर्नमेंट से आपको छानना पड़ेगा, और वो छानने का तरीका ये कि पहले आप अपने IB रिकॉर्ड के जो कागज है वो निकाल दो. साहब ये मेरे पास में, आपके पास है, आप दिखाओ. ऐसे बिना कार्ड अपने टेबल पे रखना हमारा आदमी है ना. हमने अपने रिकॉर्ड निकाले नहीं, दूसरों से कैसे उम्मीद करो आपको रिकॉर्ड दे दे. MI5 के MI6 के नहीं देगा कोई भी. सो समथिंग मोर हैज टू बी डन. I hope he's doing it. I hope one can wait. We have waited for 60-70 years. We can wait for 1 more year or 2 more years. लेकिन हमेशा के लिए वेट नहीं कर सकते. तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज ए जर्नलिस्ट, एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट रिसर्चर, बिकॉज मैं तो लीगल पर्सन नहीं हूँ, लीगल को भी हम लोग फैक्टर इन करते हैं. प्रियंका स्टोरी इज आउट. आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट ही वॉज इन रशिया इवन दो देयर इज नो लीगली एडमिसिबल एविडेंस, बिकॉज बट आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट बिकॉज बहुत लोगों को सुना है और इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स देखे हैं, जो भी है, जो भी निकल के आ रहा है, जो भी डॉट्स मैं कनेक्ट कर पाता हूँ उसके हिसाब से सब वो रशिया में थे. अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा जिसको वो जो थ्योरी जो दी जाती है कि साहब कि वो रूस में थे और उनको स्टालिन ने मरवा दिया नेहरू के कहने पे, दैट डजंट ऐड अप. उसके भी बहुत से कारण हैं, लेकिन मोटा मोटा एक कारण आपको देता हूँ मैं.
पहली बात तो ये समझ लीजिए कि स्टालिन के रिश्ते भारत के साथ में अच्छे नहीं थे, तो ये इट डजंट ऐड अप. व्हाई वुड ही किल नेताजी फॉर अ कंट्री और फॉर समबडी ही डिड नॉट एक्चुअली लाइक. वो जब गांधी जी की डेथ को मारा गया था, रशियन ने फ्लावर तक नहीं भेजे थे यहाँ पे 2 दिन तक कम से कम. क्यों हमारा उनको रिएक्शनरी बोलते थे वो लोग. इनफैक्ट पंडित जी के बारे में स्टालिन ने कहीं नोट में लिखा है पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट, ये वर्ड यूज़ किया. उस आदमी को गाली दे रहा है, वो क्यों उसकी बात मानेगा. वो दूसरा डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ये दिखा रही है रिकॉर्ड पे, कि आपके नेताजी ने वहाँ पे उनको चिट्ठी लिखी रशियन एम्बेसडर को टोक्यो में 44 में, कि मेरे आपसे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, और अजालम उनसे इंडायरेक्टली उनसे मांगा उनसे. वो आदमी खुद उनके पास में है, वो उनका सपोर्टर था, उनकी फेवर में था. ऑन द अदर हैंड यू हैव पीपल whom they do not like at all. तो वो क्यों मारेंगे उसको. और मैंने वो पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी किताब में. सुब्रमण्यम स्वामी ने जो स्टेटमेंट दिए कि साहब मैं जब गवर्नमेंट में था तो हमने ये इशू डिस्कस किया, सॉरी, वो सब डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में, कोई डिस्कशन नहीं हुआ उस तरह का. किसी फाइल में लिखा कि रूसा मार दिया गया. So that he has to give more information, not because as of now I see no evidence whatsoever. ये सब सुनी सुनाई बातें कि साहब वहाँ पे थे प्लास्टिक. जनरल बख्शी, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम, कि वो गले में प्लास्टिक बांध करके मार दिया. ठीक है, वो कोई क्लेम कर रहा है कोई, वो दैट इज नॉट एविडेंस. यू हैव टू हैव समथिंग टू बैक दैट क्लेम. हु इज दैट पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट थिंग. किसी जेल में थे, अब आपने क्लेम ठोक दिया किसी एक आदमी के सत्यनारायण सिन्हा के बेसिस पे, जैसे 60s में कहा था, दैट इज फॉल्स. दैट क्लेम इज फॉल्स. So that's how it is. So which means now that oh my God, which means that अगर 2 एंगल उड़ गए तीसरे पे आ गए, इसका मतलब कि जो कहानी मैं समझता था कि मेरे दादा के टाइम पे खत्म होगी, वो शायद मेरे टाइम तक आगे खत्म होगी. तो वी आर नाउ हैविंग ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट. इज द थर्ड वन इज दी सो कॉल्ड फैजाबाद गुमनामी बाबा एंगल 1985 में. 85 इज सो रिसेंट. विजयलक्ष्मी पंडित का जो भूल रहा था. Sir, I can. Vijayalakshmi Pandit, there's an allegation, there's a story, there's a claim that Vijayalakshmi Pandit was, when she was the first ambassador, plenipotentiary of India in Russia, and she actually came to know about Subhash Bose there, and Pandit ji prevented her from making the whole thing public. That's one. And there's also claim that Radhakrishnan, who was India's ambassador soon afterwards, he also came across some information that Netaji was in Russia. So that is there. But both of them denied before Khosla Commission that we have no such thing. They were not examined, by the way. They were Justice Khosla was asked to examine them on record, but he did not examine. But they made a claim. They said that we have no information. But this claim has been made. I was told by a very somebody who served in the MEA for a long time. He told me that he personally inquired from Vijayalakshmi Pandit when she was there in some other part of the world. कि मैडम you made a very important statement in 1946 and it was not understood. She said चलो छोड़ दिया. So she wouldn't want to react to that thing. So but there's a claim. That claim is there. So this Faizabad angle is, of course, it doesn't see anybody sitting in Delhi, I mean, would find the whole thing very idea revolting, that Netaji should be alive and should be sitting until 85 and of all the places in a place called Faizabad. तो लोगों को समझ में, तो ये डिस्कशन करने को लोग इस पर तैयार नहीं थे पहले. इनफैक्ट जब पहली बार मेरे को सुनने में लगा था, मेरा दिमाग घूम गया था. मैंने कहा क्या पागलपंती की बातें लोग कर रहे हैं. तो एनी बट जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने इस इशू को देखा, स्टडी किया अपने इंक्वायरी में. उन्होंने 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि देयर वाज नो क्लिंचिंग एविडेंस कि दैट दिस सो कॉल्ड गुमनामी बाबा, हु वाज नोन मोस्टली एज भगवन जी बाय हिज फॉलोअर, ही वाज नॉट, देयर वाज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट ही वाज सुभाष. इसका इंटरप्रिटेशन मीडिया में ये लगा था कि वो रिजेक्ट कर दिया. नहीं, उसने रिजेक्ट नहीं करा. उसने कहा कि देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस. दैट मीन्स देयर इज एविडेंस बट इट इज नॉट क्लिंचिंग. एंड आई कीप सेइंग कि देयर इज जीरो एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी दैट नेताजी वाज किल्ड इन रशिया. And there is evidence in support of the theory that he was in Faizabad. It may not be clinching, but you're comparing a complete 0 with 5 out of 10. So these are 2 different cases. Well, in कुछ बात जो कम से कम मैं तो जर्नलिस्ट था उस टाइम पे, तो आई टू फॉलो कमीशन प्रोसीडिंग्स एंड वी वर इन टच विद पीपल इन द कमीशन. वो हमको बात मालूम थी. लेकिन 2010 में किसी भाई ने इनकी जस्टिस मुखर्जी का इंटरव्यू ले रहे थे, बात करते करते. जस्टिस मुखर्जी हैपन टू बी टॉकिंग टू a friend of his. He was not talking to the documentary filmmaker, and in fact there were 2 cameras rolling and one camera went off and the other one was still rolling. He thought that the camera was off and he became emotional because he was talking to a friend. Justice Mukherjee is a typical stiff upper lip person. He didn't talk to anybody. मुझसे भी ढंग से बात नहीं करते. आज इतना साल के बावजूद भी मैं उनसे बड़ा पूछ के जाना पड़ता है, सर आऊँ के पास है मंडे को कि नहीं आऊँ. He's completely like judges are. They once they are retired, they are completely cut off from the society. So he doesn't talk to. But at this particular point of time, मेरे पास वो क्लिपिंग पड़ी है, लेकिन ये साउंड नहीं है, दिखाने का मतलब नहीं है. तो वो उन्होंने बोला कि वो इमोशनल, क्योंकि मैं अपने दोस्त से बात कर रहे थे.
तब उन्होंने ये बात बांग्ला में एडमिट कर ली कि आई एम 100% कन्विंस दिस मैन वॉज सुभाष बोस, बट आई वॉज नॉट एबल टू प्रूव इट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुभाष बोस फैमिली। ये बात उन्होंने उसमें उन्होंने बोली है। आई कांट प्ले इट। तो नाउ ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ 2015 में अप्रैल में। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से नेताजी इशू बिकेम अ वेरी बिग इशू एंड इट अलाउड समबडी लाइक मी। मैं इतने साल से मैं इंक्वायरी कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा, कोई मुझे पूछा था नहीं, पर ये निकलने के बाद में ये बिकेम अ वेरी बिग इशू। इट वाज ऑल ओवर टेलीविजन एंड ऑल मीडिया, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दैट थिंग। एंड कि एक इंडिया टुडे में स्टोरी आई कि साहब ये नेताजी की फैमिली पर जासूसी हो रही थी और इट बिकेम बिग इशू और इट वाज ऑल ओवर द प्रेस। नेहरू गवर्नमेंट स्पायर्ड ऑन नेताजीज फैमिली फॉर 20 years, IB फाइल्स। और आई मीन मैं लोगों को बोलता हूँ, कईयों के साहब, कई लोग जो पंडित जी के पीछे पड़े हैं हाथ धो के, मैंने कहा जो काम तुम लोग 50 साल में नहीं कर पाए, मैंने वो काम 4 दिन में कर दिया। तो उसकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं इन्होंने। प्राइम टाइम में नेशनल नेटवर्क, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका मजाक उड़ा गया। मजाक उड़ाने के लायक है। आप जो हरकतें कर रहे हो इसी के लायक है। मिस्ट्री रिपीट itself। अमूल के ऐड बने नेताजी मिस्ट्री की फर्म में। जिस कंट्री में लोग नेताजी की मिस्ट्री की बात नहीं करा करते थे, हम कलकत्ता में गए थे रैली निकालने, गिनती के 4 आदमी आते थे, वो भी सारे मेरे जानने वाले फेसबुक वाले, कोई नहीं आता था, किसी को इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे। आज तक मैं मेरा को बैन हुआ, मैं अमेरिका में लेक्चर दिया है, सब जगह देकर आ गया, MIT में लेक्चर देकर आ गया, बहुत जगह लेकर आ गया लेक्चर, लंदन में देकर आ गया, बिजनेस स्कूल में आ गया, लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज में मुझे नहीं बुलाया गया, जादवपुर में मुझे नहीं बुलाया, वहाँ ब्लैक लिस्टेड है वहाँ पे। वो मतलब ही नहीं, वो तो आज़ादी, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर, आज़ादी निकाल रहे हैं कंट्री की, वो कश्मीर की आज़ादी की बात करते, उन्हें का मतलब नहीं सुभाष बोस से इन चीज़ों से। तो इसको देख के कांग्रेस पार्टी का दिमाग घूम गया। अब आपको बता था कि इनका कंस्पिरेसी थ्योरी करने में नंबर 1 है ये लोग, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, आपको समझ में आएगा आधे घंटे में क्या है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द पीपल्स माइंडसेट। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आया जब ये पूरी फाइल निकल के, जब ये सारे ये समझ नहीं पाया क्या हुआ कि सब तरफ से अटैक हो रहा है इनके ऊपर। तो ये बोल रहे, अ सिस्टमैटिक एंड सिनिस्टर प्रोपेगेंडा ऑफ सेलेक्टिव लीक्स एंड हाफ ट्रुथ हैज बीन अनलीश्ड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट टू मलाइन नेशनल आइकन्स हु रीशेप्ड इंडियाज डेस्टिनी। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट था। इन्होंने बोला भी, मेरे मुंह पे कान है कि ये तो बीजेपी को है, तो फ्रंट हो इसके सिर्फ। तो देखिए, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मुझे मत ब्लेम ठोको। आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स और हम एक ग्रुप बनाया मिशन नेताजी 2005 में, हम 5-7 लोगों ने मिल करके। तो चंद्रचूड़ था, मैं था, विशाल था, श्रीजीत, शांतन, हमने मिलकर ग्रुप बनाया। और ग्रुप बना के हम लोगों ने RTA पहले फाइल किया, और RTA फाइल किया 2005-6 में, जो आपकी मैंने पहली दूसरी क्लिपिंग में आपको दिखाया था मैंने आपको सब। तो उसमें हमने होम मिनिस्ट्री से सवाल, हमने उनसे कुछ रिकॉर्ड मांगे, उसके रिटर्न में उन्होंने हमको मना कि नेशनल सिक्योरिटी हम आपको दे सकते नहीं है। हमने और उनको ज़रा कुछ उनको तंग किया, तो उन्होंने हमको आंसर दिया कि उनके पास कोई 70,000 पन्ने हैं जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए हैं, ये राइटिंग में लिख के दिया, और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको रिलीज़ कर देंगे तो कोर्ट इट मे लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री स्पेशली इन वेस्ट बंगाल अनकोट। तो ये इसी करके दिया। तो ये फिर केस हम लोगों ने कमीशन के सामने ले गए, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, बिकॉज वो लॉ के हिसाब से आपको कमीशन करना पड़ेगा। कमीशन के उस टाइम चेयरमैन अपने जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे वजाद हबीबुल्लाह साहब थे। तो किसी को ब्लेम ठोकना तो इनको ठोको, मुझे मत ठोको। तो वजाद साहब और बाकी जितने कमिश्नर थे उनके नीचे इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई उसके लिए। नॉर्मली आपका एक कमिश्नर सुनता है, लेकिन जब कोई केस बढ़ जाए तो 4-5 कमिश्नर इकट्ठे आते हैं, तो पूरा कोसाई जुडिशल फोरम हो जाता है वो। और उसमें वजाद साहब थे, डॉक्टर OP केजरीवाल थे। डॉक्टर OP केजरीवाल इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एंड इज द फॉर्मर एडिटर ऑफ द गांधी कलेक्टेड बुक्स। वो थे। प्रोफेसर अहमद अंसारी थे उसमें, पद्मा मैडम थी। तो सारे लोग जो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड थे, ये बात 2006-7 की, उस टाइम तो बीजेपी गवर्नमेंट थी नहीं, ये लोग थे। इनके सामने अगर हम लोगों ने लॉजिकली केस को रखा, हम लोग थे और वहाँ से गृह मंत्रालय के लोग आए थे, वो तो उनको धमकियाँ दे रहे थे वहाँ बैठ करके। तो इनको दे आर नाइस पीपल। वजाद साहब ने बिल्कुल डिसीजन ठीक लिया, उन्होंने हमारे फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है, ये आप डॉक्यूमेंट नहीं छुपा सकते। इन लोगों ने 205 डॉक्यूमेंट लिस्ट किए, आप इनको 205 डॉक्यूमेंट दो। तो 205 में से 71 उन्होंने हमको दे दिए। और उस टाइम पे इशू गर्म था नहीं, हमारे पास भी इतना पैसा, टाइम, रिसोर्स थी कि रिसोर्सेज के बिना हथौड़ा मारने के लिए ताकत चाहिए ना, वो ताकत नहीं थी। तो हम उसको केस को आगे लेके नहीं जा पाए, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था, लोगों में इंटरेस्ट था नहीं ज़माने में। साथ ही साथ इन्होंने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर दिया कि आप जो है ये जितने 70,000 पेजेस की आप बात कर रहे हो, ये सारे पेजेस उठाकर नेशनल आर्काइव में डालो। दिस इज़ नॉट डन। तो इन्होंने ये नेशनल आर्काइव में डाला। और जब मास बहुत बड़े नंबर में जब डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आते हैं, 15,000, 10,000, ये कोई 10-15 हज़ार मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2010 में क्लियर कर दिए, और ये 2014 तक आते आते पब्लिक में आ गए। क्योंकि जब कोई पेपर जाता है आपका नेशनल आर्काइव में, तो उसको प्रोसेस किया जाता है, पूरी फाइलें बनती है और टाइम लगता है आने में।
तो 3-4 साल लग जाते हैं। तो 2014 के दिसंबर में आकर के मैंने उसको खुला, तो पहले वहाँ तो अकेला मैं ही हूँ, देख किसी में इंटरेस्ट था नहीं, मैं जाके देखा। और जब हमने वो फाइलें खोल के देखनी शुरू करी, तो जैसे मैंने कहा कि जब कोई इतने हज़ार पन्ने रिलीज़ करता है तो गलती से कुछ कागज़ ऐसे निकल जाते हैं जो निकालने की इच्छा नहीं होती। तो भगवान भला करे, किसी एक आदमी का जिसने काम किया था उसने गलती से कुछ ऐसी फाइल निकाल दी जो निकलनी चाहिए थी, फोटो कॉपी निकलाई। तो वो मेरे हत्थे चढ़ी। ये 2 डायरेक्टर जो इंटेलिजेंस ब्रांच आपका कैलकाटा में, उसके पास में सुभाष बोस के नेफ्यूज़ पे फाइल थी। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट थिंग। मैंने वहाँ से फिर सीधे अपने दोस्तों को फ़ोन खड़काया, मैंने कहा यार ये तो वाटरगेट स्कैंडल है। तो जिनको आप में से जिनको नहीं पता कि वाटरगेट क्या चीज़ है, देखिए जब भी कोई देश में किसी भी कंट्री में आज कोई भी पिछले 30-40 सालों से जब भी कोई कभी बड़ा धमाल होता है, कोई भी स्कैंडल होता है, उसको हम उसका गेट वर्ड उसके आगे लगाए थे, कोलगेट स्कैंडल। दातुन की बात नहीं कर रहा, वो कोयले खजाने वाला जो काम हुआ था वो कोलगेट स्कैंडल। ये तो कोई भी स्कैंडल गेट वर्ड लग जाएगा, जिपर गेट, कोलगेट, वो गेट। तो गेट क्या चीज़ है? वाटर गेट। ये वाटर गेट एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, वाशिंगटन के पास में है। और यहाँ पे 1970, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा स्कैंडल जो पॉलिटिकल हिस्ट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड की, वो हुआ था सन 72-73 के आसपास। यहाँ पे रात को बर्गलरी हुई और ये 5-7 लोग पकड़े गए और पता लगा कि ये लोग चोरी करने नहीं आते, ये बगिंग करने गए थे। वो ईव्स ड्रॉपिंग जो एडवाइस होते सुनने के लगाने के लिए गए थे। और इनका टारगेट भी उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी थी, कि अपोजिशन पार्टी जो, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट था, तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑफिस है उसमें वो बगिंग करने के लिए वो डिवाइस लगाने गए थे ये लोग। और ये लोग पकड़े गए और फिर उनको कोर्ट में ले जाया गया। फिर वहाँ पता लगा कि इसमें से 3 आदमी जो फॉर्मर CIA के ऑफिसर्स हैं। तो दे बात खुलिश हुई तो पता लगा कि ये तो करवाने वाला राष्ट्रपति खुद है, उसका हाथ तो उसकी नॉलेज में हुआ था करके। ये इसका रिजल्ट निकला कि अमेरिकन राष्ट्रपति को रिजाइन करना पड़ेगा। सो द एंटायर वाटर गेट इज़ नथिंग बट अ बॉस्ड अप बगिंग ऑपरेशन, स्नूपिंग ऑपरेशन। इतना छोटा सा काम ये लोग नहीं कर पाए। मैं बहुत बार बोला, मैंने अमेरिका में क्या लोगों को बोला, मैंने हमारे पास भेजते ट्रेनिंग के लिए, हम सिखाते तुम्हें स्नूपिंग कैसे होती है। इसके धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर इस बात के। अरे बहुत दूर की चीज़ है, हिंदुस्तान तो इसमें हमारी महारत हासिल है हमारी बहुत। इस पर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मुझे पता नहीं है ये निक्सन की फ़ोटो, निक्सन को क्यों पंडित जी में इंटरेस्ट है, मुझे ये रिसर्च करने वाला इशू है। तो अब ये फाइलें जब खोल कर देखी तो हैरान हो गए साहब, ये तो IB की फाइल भी नहीं है अभी। तो IB ये कहने पे जासूसी हो रही है कैलकाटा के लेवल पे, और कैलकाटा के लेवल पे इतनी ज़बरदस्त। और ये भी कचरा हमारे हाथ लगा है, असली माल तो इन्होंने जला दिया होगा या पर छुपा कर रखा होगा दिल्ली में कहीं पे। इतना ज़बरदस्त, मतलब उस ज़माने के अगर आप 1947-50s के MI5 के MI6 के रिकॉर्ड उठा देंगे या CIA के, उसके बराबर में टक्कर से लोग दे रहे हैं। इवन अमेरिकन CIA के रिकॉर्ड्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो वो मिस्टेक्स भी नहीं है। इतना सुंदर फॉन्ट बनू के बिल्कुल, ये बड़ा नीट एंड क्लीन काम इन लोगों ने करा, किसी को पता नहीं लगा। दैट्स ए गुड थिंग। वो निक्सन कितना नाम बदनाम है, ट्रिकी डिक फ्लांट धमकाना, पकड़ेगा, एक उनसे बंग लगा लोगों से। यहाँ हमारा काम चलता है 30-40 साल, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। Would you please let me know if there's anything adverse on record in your office regarding the undermentioned person who has applied for passport facilities to proceed to UK, France, Switzerland? मैं नेताजी का नेफ्यू, जो एक फ्रीडम फाइटर रह चुका है, वकील है, वो बेचारा बाहर जाने में इच्छुक है, आपने उसका रिकॉर्ड में टैग करना शुरू कर दिया आप लोग। वो भी कहाँ, गांधी जी का देश। अब तो आज़ाद हो चुका है, भारत आज़ाद हो चुका है इस टाइम पे 48 में। अब तो डंके बज रहे हैं हिंसा के और नॉन वायलेंस के पूरी दुनिया में। और मुझे टीवी में आगे लोग बोलते, कुछ पता नहीं किन्होंने उनको हिस्टोरियन बना दिया, कहते ये तो किसी छोटे मोटे अफसर ने कर दिया होगा ऐसे ही। अरे आपको लगता है किसी छोटे मोटे अफसर में इतनी हिम्मत होगी कि सुभाष बोस की फैमिली पे जासूसी करेगा बिना गवर्नमेंट को अपने टॉप के लेवल को बताए हुए? और रिकॉर्ड जासूसी करके किसको बता रहे हैं? RN काओ कौन था? ये छोटा मोटा अफसर था क्या? तो रॉक अजीब बात है मना था। तो जितने टॉप के, हुजा का नाम आ रहा है, हुजा बिकेम द IB चीफ इन 1960s। आप सुभाष बोस की फैमिली पे जासूसी करोगे और वो करके इन्फॉर्म कर रहे हो टॉप लेवल के लोगों को दिल्ली में, इसका मतलब क्या? एक और डाटा हमको बीच में लगा था हाथ में, कि जब पता लगा कि जब अमेरिका ने बिन लादेन को पकड़ने के लिए, असामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एक बिन लादेन यूनिट बनाई थी CIA में, बिन लादेन यूनिट कहते हैं उसको, उसमें 40 अफसर लगाए गए थे। तो फैमिली जब ये पूरा भमाल मचा तो उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया, तो पता लगा कि कम से कम कलकत्ता शहर में ही उन्होंने फैमिली को 14 बंदे छोड़ रखे थे उन्होंने। पैसा कहाँ से लाया इतना ये लोग कांग्रेसी? ये तो लग रहा है इनका आधा बजट इन लोगों ने इस पर लगा रखा था, इसको पकड़ने में। पैसा किधर से आया? ऐसे तो बहुत तुम रोते हो पैसा नहीं हमारे पास में, बड़ा गरीब देश है। ये पैसा कहाँ से आया जासूसी करने? कौन तुम्हें फंडिंग तुम्हें कर रहा था बैठ करके कि तुम्हारा सारे इंटेलिजेंस के लोग पीछे पड़े हैं उसको पकड़ने के लिए? और दूसरी बात, पहली बात तो ये कि ये जो जासूस, क्योंकि वो मीडिया में रिप्रेजेंट ऐसा हो गया कि मेरे हाथ में 2 फाइल लगी थी। बाद में पता चला, मालूम तो पहले से था, जासूसी सिर्फ सुभाष बोस की फैमिली की नहीं हुई थी,
और सिर्फ कलकत्ता में नहीं हुई थी, बंगाल में नहीं हुई थी। जासूसी हर एक उस इंसान की वही जिसका सुभाष बोस से कोई लिंक था दूर दूर तक का, और पूरे इंडिया में हुई थी। इट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड इन बंगाल, बंगाल का नहीं है, और ये नेताजी फैमिली का चक्कर नहीं। जैसे ये मिस्टर एच एम त्रिवेदी हैं, ये गुजराती में जर्नलिस्ट थे, नेताजी की किताब उस पर किताब लिखने के इच्छुक थे। ये इसका रिकॉर्ड बना दिया लोगों ने। ये बॉम्बे मिरर में खबर निकल के आ रही वहाँ से कि नॉट जस्ट बोस, बॉम्बे टू, किसी को नहीं छोड़ा लोगों ने, सबको लपेट दिया लोगों ने वहाँ सब रिकॉर्ड बना करके। कांग्रेस स्पाइड ऑन नेताजी इन सोशलिस्ट मैनिफेस्टो, ट्राई टू रिग बंगाल इलेक्शन। जो काम आजकल के ज़माने में हम समझते हैं कि कुछ पार्टियां करती हैं, ये लोग ऑलरेडी उसके गुरु बन चुके थे उस ज़माने में। अब आपको समझ में आएगा ये घटना क्यों घटी हिंदुस्तान में। मतलब ये एडवर्ड स्नोडेन के बारे में पूरा बवाल मचा था कि इसने अमेरिकन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट निकाल के दुनिया भर में की एक्सपोज कर दी कि अमेरिकन गवर्नमेंट सर्वेलेंस करती है। हमारी कौन सी गवर्नमेंट वो गांधी जी के भजन गाती है। तो उस टाइम पे दुनिया भर में इसको गाली पड़ी अमेरिकन को कि साहब आप तो जूमिंग करवाते हो। इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री विच बैक सर्वेलेंस। बिल्कुल, हम तो खुद करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं, वो दूंगा तो लाइन लग जाएगी। आपके ज्ञानी जैल सिंह साहब का जब वो राष्ट्रपति थे देश के, और वो अपने पहले वो गृह मंत्री थे, तो उनको पता भैया क्या चीज़ें क्या होती हैं। वो तो और चीज़ें छोड़ो, वो तो राष्ट्रपति भवन को नहीं छोड़ते। हम लोग तो अपना राष्ट्रपति नहीं छोड़ा हम लोगों ने, तो आप स्नूपिंग की इतनी गंदी हमको लत पड़ चुकी है हिंदुस्तानियों को। ये अपने ज़ियाउल हक साहब आए यहाँ पर हिंदुस्तान में एक दिन के लिए, तो बड़ी वेरी वेल नोन कहानी, किसी पकड़ो पराठे फॉरेन सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी बता देगा आपको इस बात को। हमने तो सुनी है बहुत लोगों से कि ज़ियाउल हक को बात कर रहे थे, तो जैल सिंह ने कहा कि जनरल साहब दीवारों के भी कान होते हैं। वो समझ गया, कह रहा बाहर चलो, यहाँ बात नहीं करना कमरे के अंदर। कि जिस कंट्री में अपना राष्ट्रपति नहीं छोड़े आप लोग, 2 इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के, जिन पर स्नूपिंग की कोशिश की गई थी इस देश में। तो हम लोग की भारत है इस चीज़ में, हमारी एक्सपर्टीज़ है जासूसी करना है लोगों पे, टैप करना, स्नूपिंग करवाना, फ़ोन टैप करना, ये तो एक्सपर्ट है हमारा काम। हम इसलिए बैक किया उसको पब्लिकली। गांधी जी का चलता आ रहा, टाइम से चलता आ रहा है ये। तो इसको समझते क्या आप इस चीज़ को आप लोग। एक वो थे अपने कांग्रेस के लीडर के.एम. मुंशी, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन बनाया था। तो ये स्नूपिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपको बताता हूँ आपको मैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो के.एम. मुंशी वो भारतीय विद्या भवन जिनके नाम से जिन्होंने बनाए थे, तो उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया। उनको पता नहीं कि बाद में जाके इसका क्या मतलब निकलेगा, लेकिन उन्होंने खुद ही लिख दिया अपनी किताब में 60 के दशक में, जब सुभाष बोस को लोग बहुत उल्टे से बोला करते थे। तो उसने लिखा कि साहब हम तो, मैं जब बॉम्बे गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, उस टाइम पे सेंट्रल IB ब्रिटिश के टाइम की, वो मेरे को यूज़ करके गांधी जी को खबरें दिखाया करती थी। और मैंने सुभाष बोस के बारे में कि सुभाष बोस से कोई जैपनीज़ मिलने आए थे, विच यू वर टेलिंग मी अबाउट, उसने वो एग्जैक्टली उसके कि जैपनीज़ एंड अदर्स वर मीटिंग सुभाष बोस, वो इन्फॉर्मेशन हमने IB की रिपोर्ट गांधी जी को दिखाई। गांधी जी भी देख लिया। गांधी जी ने सुभाष बोस को नहीं बताया कि तेरे बारे में रिपोर्टें, तेरी स्नूपिंग हो रही है, मेरे को रिपोर्टें दिखाई जा रही हैं। मैंने ढूंढा भैया गांधी कलेक्टेड बुक्स में कहीं गांधी जी ने एडमिट करा है, एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ में कहीं कोई ना जिक्र नहीं। तो ये स्नूपिंग करने की जो आदत है, जो लत पड़ गई है हमारे को अंदर से, जिसके हम एक्सपर्ट हैं। ये अमेरिकन तो कच्चा काम करते हैं, पकड़े गए 1 मिनट के अंदर, हमारे पकड़े नहीं जाते। करते भी हैं, ऊपर से डिक्लेयर कर दी कि मैं चाचा हूँ, वो महात्मा हो गया, ये चाचा हो गया, काम सारे हमारे उड़गम फड़गम हो रहे। मैंने वहाँ गया था अमेरिका में, तो मुझे वो ट्रम्प का नाम चल रहा कि ये प्ले बॉय। मैंने कहा हमारे कंट्री में प्ले बॉय नहीं है क्या? तुमको पहले पैदा हुआ है प्ले बॉयश करने के लिए क्या? या तो एक मतलब लेडीज़ बैठी, मतलब बताना शुरू कर दूंगा आपको, तो हैरान हो जाएगा सुन करके आपका अकम्पलिश्ड। मतलब तो इट इज़ एक्चुअली नॉट स्नूपिंग, स्नूपिंग है ही नहीं है। दुनिया कह रही है कि स्नोडेन ने बड़ा ये काम कर दिया, ये कह रहा स्नूपिंग ही नहीं है। ऑफकोर्स हमारे स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं हिंदुस्तान के। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ये वेरी सीक्रेट सिक्योरिटी सेंट्रल ऑफिस, प्रिटोरिया स्ट्रीट, कैलकाटा, 10 अक्टूबर 1949। द सीक्रेसी ऑफ दिस इंटरसेप्शन में काइंडली बी मेंटेन्ड। कोई सर्टन पृथ्वीलाल सब्बा, इसका इन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया इन्होंने। अब ये सब्बा क्या चीज़ है? सब्बा जो था ना, इसका बेचारे कसूर ये था, इसने सुभाष बोस के भाई को चिट्ठी लिखी 1949 में कि इस नेताजी अलाइव, सुभाष बोस जिंदा है क्या? ये पकड़ में आ गया इनकी। द प्रॉब्लम इज कि सब्बा वाज बेसिकली ए क्लास 9 स्टूडेंट, बच्चा था वो। ये बच्चे को भी इन लोगों ने छोड़ा, बच्चे को नहीं छोड़ा, लड़कियों को नहीं छोड़ा, और एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब इनडिस्क्रिमिनेट स्नूपिंग चल रही थी। A thorough inquiry has been made by the writer of the letter. His name is Prithvilal Sabba. He is about 15 years. He is the student of class
9th of the school in Darjeeling. It is learned from the headmaster of the government higher secondary school Darjeeling that the attendance of the boy in school is irregular. He is not in the good notion of the schoolmasters for his desperate character. There is nothing against him politically or otherwise. 9वीं का बच्चा है तो nothing against him politically otherwise. A secret copy forwarded for information to श्री पी के बसु, डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच के उसको बैठ के बच्चों की रिपोर्टें बना के दे रहे हैं। और ये कचरा हाथ लगा है हमारे हाथ में। अभी तो जो हमारे को सुनने को चीज़ें मिल रही हैं, पता नहीं क्या क्या माल निकलेगा अंदर से अगर इन्होंने छोड़ा कुछ माल मता। तो ये बेचारा वो था सबा शरीफ आदमी बेचारा, बिल्कुल इसमें कोई बुढ़ापे की फ़ोटो है इसकी। देखिए, दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशन गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ती है, ना मुर्दों के पीछे भागती है। वो भूत पिशाच पकड़ने के लिए लोग नहीं जाते ये लोग। तो ये कॉमन सेंस की बात है। ये लोग उसी चीज़ के पीछे जाते हैं जिस पे उनको प्रेजेंट या फ्यूचर थ्रेट हो सकती है। नेताजी की फैमिली का कोई आदमी जो बेचारा वकील है, कलकत्ता में डॉक्टर, उसको क्या थ्रेट कर रहे हैं उनको? तो बेसिकली दे वर आफ्टर नेताजी, दे वर नॉट आफ्टर देयर सुभाष बोस फैमिली और दीज पीपल सिटिंग इन पंजाब और बॉम्बे व्हाट नॉट। नो, they were looking for the real person. So if you go through the file, you can easily connect the dots. और इनफैक्ट ये डॉट सब ने कनेक्ट कर दिए। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। A casual agent reports that on 14 July 1955 that one Cecil Kumar Bose, who is Netaji's nephew, communicated with Emily Schenkel in Vienna, Austria. सुभाष बोस का भतीजा अपनी आंटी को चिट्ठी लिखता है सुभाष बोस की वाइफ को, ये उन्होंने पकड़ ली। आप मुझे बताइए एक बात, सपोज खबर आती है कल को टाइम्स ऑफ इंडिया में, अज्यूम करो कि कस्तूरबा गांधी जिंदा थी सन 55 तक, कस्तूरबा की डेथ नहीं हुई थी, अज्यूम कीजिए फॉर आर्गुमेंट से, और खबर आती है मार्केट में निकल की कस्तूरबा गांधी के रिपोर्ट, उनके लेटर्स उनके भतीजों के साथ में गुजरात इंटेलिजेंस ब्रांच इंटरसेप्ट कर रहा था और वो फाइल में रख रहा था। क्या होगा? पार्लियामेंट चलने देंगे लोग क्या 4 दिन तक कम से कम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके घर के लेटर पढ़ने की, उनकी फैमिली को इंटरसेप्ट करने की? तरह से शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये करने का तरीका लड़कियों को नहीं छोड़ा, उनकी जो भतीजियों के सारे लेटर लोगों ने पकड़ लिए लोगों। और सबसे बड़ी बात है कि 55 में वुड यू डिस्क्राइब एमिली शेंकल एंड नेताजी's wife or widow? She is his widow. Would you describe Mrs. Sonia Gandhi today as Rajiv Gandhi's widow? Wife? No. She's unfortunately his widow because Rajiv Gandhi is no more. तो ये इसके रिपोर्ट के नीचे जाके क्या लिख रहे हैं ये लोग? ये दिस इज द कमेंट बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर। द एड्रेसी इज एविडेंटली द एलिज्ड वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र बोस। तो मीडिया के लोगों ने जिस आदमी ने इस केस की स्टडी की है, जिसने डॉक्यूमेंट देखे, उसने एक ही डिडक्शन निकाला, दिस इज इंडिया टुडे। मैं कोई भी आपको इधर का अखबार नहीं दिखा रहा, सारे आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ पेपर दिखा रहा हूँ जिनका कोई ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी से कोई दुश्मनी है या कुछ नहीं। देर ऑल स्टैंडर्ड न्यूज़ पेपर्स रिटन बाय पीपल हु आर थॉरो प्रोफेशनल्स। कांग्रेस वॉज स्केयर्ड ऑफ बोसेस रिटर्न। तो मरने के बाद रिटर्न, या तो मरा नहीं है, रिटर्न कहाँ से करेगा वो? ममता बनर्जी ने अच्छा काम कर दिया। ममता जी ने जो फाइल पब्लिक करी, इनफैक्ट उसका जो कमिश्नर पुलिस था, ही यूज्ड टू बी सर्व इन रॉ अर्लियर, आजकल वो आपके डीजीपी है कलकत्ता बंगाल पुलिस के। उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस फाइल इज अलाइव, अदरवाइज वाई दे चेसिंग हिम? बिकॉज दे आर नॉट चेसिंग द फैमिली, उनकी कोई औकात नहीं है, वो एक्चुअल पर्सन के चक्कर में उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे। फैमिली के सब लोगों ने ये बात को एडमिट करा। चित्रा घोष, सुभाष बोस की niece, Nehru knew that the plane crash was a hoax and he feared that Netaji was confabulating with his family from abroad. Dr. D.N. Bose, Netaji's nephew, I am surprised to find that police continued to snoop on the Bose family till 71. In fact, one nephew said till 83-84. This makes me believe that government wasn't sure about Netaji's whereabouts till then. और ये अपने उनके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आजकल मिनिस्टर हैं अपने फॉरेन अफेयर्स के, इनका स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट वाज नॉट श्योर वेदर द बोस वाज डेड एंड थॉट दैट ही वर अलाइव, he would be in some form of communication with his family in Calcutta. Now what is worse, unfortunately when this happened, कि कागज़ निकाल के हमने टुडे को पकड़ा दिया, उसी टाइम पे घटना और घटी कि लंदन में कुछ फाइल निकली बाहर और वहाँ हमारे हथे चढ़ गया ये एक और कागज़, एक या दो कागज़ पड़े। उसमें देखिए पता लगा कि जो लार्जर इशू है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो स्कैंडल है अब तक का, वो लोगों को नहीं पता, वो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। कि किस ट्रांसफ़र पावर जो हैंकी पैंकी हुई थी उनके पीछे, वो किसी को नहीं पता आज तक। तो उसमें से इस इंडिकेशन निकलने शुरू हो गए अब। उसमें से इंडिकेशन ये निकला कि ये जो ऊपर टॉप पे लिखा है सीक्रेट SLO न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ SLO? सिक्योरिटी लियाज़न ऑफिसर। कि कोई पुराना इंटेलिजेंस का आदमी उसको दिल्ली में बैठाएंगे और हमारे IB का चीफ उसको सलूट मारेगा सुबह शाम जा करके। ये है आपकी सॉवरेनिटी, ये आपकी इज्जत। और ये SLO शायद 68-69 तक हिंदुस्तान में बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर। तो SLO मतलब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, गांधी जी का देश भारत आज़ाद हो गया, सबसे दुनिया के सबसे डेमोक्रेटिक जो है लोग, उनका डंका बज रहा है देश में, लेकिन SLO साहब को आपने बिठा दिया दिल्ली के अंदर, एक किसी को बताया नहीं।
मैंने तो देखा किसी गांधी कलेक्टेड वर्क्स में इसका जिक्र कहीं जिक्र नहीं है कोई की तरफ, किसी को मालूम नहीं एसएलओ चीज़ क्या, एसएलओ का अभी डीक्लासिफाइड नाम की साहब एसएलओ भी वहाँ करता था, एसएलओ साहब को यहाँ बैठा। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे कि जो जासूसी सुभाष बोस की फैमिली पे जो भी वो कर रहे थे, वहाँ से जासूसी करो, उठा करके अपने मालिकों को दिखाओ लंदन में। तो ये यहाँ से जो स्नूपिंग जो कर रहे थे ये लोग फॉर एग्जांपल, और जैसे ये लंदन से निकल के आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6/10/47 सीक्रेट, dear Mr. Bond was the SLO, the first SLO in India. The attached is a letter dated 9/8/47 from AC Nambiar with Subhash Bose, and he written to Omiyanath Bose, which is Netaji's nephew, Netaji's family house, home, and the letter was seen during secret censorship and was passed on. मतलब भारत आज़ाद हो चुका है और गांधी जी के देश में सीक्रेट सेंसरशिप लगी सुभाष बोस के घर में, and it was seen during the censorship and was passed on, and we should be grateful for your comments on the letter, as if he's inquiring about his uncle's marriage. Why should you be grateful, boss? तो ये यहाँ से निकाल के, और ये एस बाला शेट्टी का नाम और जगह भी आ रहा है, ये आदमी सुभाष बोस के केस का वो था, इंचार्ज था, इसके और भी रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं, पर ये रिकॉर्ड लंदन से निकल के आया कि यहाँ पे जासूसी करो, अपने लोगों के ऊपर उठा करके इन्फॉर्मेशन अपने जो तुम्हारे मास्टर थे, मास्टर्स को दो जा करके लंदन में। सारे मीडिया ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात क्लियरली निकाल दी, और ये देश से गद्दारी है। आई बी शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन बोस स्कैन विद MI5, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे स्टोरी आई थी, डॉक्यूमेंट रिवील दैट नेहरू गवर्नमेंट शेयर इन्फॉर्मेशन नेताजी विद MI5, कांग्रेस एफर्ट टू शील्ड नेहरूज ओल्ड फॉल्स फ्लैट। लेकिन बीजेपी का एक आदमी नहीं बोला इस केस के ऊपर। इनकी जगह पे अगर कांग्रेस के लोग होते, इनको दौड़ा के ना मारा तो ना रख के इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा कांड हो गया, एक भी बीजेपी का और संघ का आदमी, दुनिया भर की बातें में इनसे बताएं, कभी फतवे इशू करवाओ, कभी कुछ करो, हर चीज़ पे इनके कनेक्ट आते हैं। एक आदमी चूनी क्या जब ये इशू निकाल के हमें मुंह पे देखे मारा, तो मैं प्लेटर पर रख के दिया तुम्हारे को हाथ में कि ये कांग्रेसियों को काटने के लिए जा रहा है, हवा में उड़े हुए बैठ करके बनाया मनाया तो मसाला दिया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इनके जनसंघियों के मुंह पे घंटी बांध दी कि तुमने गांधी को मरवाया था, जहां जाता तुम्हारी घंटी बची कि तुमने उनको मरवाया था। मैं तुम्हें घंटी दे रहा हूं उल्टी इनकी बांधने के लिए, अपने लिए करो, अपनी जान के लिए करो, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। आप लोग समझते हैं कि साहब बीजेपी फेवर में, इसलिए बोल रहा हूँ बीजेपी फेवर में कि कांग्रेस की पार्टी पावर में आ गई तो मेरी गुद्दी न बेगी अब की बार। अगर राहुल बाबा बन गया प्रधानमंत्री तो मुझे कौन बचाएगा? अपनी जान बचाने के लिए मैं ये जब बोल रहा हूँ IIT सब में कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, भाई अपनी जान फंसेगी। अब तो इतना बड़ा केस निकाल के टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पर डाल दिया कि ये जासूसी करके इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे थे फॉरेन अंग्रेजों को, जिनको सुबह शाम गाली देते हैं। गद्दारी है, ना कोई कमीशन, ना कोई इंक्वायरी, ना कुछ। चुप, एक बंदा जनसंघ की चुप नहीं करा। बेकार की बात है। मैं दुनिया भर के ये वैलेंटाइन डे पे अपने ही वोट काटे जा रहे हैं बैठ करके, लड़कियों का थप्पड़ मारने सबसे आगे। कुछ ग्रो करो यार, पावर में आ गए। अब ये दिस इज द फैजाबाद एंगल इज वेरी इंट्रिगिंग। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू इवन कनेक्ट द डॉट्स, बट आई इमेजिन सम ऑफ यू हैव रेड माय बुक्स, सो यू प्रोबब्ली विल अंडरस्टैंड मोर। पहली बात, ये आदमी फैजाबाद का नहीं था। द फैजाबाद इज हैपेंस टू बी द लास्ट प्लेस ही वाज इन, तो जनरली हम बोलते हैं फैजाबाद का बाबा। अदरवाइज ही वाज इन लखनऊ, ही वाज इन निमिषारण्य, दिस इज निमिषारण्य, ही वाज इन बस्ती। बड़ा अजीब किस्म का आदमी था, शक्ल किसी को दिखाता था नहीं अपनी। चुपचाप से 55 के आसपास कहीं से वो आया एकदम से। बाहर निकलेगा नहीं, निकलेंगे तो मुंह ढक लेंगे अपना। आप कमरे में जाएंगे तो अपना मुंह ढक लेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं कुछ, आपको लिख के कुछ नहीं देंगे, आपको स्लेट पे लिख के देंगे, हाथ पीछे खींच लेंगे। तो दिस पर्सन इज नॉट देयर। कोई मूवमेंट होगी तो रात को होगी, रात को भी निकलेगा घर से तो पूरा मुंह ढका होगा। लेकिन कभी कभी लोगों को शक हो जाए कि किसने शक्ल सुन ली, किसी ने आवाज़ सुन ली, बड़ी भारी आवाज़ है, कभी दिखा तो अंग्रेजी में बात कर रहा है, किसने शक्ल देख ली, साहब तो शक्ल तो बड़ी बिछानी लग रही है, बड़ा गोरा चट्टा सा आदमी है, लंबा चौड़ा सा कोई। तो वो लोगों को शक, जैसे ही लोगों को शक हो उसने वो जगह छोड़ देनी है। तो ऐसे करते 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 वो कभी लखनऊ में था, लखनऊ से भाग के वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। बहुत, तो ये जैसे निमिषारण्य में इस मंदिर के पास यहाँ ऊपर इस जगह पे रहा हो काफ़ी दिन तक। ही स्टेड इन दिस हाउस इन बस्ती फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड दीज आर द बैक ऑफ द बियॉन्ड। दीज आर बहुत दूर दूर के इलाके हैं, कोई जहाँ अभी आप जाओगे तो सुनसान इलाके हैं वो लोग। 60s 50s में कौन जानता था इन इलाकों को, बिल्कुल। ही स्टेड इन दिस प्लेस इन अयोध्या, वन ऑफ द मैनी, 4-5 जगह में से एक जगह यहाँ ठहरे थे। आखिर में ये राम भवन नाम की कोठी है फैजाबाद के वहाँ सिविल लाइन्स एरिया में, वहाँ पर आकर के वो रहे 2 साल के लिए। यहाँ नहीं रहे, इसके पीछे में एक शैंटी है, यहाँ पे जैसे मेरा फ्रेंड चंद्रचूर यहाँ खड़ा हुआ है, आप वो यहाँ बैठे होते थे, बाहर आने वाले बाहर खड़े थे, बीच में कर्टन हुआ करता था,
वो कर्टन से। इनफैक्ट 1980 के बाद में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ज़्यादा, उनके टांग टूट गई थी तो शायद उनकी मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो थोड़ा ज़्यादा बोलना, तो घंटों घंटों बात करते हैं, लेकिन दे बी सिलेक्टेड, वेरी सिलेक्टेड पीपल, जिनको बहुत ज़बरदस्त, उनको मतलब काफ़ी लंबी वेट के बाद में काफ़ी वेटिंग करवा के वो लोग सोर्सेस क्या है जो आप बता रहे हैं कि मतलब जो आप ये जो किस्सा बता रहे हैं आप, इसके सोर्सेस हैं, इसके सोर्सेज मीडिया में, इसके आई विटनेस अकाउंट है, रिटर्न अकाउंट, सब कुछ है, तो एवरीथिंग इज सोर्स्ड। आई विल नेवर से एनीथिंग विदाउट सोर्स। अगर मैं खुला होकर कांग्रेस को गाली दूंगा आईआईटीज में, तो मेरी जान भी तो खतरे में ना फिर। Yes, multiple sources में। तो I will tell you, suppose if I make a point, you can ask him point question कि for this particular information, what is the source? That source may be a person who's reliable. It may be a written paper. So I will come to that thing. So there is a source. Everything is on the basis of some source. You tell me something. If I think you are a credible person, that to me that's a good information, because I know you will not tell me a lie. So court may not take it. It may be a hearsay, but I'm a journalist. I'm not. मेरा याद से कुछ अलग होगा. So for everything there's a source. And there's nothing controversial what I've just said. This is a known thing. He used to sit here. I've said nothing. When he passed away in 85, it is only then the story came into light, and nobody was aware of this man's existence actually. They cremated him in a place called, this is cantonment का area पूरा, तो इलाका बिना परमिशन के बॉडी को फूंक दिया उन्होंने। गुप्तार घाट ये जगह है। गुप्तार घाट इज अ प्लेस वेयर एक्चुअली लॉर्ड राम हैड टेकन जल समाधि, तो इट्स अ होली प्लेस, एंड ये भगवान राम का मंदिर है वहाँ पे, क्योंकि भगवान राम आखिरी बार यहीं देखे गए थे। वो जल समाधि कहते हैं भगवान राम ने ले ली थी, तो यहीं पे उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे इस जगह में उन्होंने ये बनाया। जब वो डेथ हुआ उसके बाद बवाल मचा, लोगों ने कमरा खोल के देखा, पुलिस आई, और ये उस ज़माने के लोकल पेपर्स में निकल के आना शुरू हुआ कि साहब वो सुभाष बोस का सामान निकल रहा है, घड़ी निकल रही है, चश्मे निकल रहे हैं, इस वजह से लोगों को। तो ये दिस फॉर द फर्स्ट टाइम गुमनामी बाबा बिगेन मेकिंग न्यूज़ इज़ आफ्टर ही वॉज नो मोर। फिर वहाँ पे एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है। पहली इंक्वायरी जो हुई है वो उसमें एक नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका एक पेपर था, तुषार कांति घोष उसके एडिटर थे जनरल, जो कलकत्ता में थे, तो ही वॉज वेरी नोन जर्नलिस्ट। तो उन्होंने लोकल बंदों को लिया वहाँ पे, तो उनका रोल डायरेक्टली नहीं था, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एक सैयद कौसर हुसैन जो उनके न्यू एडिटर थे, ही इज़ नो मोर, निर्बल निवेदन, ही इज़ ऑल्सो नो मोर, एंड वीएन अरोड़ा जी इज स्टिल अराउंड। तो एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन और एक हिंदू ने मिलकर इंक्वायरी करी इस पूरे केस की। इसमें से निर्बल निवेदन वॉज ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली, ही वॉज ए नोन जर्नलिस्ट, एंड इनफैक्ट उसने नागालैंड पर अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी। और अगर ये इसके इंक्वायरी करने के एकदम बाद उस पर ट्रक चढ़ गया निवेदन के ऊपर, और मर गया वो। अगर वो मरता नहीं, लोग कहते हैं मार दिया गया उसको, अगर मुझे नहीं मालूम तो, लेकिन वो अगर वो मरता नहीं तो आज वो टॉप जर्नलिस्ट में से एक होता, बिकॉज ही वॉज शेखर गुप्ता's कंटेम्प्रेरी, दे वर ऑल टॉप लेवल पीपल इन दोज डेज। एनीहाउ, तो कई कौसर हुसैन, निर्बल निवेदन, अरोड़ा जी ने इंक्वायरी करी कि जो कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि सारा का सारा बीजेपी का प्लॉट है, इसमें बीजेपी नहीं भैया, बिल्कुल नॉर्मल केस है, इसमें सब लोगों ने मदद करी इस केस को निकालने में। इन्होंने एक डिडक्शन निकाला कि ये आदमी सुभाष बोस था, उनके पास में डाटा नहीं था, उन्होंने उनके कागज़ पत्र देखे, उनका सामान देखा, लोगों से बातचीत की, जो लोग जिंदा थे उनसे बातचीत करके, क्योंकि वो उसमें बहुत लोग मर चुके हैं। इनका डिडक्शन ये निकला। जब ये डिडक्शन निकाला गया तो नेताजी की नीस और एक नेफ्यू वहाँ पर आए। नेफ्यू तो कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि सुभाष बोस की फैमिली में ऑर्डर था कि शरद बोस, सुरेश बोस, और सुरेश बोस किंचित तिरुमला किंचित सुभाष। तो तिरुमला वॉज इन गोरखपुर, बट शी हैड डाइड लॉन्ग अगो। तो तिरुमला का लड़का आया और यहाँ सुरेश बोस की लड़की आई, इन्होंने आके सामान को देखा, और इन्होंने देख के फिर ये कम से कम ललिता बोस ने तो ये हिंदी में लिखा है, इफ़ यू कांट रीड, ललिता बोस थिंक्स दैट बाबा was सुभाष बोस। शी टोल्ड पीपल, आई नो पीपल वेरी वेल पर्सनली, आई हैव नोन देम फॉर ईयर्स, this is my uncle, and she identified the stuff, this is my uncle, this is my grandfather, this is my father's, whatnot, she identified those stuff. Then she wanted to have an inquiry done in this matter. उसने कोशिश की बहुत, तो दिखाई देता था कि प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। इनफैक्ट उसको वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर टोल्ड हर दैट इट इज़ बियॉन्ड माई रिमिट, दिल्ली हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट, समथिंग और दी अदर। तब इसने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अपना, और ये इशू को इसने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया बहुत जगह। जैसे ये 97 का है बेसिकली, press clipping from Hindustan Times. She said he was of the same age. Whoever Gumnami Baba was, he was born on the same day and time, 1907, 23rd of January and 12:15 p.m. He claimed that he was born the same age and same time. He was of same age, size. He was 5'10" approximately, more or less. I can tell you voice, क्योंकि लोगों ने बोला, जो INA के लोग थे उन्होंने कहा कि आवाज़ सेम थी, तो that is you can also add that thing. And the color of Subhash was very fair. Subhash Bose's family, some people are very fair, some were not fair. So he was very fair. So Bhagwanji was a very fair person, whoever he was. He didn't have any hair on his chest, very little hair, which was true for Subhash Bose also. He had a cut mark here. Netaji had a surgery done to remove a stone. And
true for both, that they had the gap in the teeth. If you take a close look at Subhash Bose's pictures when he's smiling, you'll find that he has a gap in his teeth. So people were able to tell कि भगवान जी के दांतों में गैप था, जब उनके दांत थे उस टाइम पे 60s के स्टार्टिंग में दांतों में गैप था. Of course, they all said he looked like Subhash, was exactly duplicate of the same person. Only thing he's become old, बाल खत्म हो गए थे बिल्कुल, सफ़ेद बाल हो गए तो हो, बाकी had need to put on weight. His accent was Bengali. In fact, those who are Bengalis here, at least one of them is here, he spoke in Calcasian Bangla accent. So whoever he was, he has कलकत्ता में रह चुका था जो भी था आदमी. कलकेशियन बांग्ला का एक्सेंट था, बिकॉज वहाँ बंगाली थे पैदा, तो उन्होंने कंफर्म किया कि कलकेशियन एक्सेंट में बोलते थे. हिज नोट्स ऑन बुक्स इन इंग्लिश एंड बंगाली लुक लाइक द राइटिंग ऑफ नेताजी. नाउ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट थिंग. इफ ललिता बोस हैड नॉट पास्ड अवे इन 1998, इफ शी हैड अपीयर्ड बिफोर जस्टिस मुखर्जी कमीशन एंड सेड द सेम थिंग ऑन रिकॉर्ड, believe me, if your handwriting, according to an expert, has matched with you, some handwriting, which is question handwriting, and one of your relatives, very close one, comes and says, this is my uncle, this is my father, this is my sister, whatever, as good as a DNA test report. I mean, this is the position. But unfortunately, she passed away, and she was not around when Mukherjee Commission began to function. And तब हुआ ये कि इन्होंने 86 में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगा दिया फॉर एन इंक्वायरी. एक रॉबिन मित्रा नाम के एक मशहूर वहाँ पे जज वकील थे, उनकी मेरे ख्याल से लड़की, छोटी लड़की, आई थिंक इज द डिप्टी अटॉर्नी जनरल, वट एवर द इक्वलेंट थिंग इन यूपी स्टेट, वो है वहाँ पे. तो रॉबिन मित्रा वेल नोन लॉयर हु इवेंचुअली पास्ट अवे इन कैलकाटा, सॉल्ट लेक में रहते थे वो. तो रॉबिन मित्रा उनके वकील थे. तो ललिता बोस ने वो केस ठोक दिया. कौसर हुसैन ने बहुत काम किया पीछे से, बिना उनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन कौसर हुसैन ना होता तो केस मारा जाता. तो इन्होंने वो हाई कोर्ट में केस करा, उन्होंने सारे फैक्ट उनके सामने रखे और बोला कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए. एंड देन दीज वर 1986, 87, यू नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी वर लिविंग इन दोज डेज. यहाँ दिल्ली में 5000 बंदे मार दिए, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई तो ये कौन इंक्वायरी करेगा. एक बड़ी अजीब घटना घटी. मुझे नहीं मालूम कितनी सच है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड बिकॉज दिस हैज़ कम टू माई नोटिस. 1986 के जनवरी फरवरी में जब ललिता बोस ने ये हाई कोर्ट में केस लगाया कि दिस शुड बी एन इंक्वायरी अबाउट दिस मैन, तब एक आदमी जिसका कोई राम जन्मभूमि केस से कुछ लेना देना नहीं था, ये बातें बाद में निकल के आ रही हैं, वो आदमी, लेकिन बारे में उसे कहा जाता है कि वो आदमी गवर्नमेंट ने सेटअप किया था. वो आदमी आकर के पिटिशन लगाया कि इलाहाबाद, वो जो आपका जो, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद साथ साथ में, कि वो जो राम जन्मभूमि जो कॉम्प्लेक्स है मस्जिद का और मंदिर का जो भी था उस टाइम पे, उसके दरवाजे खोल दिए जाए, और कोर्ट ने अलाउ कर दिया. तो आजकल वो बात खुल के बोली जाती है कि ये सारा का सारा गवर्नमेंट का प्लान था. मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टी किसी मंदिर के कपाट खुलवाएगी. उनके पीछे कोई कारण था करने का. तो कुछ लोगों का ये इंडिकेशन है, कुछ मानना है कि ये बेसिकली इस केस को दबाने के लिए उन्होंने ये केस खोल दिया. इट हैज़ नथिंग टू डू विद शाहबानो केस, इट इज़ टू डू कि ये केस बाहर निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक और नकली केस ठोक दिया ताकि ये केस दब जाए. और ये केस दब गया. पीपल फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ फैजाबाद यू थिंक ऑफ ओनली राम जन्मभूमि केस. और करते करते ये जाकर के 2013 में कोर्ट का ऑर्डर आया और कोर्ट ने एडमिट कर लिया कि इसमें कुछ ना कुछ इस केस में जान है. और उसने कहा कि ये सामान जो हमारे इंटरिम ऑर्डर में, क्योंकि 1986 में जो सैयद शगीर अहमद जज थे, उन्होंने ऑर्डर दिया इंटरिम ऑर्डर विद इन 1 डे कि सारा सामान उठा के सील करके उसको ट्रेजरी में रखा जाए. बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे वो जस्टिस अहमद. इन्होंने जस्टिस सिंह ने और दक्षित ने जो ऑर्डर दिया 2013 में, उन्होंने ऑर्डर देके बोला कि आप ये सामान ट्रेजरी में जो रखा गया हमारे ऑर्डर से, इसको उठा के किसी म्यूजियम में रखा जाए. अब वो म्यूजियम में ख्याल से राम कथा संग्रहालय है जो अयोध्या में, जहाँ भगवान राम के बारे में चीज़ रखी गई है. तो सोचने की बात है कि ऐसे कौन सी महात्मा आगे गमई में बाबा उसका सामान तुम रखो भगवान राम के मंदिर म्यूजियम में. तो ये सामान रखे और उसने बोला कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए. तो इन्होंने कहा कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया 2013 में. तो इट शुड बी क्लियर टू एनी बॉडी विद रीजनेबल बेंट ऑफ माइंड कि द हाई कोर्ट इज सेइंग कि देयर शुड बी एन इंक्वायरी, देयर इज समथिंग इन इट, इजंट इट. तो उसके बाद कुछ लेकिन प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट मान नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों ने लॉबी की. तो कुछ सुभाष बोस की फैमिली के कुछ लोग हमको सपोर्ट करते हैं. कमाल की बात है, आपको मैंने दिखाया था पीछे की फैमिली के लोग बोलते हैं कि नेताजी भी जासूसी हुई थी और 70 तक हुई थी, 71 तक हुई थी. लेकिन जो लोग पब्लिकली ये बोलते हैं कि सुभाष की जासूसी हुई थी, इसका मतलब ये जिंदा है, वो लोग फैजाबाद को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है. तो अजीब, कुछ फैमिली का भी अजीब सा हालत है. अभी आपको मैंने स्नूपिंग के बारे में दिखाया था कि स्नूपिंग फैमिली की हो रही, सुभाष बोस की हो रही थी. कमाल की बात है, आपको एग्जाम्पल सुना रहा हूँ कि मतलब चमचागिरी की हद जो उन्होंने क्रॉस कर दी है. वो शुकाता बोस, जिसका रोज टीम में नाम आता है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, बड़ी अंग्रेजी बोलता है. जब ये खबर निकल के आई इंडिया टुडे में कि साहब की स्नूपिंग हो रही थी फैमिली में, उसके बाप की भी हो रही थी, तो आप मानेंगे नहीं, वो और उसकी माता जी पहले कांग्रेस पार्टी की MP थी. इतनी बेशर्मी की हद है कि तुम्हारे खसम की जासूसी हुई है.
और 2 दिन बाद जाकर के अखबार है वहाँ पे आनंद बाजार पत्रिका कलकत्ता, वो भी कांग्रेस की अखबार है, तो उसमें जाकर लिख रही कि पंडित जी ने जासूसी नहीं करवाई होगी। अबे तुम कांग्रेस, तुम नेताजी के काम फैमिली के हो कि तुम पंडित जी की फैमिली के लोग हो? इतनी चमचा तुम्हारे चढ़ गई तुम्हारे खून में। मतलब पंडित जी को पहले क्लीन शीट उन्होंने दे दी उठा करके। अभी भी आपको कमेंट देख लीजिए, उसके कमेंटों में कि पंडित जी का नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ था, वो उसकी माँ कांग्रेस में थी, बाप उसका कांग्रेस में था, लेकिन उनका प्रोजेक्शन ऐसा है, ब्रांडिंग ऐसी होगी कि हम तो सब नेताजी की फैमिली, हम तो हार्वर्ड के आदमी हैं, तो हार्वर्ड का नाम सुन के आधी आधी आगे आज जनता ऐसी बात नहीं करती। तो दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर वेरी बैलेंस्ड एंड दे आर रियली सिंसियर टू नो व्हाट हैपेंड टू हिम। दे डोंट हैव एनी कि बिना सुने मना कर दें। हाँ, कुछ फैमिली के लोग मैं समझ सकता हूँ, कहते हैं हम लोग मान नहीं सकते कि नेताजी वहाँ पे थे, लेकिन सम आर ओपन माइंड। तो हम लोग जो हमारे फेवर में उनको साथ में लेके हम लोग गए, तो हम लोग गए वहाँ पे। चंद्रा की फर्स्ट कजन हमारे साथ में थी। तो Chandra has not opposed the inquiry. He has not joined us, but he has not opposed the inquiry. He said, I support the inquiry. So though हम वहाँ जाके Akhilesh Yadav gave us 75 minutes, so you can understand, I can't tell you exactly happened in the meeting, but if CM is sitting for 75 minutes, there has to be some reason behind it. So then we knew that the inquiry would be set up. There was some delay because of some other reasons, and in between the stuff which was found in 85 after this man had passed away, it was and then put in the treasury. From treasury it was taken to the for checking so that it can be placed in the रामकथा संग्रहालय। तो ये वहाँ से जैसे सुभाष बोस की माँ बाप की बहुत फोटोग्राफ मिली है। नो दिस इज टू बी कोई आदमी किसी के माँ बाप के फोटो क्यों रखेगा? एंड इट वाज नॉट कि दैट भगवंत जी वाज डिस्प्लेइंग इट एवरीवेयर। नो, इट वाज नॉट बीइंग डिस्प्लेड। तो ये बात लोगों को, मीडिया को समझ में आ गई कि बहुत मैं तो पहली बार नेताजी की माँ बाप की फोटो देखी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये फैमिली का फोटोग्राफ मिला, और वहाँ पे भी उनके सामान, चश्मा वश्मा, घड़ी वड़ी जो भी थी वहाँ पे करके, ये उनके सामान है कुछ उनका। स्मोकिंग, ही वाज नॉट अ बाबा इन दैट सन। बाबा ऐसे जैसे पाइप नहीं पीते, कम से कम बस्ती में तो नहीं पीते, कम से कम जहाँ का मैं हूँ। देखिए बस्ती जैसा इलाका जहाँ अभी भी कोई अगर बाबा वहाँ पे मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट किया, वहाँ पे उसने लिखा कि मैं बस्ती में सबसे बड़ा जो होटल है वहाँ का, इट इज़ वर्स्ट देन अ वेयर हाउस। उस बस्ती में अगर आज कोई बाबा बैठ के टाइम मैगजीन पढ़ेगा तो उस पर इंक्वायरी हो जाएगी। ये उस जमाने में टाइम मैगजीन पढ़ रहे हैं, रीडर डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, और आपके चार्ल्स डिकन्स के कलेक्शन पढ़ा पूरा का पूरा, पूरे वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ा, पूरे सारे वॉल्यूम, दुनिया भर की बंगला बुक्स पढ़ी। तो इसलिए क्या वो दिस मैन वाज कैरिंग एंटायर लाइब्रेरी विद हिम ऑफ ऑल बुक्स, काइंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बुक ऑन इन बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सम ऑफ द स्टफ बिलोंगिंग टू दैट बाबा। तो बुक्स ऑफ कोर्स विच इंटरेस्ट अस, बिकॉज इससे आप कुछ एविडेंस निकाल सकते हैं। वो तो सामान किसी लोगों ने भेजा, वो तो मुझे पता है, वो दैट कैन नॉट प्रूव एनीथिंग डायरेक्टली। तो इसमें था कि फिर उसमें इंक्वायरी कमीशन बन गई है, और ये कोई जस्टिस विष्णु शाह है जो एक फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ये इंक्वायरी करेंगे। पहले इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की इंक्वायरी की थी, तो ये इंक्वायरी कर रहे हैं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस इंक्वायरी, आई हैव डिपोज्ड बिफोर हिम ऑलरेडी। Well, this man, I'm just giving you some snippet about the Mami Baba, what kind of person he was. जैसे आपको मैं बोला कि बस्ती ऐसी जगह पे अगर कोई बाबा टाइम मैगजीन पढ़े, अपने आप में इंक्वायरी हो जाएगी आज के ज़माने में। अब ये जैसे ये एक सैम्पल है उनके बात करने के स्टाइल का, या उनके काइंड ऑफ इंसाइट इनटू हिज माइंडसेट। एक आदमी दुर्गा प्रसाद पांडे हु वाज रेटेड एज अ वेरी गुड, रेटेड हाई एज अ गुड विटनेस बिफोर मुखर्जी कमीशन। दुर्गा प्रसाद पांडे ने ये बोला कि मैंने भगवान जी को चिट्ठी लिखी, वो लेटर चिट्ठी मेरे ख्याल से मिल गई थी रिकॉर्ड्स पे। उसने चिट्ठी में लिखा कि उसने नाम नहीं दिया कहीं पे, उसने सिर्फ ये लिखा ग्रेट भगवान जी जय हिंद, एंड ही रोट इन ब्रोकन इंग्लिश एंड ही सेड कि दैट माय नेम इज दुर्गा प्रसाद पांडे, आई वाज नेम्ड एज सच बिकॉज माय पेरेंट्स वर डिसाइपल्स ऑफ दुर्गा। एंड देन he does not write Netaji's name anywhere, but he mentions everything. He said certain Mishra ji who lives close to your house, he died last week. On his deathbed he called me and he told me who you are, I want to come and meet you. Then he refers to Jai Hind, he refers to कि I have been in your search, I have been to Himalayas also, and you were a former ICS officer, that sort of thing. He doesn't mention his name, but he indicates कि Jwala Prasad Mishra has told me that you are Subhash Bose before he passed away. I want to come and meet you. Now Bhagwan ji gives the response to him. He dictates, and a letter is sent to Durga Prasad Pandey. It is not in Bhagwan ji's handwriting. This is what he dictates. It's part of that dictation. I'm a bona fide Dashnami sannyasi, and you will know that a man under the holy orders incurs death according to the civil laws. And a sannyasi is dead to his former life. It is in the keeping of Divine Mother Durga and Father Lord Shiva. In passing, you shall find cogent answers to all your hypotheses, queries, thoughts, both as expressed in your letter and which remain unexpressed in your heart. Pursue with your heart quite calmly, quietly, lovingly. Every word, phrase, sentence and their constructions are pointers for you. They're pregnant with possibilities. Seek and thou shall find. 4 बाबे आपके हिंदुस्तान में पैदा हो जाए ऐसे अंग्रेजी लिखने वाले, हमारा देश ही लंदन बन जाएगा।
जिस बाबा को अंग्रेजी आती है, कौन आश्रम नहीं खोलता लंदन अमेरिका जा करके? महेंद्र मशी भी वहीं गया उठ करके. तो this is not a sign of a standard Baba, as we know these Babas. I can tell you, being Hindi is my first language, mother tongue. This guy does not know Hindi. Hindi बहुत faulty है. Hindi, he is thinking in English and writing in Hindi. वो clauses बना के लिख रहा है. There are a lot of Urdu and Bangla words in his Hindi. So he is definitely not a Hindi speaker. And Urdu के words आ रहे हैं, Hindi के, but he is referring to him as Matra. I am the son of Mother India. That is a refrain. तो लोग उनको रेफर करते थे कि यू आर द सन ऑफ मदर इंडिया. लाइक भीष्म पितामह बोला बीच में, बहुत बुढ़े हो गए थे. अब ये जो 2-3 मेरे फ्रेंड यहाँ बैठे हैं बंगाली पढ़ सकते हैं. बेसिकली ही इज राइटिंग इन बांग्ला, और इनफैक्ट ही रोट अ लेटर टू समबडी एंड द पर्सन रिप्लाइंग फ्रॉम कैलकाटा, द वे यू राइट इन बांग्ला, द काइंड ऑफ इडियम दैट यू यूज, एनीबडी कैन मेक आउट हु यू आर. He writes back, is that so? I will try to change my handwriting, I will try to change my style. So he has deliberately changed his writing style. He is writing in Bangla but using Devanagari script, which is not the case otherwise. So he is writing here, for example, you know, that मर के भूत हो गया हूँ. Whether I have died or not, to know that thing, why do people form loaded dice commission one after another? Populous full DCP, you people all wish to be full. Latin में कुछ कोट करके. और तो इस तरह की बात है. वो जनरल रिफ्रेन में जब अपनी बात करते थे अपने बारे में, और खासकर अपने की, इफ़ ही हैज़ टू टॉक अबाउट, जैसे अ कोट कि यू डोंट टॉक मेंशन द वर्ड सुभाष इन फ्रंट ऑफ नेताजी. इट्स वेरी रेयर दैट नेताजी कम्स, बट इट्स वेरी क्लियर व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. बट इफ ही हैज़ टू रेफर टू हिज पास्ट, ही वुड से योर डेड मैन. तो ये बहुत कॉमन उन्होंने वर्ड यूज़ अपने लिए, योर डेड मैन. मृतभूत, डेड मैन, इस तरह की बातें बोलते थे. जैसे ये एक सैम्पल है कि उन्होंने क्या एक बार लिखा था. When your dead man was in Berlin, a great German doctor scientist became very friendly, and in the course of his talks he said that in his lab he found that radar beams of particles do not bounce back if they strike something, and the doctor felt astonished. The doctor could not inform any of the government agencies or other scientists. He was a bombing rate casualty. In one secret place, your dead man tested about the truth of the German scientist finding, and he found it to be correct. कि 3-4 तरह के कपड़ों को आप रखोगे तो उसमें radar beam, क्योंकि उस टाइम में stealth नहीं आया था. दिस इज आई एम गिविंग यू, इसमें क्या क्या बात है, बट दिस इज अ जनरल रिफ्रेन, योर डेड मैन, ऐसे बोला करते थे. What interests me, of course, is the comments he has made in several books, especially those relating to war and China की वॉर में लगता है उनका काफ़ी गुस्सा उनको निकल के आ गया था. Normally was a very dignified, but the Chinese war 62 he seems to have just blasted people like anything. This is a very poor photocopy taken in 1985 and बहुत छोटी सी किताब है, इतनी सी मैंने देखी किताब, तो बड़ा छोटा छोटा लिखा उस. तो जॉन दाल्वीज बुक हिमालयन ब्लंडर अबाउट द चाइनीज डिबेकल दैट वी फेस्ड इन 62. वी डिड नॉट फूल द चाइनीज, सो दिस मैन says, you fooled yourself. Now these are the comments of this so-called Bhagwan Ji. This is one of them. I think it was mentioned by the author that Pandit Ji said we were stabbed by the Chinese. So he writes that a lie black as hell. He was a clown and a knave at that. So these are not standard words of a Baba actually. In fact, what I find very interesting and intriguing, of course, is a Baba sitting in a place called Basti, which is a very remote part of the country. And sitting here, he's having an insight which I do not know. I mean, I don't think so even a top level expert would not know. For example, please understand something about the Chinese war. What actually went wrong? What most people in our country do not know. They do not know one thing. I think the biggest insult of Gandhi ji is to that on his death anniversary we have services chief lining up in front of his memorial and saluting him. Gandhi ji was dead against the armed forces. If Gandhi ji and the other Congress greats had their way, the army would have been disbanded, and proposal was there. They want to disband the army. कुछ जरूरत ही नहीं है, हम तो बिना हिंसा से काम कर लेंगे. तो गांधी जी was complete against army and so were other Congress great leaders. So उनको एक अंदर से इंटरनल प्रॉब्लम थी, तो आर्मी चाहते नहीं थे ये लोग. तो इसके बाद आर्मी को उन्होंने कट वो, तो बाय द टाइम 62 केम वी वर नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन बिकॉज पीपल आर एंटी आर्मी. हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, हिंसा से ही हम लोग सारा झंडे गाड़ देंगे दुनिया के अंदर. So this man has lost his temper and he's writing, letter after letter. This is from 62 December. In fact, what I'm, rather astonished to read, this is a portion of one of these notes. He's giving, his art of war, how a war is to be conducted. और 10-12 पॉइंट गिनाया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है. इनफैक्ट आई एम यूजिंग सम ऑफ दीज कि कैसे, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर. डोंट लंच वाइल्स योर अपोनेंट कैन पैरी. His do's and don'ts of war. This is one of the don'ts. Don't lunge while
your opponent can parry. The experience of history shows that no effective stroke is possible until the enemy's power of resistance or evasion is paralyzed. Hence, no commander should launch a real attack upon enemy in position until he is satisfied that such a paralysis has developed. इनफैक्ट हमको बहुत टाइम लगा था हमको जब, क्योंकि चाइना लड़ाई जब हमने हारी, एक्चुअली इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, बिकॉज वी रियलाइज कि बॉस अगर आप ये आर्मी नहीं बनोगे तो हम मारे जाओगे. और इनफैक्ट सुभाष बोस ने 1940 में लिखा था अपने भाई को, लेटर भी अवेलेबल है कि फ्री इंडिया विल लैंड इन अ डिच इफ इट फॉलोज गांधीयन प्रिंसिपल्स. तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 62 के दिसंबर में जिस चीज़ को, जब 65 की लड़ाई हुई हमारी चाइना के साथ, हम जीत गए पाकिस्तान के साथ में, तब हमको समझ में आया कि 62 के बाद जब हमने आर्मी को बिल्डअप करना शुरू किया, उसका फायदा हमको 65-66 पे नजर आया शास्त्री के टाइम पे, कि वी वर एबल टू स्टॉप द चाइनीज इन अटैक. इनफैक्ट दिस बाबा जी यूज्ड टू टेल पीपल कि अयूब खान ने थ्रेटन किया था उसको, शास्त्री को, कि 800 साल तक तुम लोग हमारा गुलाम रहा था, जब चाहूँगा दिल्ली आ जाऊँगा, तुम तो एक चाइनीज सोल्जर नहीं पकड़ सके. सो देन तो ये आदमी बैठ करके 62 के दिसंबर में, जो चीज़ हमको 66 के बाद में समझ में आई कि चाइना से लड़ाई हारने में हमारा फ़ायदा हुआ, कि हम लोग को सब अकल आ गई, ये आदमी दिसंबर 62 में लिख रहा है. टेक इट फ्रॉम मी, दिस एग्रेशन इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग मदर इंडिया कुड इन्वोक फॉर हर चिल्ड्रन. वॉर हैज सम पर्पस, दैट पर्पस मे बी करेक्टिव टू ग्रेटर ईवल सच एज क्लेंजिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ पीपल एंड एन एज फ्रॉम करप्शन. तो इस तरह की बहुत सारे, इनफैक्ट मैं बंगला पढ़ नहीं सकता, बंगला तो बहुत माइंड बॉगलिंग है, तो मेरे दैट इज बियॉन्ड माई प्रीव्यू एज ऑफ नाउ. तो समझ में निकल के आया कि साहब सुभाष बोस से जुड़े हुए कुछ खास आदमी जिनकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो उसमें से कुछ के नाम, क्योंकि ज़्यादातर ये फैज़ाबाद का आदमी क्या करता है, जो लेटर आते थे जला जाता था, जलाने के बाद भी उसको राख को भी हटा दिया कि कुछ हाथ में लगे. तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तो लेकिन कुछ लोग जिनका सुभाष बोस से लिंक था वो उसके कॉन्टैक्ट में थे. जैसे पवित्र मोहन रॉय, ये INA सीक्रेट सर्विस का आदमी था, और इसने अपने देश के लिए बिल्कुल कुर्बानी दे दी थी. ऑलमोस्ट ही डाइड फॉर द कंट्री बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. Then he went to Southeast Asia, then he returned to India as one of the INA spies, and this is पवित्र मोहन रॉय. And in fact जब इसको पकड़ा गया, इसको फांसी की सज़ा हुई, तो इस साथ में नेताजी की नीज का हस्बैंड भी था, तो गांधी जी ने इंटरवीन किया. तो दिस इज वन रेयर केस गांधी जी एक्चुअली इंटरवीन बिकॉज सुभाष बोस पर्सनल थिंग्स वर इन्वॉल्व, फैमिलीज इन्वॉल्व. ही his life was saved because of, indirectly because of Gandhi had to intervene, because along with पवित्र मोहन रॉय, आपके अमित मित्रा जो आजकल आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं बंगाल के, उनके पिताजी भी लपेटे में आ गए थे. तो ये तो ही इज़ अ नोन पर्सन, ही वॉज एन MLA ऑफ इन कैलकाटा, बट किसी को बताया नहीं. सर ये अगर जो बांग्ला में नहीं पढ़ पाएंगे, ये प्रफुल्ल चंद्र घोष या सैन है, ये ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, मानिकंदा प्रफुल्ल चंद्र घोष. एंड दिस क्लिप्स, ये वहाँ फैजाबाद से क्लिप मिली, इसमें लिखा हुआ है कि वट एवर हैपेंड बिटवीन हरिपुरा एंड वेलिंगटन स्क्वायर, इफ इट हैड नॉट हैपेंड माई लाइफ वुड हैव टेकन डिफरेंट टर्न. तो हरिपुरा में नेताजी बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट, इन वेलिंगटन स्क्वायर ही वॉज किक्ड आउट. तो विदाउट गिविंग हिज नेम, विदाउट टेलिंग हु ही वॉज, तो एक के बाद मतलब मल्टीपल लोग उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और इन लोगों की आप इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते. RSS चीफ गुरु गलवालकर, मोदी जी, टुडे वट एवर द पोजिशन RSS, द गवर्नमेंट, ये आज गवर्नमेंट बनी इज बिकॉज ऑफ दिस मैन. RSS को फाउंड किया डॉक्टर हेडगेवार, ये पर डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिखा हुआ भगवान जी की हैंड राइटिंग में. तो ये इनको चिट्ठी लिखा, मैंने ये दिखाई लोगों को, सुदर्शन जी को भी चिट्ठी दिखाई गई थी, तो ये कंफर्म की हैंड राइटिंग उन्हीं की है. और लिखने का तरीका मुझे समझाया गया कि ये तो किसी ऐसे आदमी को लिख रहे हैं जो उनसे बहुत बड़ी स्टेज पे. शिवा में आई बाउ बिफोर यू 100 times, दिस इज सैल्यूटेशन, एंड ही इज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम दैट मैन, एंड दिस इज रिटन एट अ टाइम व्हेन गुरु गलवालकर वाज नॉट वेल. ही in fact died because he had developed cancer by this time. So this is a question which people have to think कि who is this गुमनामी बाबा, कि उसको गुरु गलवालकर, जिसको मोदी जी अपना गुरु समझते हैं, उन पर बायोग्राफी लिखी उनकी बैठ करके, वो उसको चिट्ठी लिख करके उसको सलूट मार रहे हैं. ऐसी कौन सी महात्मा आ गई? उसी को फिर मुसलमान भी चिट्ठी लिख रहे हैं, एक सरदार जी भी चिट्ठी लिख रहे हैं, साहब डेरा बाबा नाम से कि आप कब निकलोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इतने लेट हो गए, हम तो बुढ़े हो गए. ये बार बार लिख के आ रहा है, आप कब निकल के आएंगे, कब निकल के आएंगे, ये तो हर चिट्ठी में लिखा हुआ. हम लोग बुढ़े हो रहे हैं, हमें कब कितना और हमको इंतजार करना पड़ेगा, देश की हालत बहुत ख़राब है. तो ये एक के बाद एक, अब ये जैसे कई लोग, मैं नाम गिनना शुरू करूँगा, जैसे लोग बिल्कुल पूरी हिस्ट्री, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो लड़ाई लड़ी आज़ादी की सुभाष बोस ने, खीर खा के कांग्रेसी पावर में आने के, तो उन्होंने पत्ता साफ कर दिया. एक आदमी का नाम नहीं है, सिर्फ उन्हीं का नाम है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं. जैसे त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती महाराज, इस आदमी का नाम आजकल कांग्रेस के लोग लेते हैं दिखाने के लिए कि सावरकर जो था वो इतना तक पक्का नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पे जो मैंने पूरा पढ़ा नहीं कि सावरकर ने जो माफ़ीनामा मांगा था, जो भी था वो टूट गए थे काला पानी में, लेकिन महाराज नहीं टूटे.
तो ये महाराज जो त्रिलोकी चक्रवर्ती महाराज था, ये 30 साल तक जेल में रहा, जिसमें वो काला पानी भी था, जिसमें वो आपके मंडले की जेल में था। कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता, बड़ा लीडर कभी मंडले की और काला पानी में नहीं गया। ये दो बड़ी खतरनाक जेल थी। गांधी जी को तो आगा खां पैलेस में बैठाते थे वो लोग, वो कोई खतरनाक जेल नहीं थी। सबसे खतरनाक जेल आपकी काला पानी और फिर आपकी मंडले जेल। तो मंडले जेल में आपके महाराज गए थे, आपका सुभाष बोस थे और आपका तिलक पहले गए थे। तो ये आदमी 30 साल तक जेल में, इसकी लोग काफ़ी इज्जत करते थे। और इनफैक्ट ये इंडिया छोड़ के वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में था, ये वापस नहीं आया यहाँ पे। और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चली है बांग्लादेश में, उसमें इसका हिस्सा था। और 1970 या 71 में लड़ाई शुरू से थोड़ा पहले ये हिंदुस्तान में आया और इसको हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन, बिकॉज सब जानते थे महाराज कौन है, अब हिस्ट्री में नाम ना हो लेकिन लोगों को पता है, इंदिरा गांधी न्यू हिम पर्सनली ऑफ कोर्स। तो ये महाराज आए हैं हिंदुस्तान में, तो उनको पार्लियामेंट में उन्होंने उनको फैट किया, उनको इज्जत दी। और शाम को मैंने अपने मिसेस गांधी ने हर सिर्फ उनको मिष्टी खिलाई है। अगले दिन ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, वॉट एवर इट इज़। तो लेकिन ये महाराज, ये इज़ अ वेल नोन पर्सन, 30 साल तक जेल में रहा वो। तो नो शी डाइड बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज, नथिंग, ही इज एन ओल्ड मैन। तो ही इज़ राइटिंग, मुझे बताने का टाइम नहीं है कि महाराज तक खबर कैसे गई। कि खबर भेजने के लिए बंदा भेजा गया, वो बंदा अपने जान पे खेल के बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ पे गया क्योंकि महाराज पर स्टॉपिंग चल रही थी ईस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिसाब पे। उन्हें खबर दी गई ढाका में कि साहब ही इज़ अलाइव। Then he of course gets in touch with him. Then he writes his letters found in Faizabad. अब ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि the person with whom I was lodged, नाम नहीं लिखा गया पे, the person with whom I was lodged in Mandalay jail, Subhash Bose, played tennis and participated in Durga Puja. I have not forgotten him. I am still with him in Delhi in 1940 at Shankar Lal's residence. Shankar Lal was the general secretary of our bloc with Subhash. He said, on a chilly night in the Agra ground, hundreds of people are waiting for him till 9 at night. I am eagerly waiting for the same person. The oppressed and tortured people of East Pakistan are waiting for him. तो ये इस तरह के रेफरेंस बहुत बार निकल के आ रहे हैं। एक एग्जांपल, मैं आपको सीरीज में लोगों के नाम, मैं उनके नाम ही नहीं गिना रहा कि जिनका नाम हमने वर्बली सुना है कि मैनेकशॉ का नाम आ रहा है, इंदिरा गांधी का नाम आ रहा है, वो छोड़ दीजिए, वो तो मैं बात ही काउंट नहीं कर रहा। कौ का नाम भी आ रहा है कि कौ भी उनसे मिलने आया था, लेकिन वो उसका एविडेंस नहीं है, सिर्फ वर्बल एविडेंस है। लेकिन इनके तो कागज पत्रा, चिट्ठी विट्ठी, फैमिली वाले सब अवेलेबल है। जब हम लोग नेताजी की बात करते हैं, देखिए एक बात समझिए मोटी मोटी, ये डिस्कशन कोई पब्लिक करेगा नहीं, कभी कोई टीवी अलाउ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइवेटली कर देंगे। टॉप लेवल के जितने हमारी कंट्री के लीडर्स थे, उसमें से एक ही लीडर था जिसने औरतों को बराबर का दर्जा दिया था, एंड दैट वाज नॉट गांधी जी। तो और वो सुभाष थे। सुभाष के, लेकिन हम जब सोचते हैं कि उनके साथ में कौन सी लेडी फ्रीडम फाइटर कौन सबसे आगे, तो हमारे दिमाग में आता है वो लक्ष्मी सहगल का नाम आता है। भाई लक्ष्मी सहगल वाज, बिकॉज शी गॉट लॉट ऑफ पब्लिसिटी, बिकॉज शी डिड अ वंडरफुल जॉब, बिकॉज शी वाज पार्ट ऑफ द INA Women's Brigade and subsequently she was in India. But actually she knew Netaji barely for 1.5 years. I think even probably 1 year. She was a captain, he was supreme commander. How well she knew personally, I do not know. Nobody can tell because she hardly knew him for more than 1 year. Leela Roy knew Subhash Bose right from the time they were teenagers. Her father was a Roy Bahadur. In fact, इसका portrait Parliament House में मनमोहन सिंह अनवेल कर रहे हैं। जिस आदमी या जिस आदमी औरत का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में लगता है और वो कांग्रेस पार्टी का ना हो, इसका मतलब को बड़ा 30 मार खाओगा, किसी आरे करे का लगता नहीं है। शी वॉज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो, एंड उसके बारे में ये है कि मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर बट जनरली फ्रॉम पीपल हु केम फ्रॉम द लोअर मिडिल कास्ट और पुअर पीपल. She was an exception because she was daughter of Rai Bahadur. She was the first MA in Dhaka from Dhaka University. I'm told she was very good looking also because this is a picture of her. She was very old. तो ये जाकर के this much I can confirm to because I know her family that वो उनका रो के बुरा हाल हो गया था जब when she met this फैजाबाद fellow. और बाकी बहुत letters आगे के और फिर because he told her that you have to tell some people about me. You tell Dr. R.C. Majumdar, you tell my brother, you tell Ashutosh Ganguly, some person who was a very big known business. These are Subhash Bose's personal friends. Huh. Tell him, tell others, tell my brother Suresh, he was the oldest surviving brother, Suresh Chandra Bose, and tell Dilip Kumar Roy, my friend. Dilip Kumar Roy was Subhash Bose's personal best friend. He was not in politics, he was a singer. His father was a very well-known singer, and in fact, Subha Lakshmi, who was the Bharat Ratna awardee, she is the disciple of Dilip Kumar Roy. Now she is writing this letter to Dilip Kumar Roy in 1963 after meeting Baba, and she is writing that please forgive me for my handwriting. My hand is shaking because I have just suffered a stroke. I want to tell you something about your friend. He has remembered you, of course, and then she writes in English that he is alive in India, and she then quotes his words. It was Dilip who always wanted to make me mystic. And she said, take it from me, this is 100% true what I am telling you. There's a strong interjection on me not to tell you anything more.
but this is true. Your friend is alive and he's in India. So this is how Leela Roy informed Dilip Kumar Roy, and this is Dilip Kumar Roy sitting, and this is Subhash Chandra Bose. This is taken at Cambridge when they were studying there. This is Dilip Kumar Roy because he had become a holy man afterwards. तो ऐसा likewise बहुत लोग, I mean I'm clear, Suresh Chandra Bose was told and Suresh Chandra Bose believed it. उसके लिए बहुत लंबा थोड़ा presentation देना पड़ेगा, but he knew. In fact, he told Costa Commission on oath, on record, my brother is alive till date, 72. So he just so said only because he had been told about the Faizabad fellow. Now there are only 3-4 ways to identify a person if pictures are not available. So DNA, handwriting, आजकल बहुत टेक्निक्स आ गई, बट 85 में आपके पास में सिर्फ ये 2-3 ही थी. फिंगरप्रिंट्स थी, फिंगरप्रिंट उन लोगों ने ट्राई नहीं किए, कुछ उस टाइम पर इंक्वायरी हुई नहीं, लेकिन मुखर्जी कमीशन के सामने जब ये केस खुला तो हम लोगों ने डीएनए और हैंड राइटिंग को ट्राई किया गया. सो दीज आर दी सम हैंड राइटिंग सैम्पल्स ऑफ दिस सो कॉल्ड बाबा, जो मेरे हाथ लगे. सैम्पल तो बहुत सारे हैं, पर ये मेरे हाथ में इतने अच्छे लगे नहीं. तो हैंड राइटिंग देखिए, हैंड राइटिंग अगेन इज साइंस. इट्स इन ऑल कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑल ओवर द वर्ल्ड, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ओपिनियन काउंट्स. इट इज टेकन एज एन एविडेंस. इट मे नॉट बी क्लिंचिंग, बट इट इज एविडेंस, एंड इन कंजक्शन विद द अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इट कैन बी क्लिंचिंग ऑल्सो. तो ये इट इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू राइट इन समबडी एल्सेज हैंड राइटिंग इन 2 लैंग्वेजेस फॉर 30 years. तो ये हैंड राइटिंग मैच इसका कर गया करके. ओनली इसमें इशू ये था कि इसमें 2 प्राइवेट, एक जो रिपोर्ट कंफर्मेशन आई है वो प्राइवेट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की आई है. गवर्नमेंट के एक्सपर्ट ने रिपोर्ट नेगेटिव में दी है, लेकिन जो प्राइवेट एक्सपर्ट था वो रिटायरमेंट से पहले उनका बॉस था उन सबका, बिकॉज ही वॉज द टॉप मोस्ट इंडिया गवर्नमेंट लेवल मैन. एंड गवर्नमेंट एक्सपर्ट के अंदर घपलेबाजी हुई है. वो आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स लेटर ऑन, बट आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड पे. सी वन रीजन फॉर एग्जांपल, when you give a report, expert report is given by a handwriting expert, you are supposed to give reasons why are you giving that kind of opinion. So for example, the state government, Bengal state government report by Mr. Mandal, there was no reasoning. He simply said that the handwriting does not match. I'm sorry, that's not the way of writing. Whereas Mr. B. Lal Kapoor, when he gave his report, he reproduced alphabet A in Faizabad, alphabet in Subhash Bose. Likewise, all alphabets in English and Bangla, he I think gave 360 exhibits with his reports to demonstrate कि this is the same person. And he told me कि मेरा 40 साल का ज़िंदगी बर्बाद है, ये आदमी कोई और निकल जाए सुभाष बोस के अलावा. ये हैंड राइटिंग इज द सेम पर्सन. यू कांट, ही सेड ही इज ट्राइंग टू फेक हिज हैंड राइटिंग, इज ट्राइंग टू चेंज, बट ऑल्दो वो कहता है वो यू कांट फूल अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट. अब यू कांट इवन फिगर आउट हु इज सुभाष बोस एंड हु इज बाबा. ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल नीचे का है. तो ये जो नीचे उमर खयाम को कोट कर रहा है ये बाबा है. With them the seeds of wisdom did I sow, and with my own hand labored it to grow, and this was all the harvest that I reaped. I came like water and like wind I go. In fact, one thing जो उसने मुझे समझाई एक्सपर्ट ने, कि मैंने ही पहले अप्रोच किया था. आई वाज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स. हिंदुस्तान टाइम्स से बीजेपी अखबार है नहीं, तो पहले हमने इसको बीच में ले गए लाल साहब को. बाद में उसने एक और रिपोर्ट दी उसने मुखर्जी कमीशन को, उसको अलग सैंपल मिले, लेकिन उसने 2 अलग अलग रिपोर्ट दी. एक HT को रिपोर्ट दी, एक जस्टिस मुखर्जी को रिपोर्ट दी. तो टेक्निकली वी हैव गॉट 4 रिपोर्ट्स. 2 गवर्नमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है एंड मिस्टर लाल की 2 अलग रिपोर्ट्स हैं अलग अलग सैंपल्स के ऊपर. अब उन्होंने मुझे बताया कि सुभाष बोस, ये सैंपल नेशनल आर्काइव का है, ये फैज़ाबाद का एक स्क्रिबल है, कागज फाड़ के फेंका हुआ था. उसने बताया कि जब भी सुभाष बोस कभी इंसर्ट करते तो ही पुट्स अ स्पेसिफिक कैरेट मार्क लाइक दिस, एंड यू विल फाइंड द सेम मार्क इन दिस फैज़ाबाद फेलो. दिस अनदर सैंपल. दिस इज नेताजी 1936. दिस इज द बाबा, एंड ही हैज अकाउंटेड फॉर ऑल ABCD, ऑल द अल्फाबेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस इज अ सैंपल ऑफ फैज़ाबाद बाबा's handwriting. Now, this is expert writing that there's such a fit. It's just so much similar that even after decades, they look almost the same. Now, this is a problem. Now, the Gumnandi Baba is not Netaji because the DNA did not match. Now, there's वहाँ पे 5-7 दांत मिले थे. मेरा मानना है दांत उनके थे, और वो दांत का DNA टेस्ट हुआ एक CDFD हैदराबाद में और एक आपका कैलकाटा CFSL में. और उसमें वो एक में CDFD कहता है कि उसकी इनकंक्लूसिव है, रिपोर्ट इज नॉट कंक्लूसिव, and the Calcutta CFSL said that the DNA does not match. Subhash Bose की फैमिली से सैंपल लिए गए, तो वो did not match. तो this is now the general refrain. They say कि okay, everything is fine. Of course, DNA is on a much stronger wicket than a handwriting expert's opinion because it's completely scientific. But one thing you should not forget, that human hand is not scientific, especially in India. These are not my word, by the way. India among most corrupt countries, says Advani. Walmart flags India, China as corrupt nations. इंडिया 4th मोस्ट करप्ट नेशन सर्विस. बहुत से आपको मैं सैंपल दिखा दूंगा कि हिंदुस्तान के खुद के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारी DNA टेस्ट रिलायबल नहीं है. जैसे ये खबर आई थी जब आरुषि तलवार केस निकला था,
कुड बेटर DNA टेस्टिंग फैसिलिटीज इन इंडिया हैव सेव द टोटल वार्स? तो उसमें एक्सपर्ट ही बोल रहा है CDFD का, that painting a rather bleak picture of existing conditions under which many of the DNA labs are operating in India. GEV Rao, formerly chief staff scientist at the Hyderabad-based CDFD, says there is a lack of standards, guidelines, accreditation and proficiency testing of the DNA labs and his experts. तभी तो जब भी कोई बड़ा केस होता है, बड़ा मतलब जो मीडिया में आता है, उसकी टेस्टिंग बाहर से क्यों होती है? अभी आपका ये जो केस हुआ था आपका, जितने मोटे मोटे केस सारे टेस्टिंग फॉरेन में होती है, क्योंकि पता है कि यहाँ की लैब में। अब आप मुझे बता रहे हो कि छोटे छोटे केसेस में आप यहाँ टेस्टिंग फॉरेन से करवाते हो, इतना बड़ा पॉलिटिकली मोटिव केस है, उसकी रिपोर्ट करेगा कौन? DNA करेगा होम मिनिस्ट्री। जिस होम मिनिस्ट्री को CDFD कंट्रोल बाय द होम मिनिस्ट्री, CFSL कंट्रोल बाय द होम मिनिस्ट्री, जिस होम मिनिस्ट्री को मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि ये रिलायबल नहीं है, ये मुझे कागज़ नहीं दे रहा, वो करेगा DNA टेस्ट उनका। ये हमारी औकात है। हम लोग ये जो अपने आधार कार्ड बनाए कभी, वो बायोमेट्रिक्स होता है पहले आपका, ये पैसा खिला करके इन्होंने हनुमान जी का कार्ड बना दिया लोगों ने यहाँ पे। यहाँ पैसा खिला के यार ये सब रिपोर्टें चेंज करना बड़ी बात नहीं है, खासकर उस केस में जहाँ पे इतने लोग फंसने वाले हैं। तो आपको पहले पूछना चाहिए कि DNA की रिपोर्ट किसने दी है? होम मिनिस्ट्री ने। होम मिनिस्ट्री का अपना रिकॉर्ड गया इस पूरे केस में। इट इज़ लाइक पाकिस्तान इंडिया हैविंग अ डिस्कशन ऑन कश्मीर एंड वी से कि इजराइल विल बी द मीडिएटर। आपको लगता है पाकिस्तानी आएंगे बीच में बैठने के लिए? वो तो तुम्हारा दोस्त है। आई एम सॉरी, होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई इसमें उनके मतलब उनसे मैं तो मानूंगा नहीं कभी उनकी बात मन के। और वो जस्टिस मुखर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आई एम कन्विंस्ड दिस मैन वाज हिम, प्लीज डोंट फॉरगेट इट वाज जस्टिस मुखर्जी हु रिसीव दिस रिपोर्ट्स DNA, उसी को मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो। ये बात मुझे पहले से मालूम है, मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि DNA टेस्ट मेरे खिलाफ आ चुका है। 2005 से बात का मालूम है, उससे पहले का मालूम है कि हैदराबाद से फ़ोन आया था कि DNA मैच कर गया है कमीशन को, और जब रिपोर्ट आई तो लिखा हुआ इनकन्क्लूसिव। ये बात का मालूम हमें कि वहाँ DNA मैच कर गया था, लेकिन उन्होंने घपलेबाजी इन लोगों ने। इनफैक्ट एक हमारा कंट्री में साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है इस कंट्री के अंदर कि यूरोप अमेरिका में DNA टेस्ट करते हैं और उसके बाद फाइंडिंग निकलती है। हमारे टेस्टिंग से पहले फाइंडिंग निकल जाती है। ये इन्होंने DNA की रिपोर्ट इन्होंने फैज़ाबाद की जो आई है, उससे पहले नेगेटिव फाइंडिंग जो है आनंद बाजार पत्रिका, अ पेपर विच इज नोन टू सपोर्ट कांग्रेस पार्टी विच इज रेबिडली अगेंस्ट सुभाष बोस केस, उसमें उन्होंने लीक कर दिया उन्होंने। ये क्या मतलब भैया? आप पहले से आपको कैसे मालूम कि बंदा वो DNA उसका मैच नहीं किया? प्लांट हुई है। नो इट कम्स बॉइल्स डाउन टू 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बड़े बेसिक क्वेश्चन है। ये मतलब बिना इनका जवाब टैकल किया आप पूरे केस में नहीं जाएंगे। अगर ये आदमी सुभाष चंद्र बोस था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो हम तो भैया वर्ल्ड लीडर हैं स्नूपिंग करने में, सर्वेलेंस में, हमारा तो नंबर 1 है। ये तो जुम्मा 50 साल बनी है CIA 47 में, IB तो बना 1805 का बना हुआ है। हम तो बहुत बड़े गुरु हैं इस पूरे केस के। आपने समझा क्या हिंदुस्तान को? बहुत बड़ी हमारे पे एक्सपर्टीज है ये जासूसी करवाने के अंदर। तो हमें नहीं पता चलेगा वो बंदा 30 साल यहाँ रह गया तो वहाँ के लोग ILU क्या कर रहा था, वहाँ का लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी वहाँ। तो पहली बात है कि अगर वो बंदा सुभाष बोस था, सवाल ही पैदा नहीं था, गवर्नमेंट को नहीं पता। तो गवर्नमेंट को मालूम था, जो भी बाबा था गवर्नमेंट को मालूम था। मैं सुनने में बहुत अजीब अजीब नाम आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी आई थी, मैनेक शॉ आया था, ये आया था, वो आया था, तो सुनने में आ रहा है। अब उसका रिकॉर्ड हम कहाँ से निकालेंगे? लेकिन हाँ, मुझे पता कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा। किसी भी जगह का, फॉर एग्जाम्पल जिसने इंदिरा गांधी का मुझे कहा था, वो बंदा वहाँ का बीट कांस्टेबल, कोई मुसलमान थी बस्ती का, किसी भी जगह का बेस्ट आप में से कोई भी आदमी इंटेलिजेंस में काम कर चुका हो, कुछ इंडिकेशन कोई रिश्तेदार हो तो पूछना, किसी भी जगह का बेस्ट सोर्स इंटेलिजेंस का लोकल इज ऑलवेज द बीट कांस्टेबल। उसने कहा जी मैंने सुना था इंदिरा गांधी आई थी। तो ऐसे लोगों के नाम निकल के आ रहे। तो ये कि गवर्नमेंट को जो भी आदमी था, मेरा पहले एस्टिमेट था कि 69 जब चरण सिंह बने हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि चरण सिंह का नाम बार बार आ रहा है कि चरण सिंह उनके पास में आया करते थे। अब मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। आई थिंक समटाइम आफ्टर नेहरू डाइड द गवर्नमेंट न्यू, whether they knew his precise location that I can't say, which I think is very clear after 69 or 70, but the government of India was fully aware that he was alive when he was here in 60, whoever this man was. Number 2, there must be a big reason for him not to get into hiding and he not come out. Well, उसका एक simple answer था कि वो जब उनसे पूछते थे कि भगवान जी आप बाहर क्यों नहीं आए, तो वो बोलते my coming out is not in India's national interest. People of country would suffer if my identity is disclosed. Let me be here, I am working for the country. इस तरह की बातें बोलते थे कभी। it is nobody's case he was sitting quietly. I don't think so. ये तो आदमी सोता भी नहीं था बैठ करके। आप तो 24 घंटे कुछ ना कुछ काम। He was not always in UP. He used to go out. कभी कह रहे हैं यहाँ गया, कभी कहते हैं वहाँ गया। He was based there, but he was not there all the time. तीसरा, there is no way he could have, of course he was not mum.
तो ये तीन तीन क्वेश्चन है जिनको थोड़ा सा एलाबोरेट मैं करूँगा, सारा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत ये देखिए। पहली बात जो अब ये उसका नैरेटिव है, मुझे पता नहीं कितना सच है गलत है, लेकिन जो उसका नैरेटिव था इस आदमी का, पहली बात है कि भगवंत जी ने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि प्लेन वहाँ पे हम गए नहीं, वहाँ पे जहाँ पे प्लेन क्रश हुआ वहाँ पे मैं गया नहीं, पहले ही हम वहाँ से निकल लिए और रूस से पहले से ही बात हो चुकी थी। एंड देन ही डिस्क्राइब्स द कंडीशंस इन साइबेरियन कैंप्स। मजाक में ये उन्होंने पूछा उनसे कि आपसे हाउ डिड रशियंस ट्रीट यू, ही सेड मैं उनका जमाई नहीं था उनका। उन्होंने बोला कि आई वॉज नॉट देयर सन इन लॉ, बट इट वॉज लाइक अ गिव एंड टेक एंड ही वॉज ऑफ सम हेल्प टू देम, बट asylum was given, so he was not as a prisoner, he was kept hidden in Siberia, but he talks about visiting Kremlin and what not। वो ये कह रहे हैं कि 1947 में जो इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद से उनकी लाइफ में पूरा चेंज आ गया, एंड ही हैज़ अक्यूज्ड ऑफ इंडियन लीडरशिप ऑफ अ ग्रेट बिट्रेयल। हम लोग जो समझते हैं सुभाष बोस और गांधी जी का जो क्लैश है, इट इज़ ओनली अबाउट नॉन वायलेंस। नो, इट इज़ नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, इट इज़ अबाउट मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्लानिंग कमीशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये सुभाष बोस का आइडिया था। गांधी जी तो इसके खिलाफ में थे। वन ऑफ द रीजन सुभाष चंद्र बोस वाज किक्ड आउट बिकॉज गांधी जी वाज नॉट इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री। इफ यू आर अ ट्रू गांधीयन यू शुड नॉट वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा। बाय द वे, गांधी के उसमें कोई इंडस्ट्री का नाम ही नहीं है, वो का चरखा चौड़ा बैठ करके आप लोग टेक इट फ्रॉम दिस ट्रू। तो गांधी जी was also not in favor of independence, he was in favor of dominion status, Australia, England. In fact, it was people like Subhash Bose and Nehru who were in favor of complete independence, पूर्ण स्वराज। गांधी नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कर करा के 1929 में उनको मनवा लिया, लेकिन वो फिर नहीं माने। तो ये इनकी आपस में क्लैश था। तो सारी 1929 के बाद से कांग्रेस का ये वो हो गया था, हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं कि लाइक अमेरिका वी विल बी सेपरेट कंट्री, वी विल हैव नथिंग टू डू विद ऑस्ट्रेलियंस एंड कैनेडियन कैन कॉल देम सम पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ वट एवर बिकॉज दे आर सेम पीपल, वी आर नॉट सेम, वी आर नॉट देयर ब्लड। तो वो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि 47 में इंडिया का जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल sovereignty has not come to India. India is not a free country. That's what he said. And two, India's long-term security and strategic interests have been undermined by the Indian leadership, led by Mr. Nehru, the person he abused like anything. He said कि जैसे हम लोग बात करेंगे अपनी लाइफ की, 30 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, तो उसने ये बात बोला कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ या अब, तो आने वाले कुछ सालों में ये जो रशिया और अमेरिका के बीच में जो क्लैश चल रहा है, कोल्ड वॉर, ये इंडियन सॉइल में आके हॉट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और हमारी कंट्री में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये जो जिस तरीके से इन लोगों ने गेम अपना प्ले किया है, एंड ये एक्यूज़ कि ये लोग गद्दी देने के चक्कर में थे, इंडियन लीडरशिप, इन्होंने ये काम करा है, इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट का उन्होंने बड़ा कर दिया। देन ही सेज कि टू अवॉइड दैट थिंग कि देयर इज नो कोल्ड वॉर बीइंग प्लेड आउट इन इंडिया, ही सेड ही बिकेम पार्ट ऑफ द रशियन कवर्ट ऑपरेशंस। अब एक बार उनके पास गए तो उसने कहा मैंने यहाँ चाइना में काम किया, मैंने काम किया। वो जब एक बार उसमें घुसा तो वहाँ से निकल नहीं पाया, और यहाँ आने का सवाल नहीं था उस टाइम पे पैदा, क्योंकि वो जैसे उनको साइन बड़े क्लियर थे कि जैसे आपके INA के लोगों को निकाल के बाहर मारा गया फौज से। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमारे देश में आपके सन 56 तक आपका नेवी चीफ अंग्रेज था। शर्म आती है ना। 54 तक आपका एयरफोर्स चीफ, आपका ये जो सुब्रतो मुखर्जी वाज द फर्स्ट एयरफोर्स चीफ, व्हेन डिड ही बिकम चीफ इन 55। तो 54 की फोटोग्राफ है, इसमें सिर्फ एक ही इंडियन है, बाकी दोनों अंग्रेज है। तो आपका इंटेलिजेंस में SLO इंचार्ज पे, आपकी इंटेलिजेंस अंग्रेज के पास में, आपकी नेवी अंग्रेज के पास में है, आज़ादी के बाद में। ये आपको फोटो भी नहीं मिलेंगी इस तरह की पब्लिक आराम से। शर्म आती है देखते, हम बड़ी बातें बोलते हैं कि आपकी बड़ी नेशन की बड़ी प्राइड है, ये हुआ 54-55 तक आपने अंग्रेजों को बैठा रखा है यहाँ पे टॉप पोजीशंस में हिंदुस्तान के अंदर। तो वो कैसे वापस आता? फिर उसको ये दिमाग में था, वो गलत या ठीक मुझे नहीं पाता, कि दैट ही हैड बीन डिक्लेयर्ड अ वॉर क्रिमिनल, एंड उसमें इंडियन लीडरशिप का हाथ है कि इन्होंने डिक्लेयर करा कि अगर ये आएगा तो हैंड ओवर कर देंगे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इज बीइंग हैंड ओवर, प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। सुभाष बोस डज नॉट इवन एंजॉय कंप्लीट सपोर्ट इवन इन हिज होम स्टेट। अगर वो लोग कहते हैं नेताजी निकल गए, आपको लगता है कि बंगाली सपोर्ट करेंगे? आधे तो कार्ल मार्क्स के पीछे पड़े हुए थे। तो अभी भी वहाँ मेजॉरिटी सपोर्ट अगर आप काउंट करेंगे तो अगर 10 आदमी सपोर्ट करेंगे नेताजी को, तो बाकी के लोग सारे नेहरू गांधी कमांड को सपोर्ट करते हैं। नहीं तो बवाल मच चुका था कलकत्ता में। तो ये कि वो कहाँ से लड़ेगा? तो हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी सपोर्ट गांधी नेहरू को ही करती है, इसकी माइनॉरिटी है। तो वो अगर आएगा तो लड़ाई होगी आपस में, फिक्शन कंट्री में होगा। उसने बोला कि ये हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है अभी, तो वो ही एंड देन ही वेंट आउट, एंड देन ही ऑफ कोर्स ही बिकेम पार्ट ऑफ द कवर्ट ऑपरेशंस हियर एंड देयर। देन ही कुड नॉट एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ। This is another dimension which I don't want to get into because it takes time to explain and it's very, sounds stupid, to discuss about. But then it's a very strange world we are living in. अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल एक एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन दूँ कि भगवान जी एक बार बोल रहे थे, अब पता नहीं वो मेटाफोरिक था क्या था कैसे, उन्होंने बोला कि मैं और एक बहुत बड़ा
Bhagwan ji was a tantric. He was into tantric sadhana like anything. So he is describing, for example, at one point of time कि that हम लोगों ने मतलब कुछ करा और हम लोगों ने कुछ मरे लोगों के भूत को समन किया और श्याम प्रसाद मुखर्जी का भूत आता है और कहता है कि हैव बीन मर्डर्ड ऐसे, ठीक है। तो आपको ये तो पागल बनती है, तो कोई पागल होगा कोई, तो अनसाइंटिफिक चीज़ें। हमारी कंट्री में साइंटिफिक अनसाइंटिफिक डिपेंड करता है बोल कौन रहा है। अब आपको दूसरी बात सुनाता हूँ मैं कि वो जो वाटरगेट स्कैंडल जिसने ब्रेक किया था स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट में, तो वो बॉब वुडवर्ड वाज वन ऑफ द जर्नलिस्ट हु ब्रोक दैट नंबर 1 स्टोरी अमेरिका व्हिच ब्रॉट निक्सन डाउन। बॉब वुडवर्ड ने किताब लिखी आज से कुछ साल पहले, गूगल सर्च कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि हिलेरी क्लिंटन व्हेन शी वाज पार्ट ऑफ द व्हाइट हाउस अलोंग द हस्बैंड दे यूज्ड टू डू द सेम प्रैक्टिस। और वो भूत बुलाते थे लोग के, गांधी का भूत लेकर आए थे वो लोग। तो कोई चीज़ अगर अमेरिका में करते हैं तो आप फिल्में देखते हैं उसकी बैठ करके, वही चीज़ इंडिया में करेंगे कहेंगे तो ये तो पागल है, ये तो सुपरस्टिशियस है। तो भैया अगर भूत होता है या भूत नहीं होता, लेकिन अनुधर बोलेगा भूत होता है तो आपको क्या पागल है, तो ये तो पता नहीं अनसेंटिव बातें कर रहा है। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो टीवी में बोलती है कि कोई बाबा जी मर गए 10 साल पहले, अभी भी आते हैं, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि साहब वो तो बड़ी स्पिरिचुअल है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बॉस, मैं नहीं मानता भूत को, बाय द वे। तो वो भी डायमेंशन है। उन्होंने बोला कि मेरे पास में कुछ, ही वॉज अ बाबा, ही वॉज डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कई बातों को हम सुनते हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी है कि सूक्ष्म शरीर करना, पर काया प्रवेश करना। He said, I know it, I can do it, I've been doing all these things, I've mastered and I've become very powerful now. That is why I'm able to do things in different parts of the world and you cannot come to know. और ये जैसे उनका ये क्लिपिंग, उनका हैंडराइटिंग नोट है, उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि what you cannot comprehend to what end your dead man is working with what powers. Your imagination will be odd, your brain will reel even if by chance you could come to know even a fractional part of his present activities. मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने मुझे अजीब अजीब बातें रिकॉर्ड पे आई हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमको 64 में जब रीरा रॉय मिली है पहली दूसरी मीटिंग में, छूटते उन्होंने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आने वाले हैं वहाँ से, विच हैपेंड इन 68-69। वो पहले से एडवांस में वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पे ये होगा, वो सब की सारा काम इसी बेस पर होता था कि पहले से वार्निंग बोलते थे कि ये होगा आने वाले टाइम पे, ये होने वाला है। सो हुएवर दिस मैन वॉज, पीपल अराउंड हिम ऑल रिवर्ड हिम समथिंग लाइक अ गॉड, and he was able to, according to them, perform some miracles. He was not an ordinary person. जैसे उनके एक वर्ड्स है, मेरे को याद है, बैठे बैठे बोल रहे कि सिटिंग हियर आई कैन टेल यू व्हाट इज द टेम्परेचर इन लद्दाख, सिटिंग हियर आई कैन टेल यू व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन प्राइम मिनिस्टर्स किचन। I do not know right or wrong, but this is how it happened, because there's a lot of religious time, and he kept on saying I will come back one day. This is the birth of the myth that Netaji will come back. He said, I will come back, I'm gaining powers, I'm becoming powerful, and one day will come and I'll become so powerful that nobody will be able to control me, because he said I lost all hopes. He's mentioning the ayana. He's saying that, for example, there are 2 mentions I remember. He mentions that I am sitting and I am being asked by General Chatterjee. General Chatterjee was an INA. And he said, he tells me, this is Gumami Baba recalling. He said, he tells me that, do you know that Mr. So-and-so is spying, he's passing information to the other side? He said, I tell him, you know now, I have known this thing for 3 months. Chatterjee tells him, if you have known for 3 months, why don't you act? He answered, look, this is what we have to do with. If I start taking these people out, I'll be left with nothing. So he knew he was dealing with a ragtag army. Then he mentions that I had great hopes the moment my army has crossed this border, the whole Bengal will stand up for me. It didn't happen. So that way he lost hopes, nothing can, and he probably took the spiritual side that I will now gain powers. So this sounds very fantastic, but this is the birth of that myth in India that Netaji one day will come back and he'll be very super powerful and whatnot. And people have tried to, people saying कि कल की अवतार का नाम जिक्र किया जा रहा है. मुझे पता नहीं. I don't believe. I have mentioned, but I don't believe in this nonsense. What I believe in this: why would the CIA in '64 maintain papers about Subhash Bose being alive in India? जब 64 का एक रिकॉर्ड CIA का हमारा हाथ लगा है. Now वो भगवान जी बोला कि हम पहले चाइना में गए, वहाँ से चाइना में कुछ काम करने गए थे. Suddenly from Netaji is the most important person in Subhash Bose's family is mentioning about it in 49 कि my brother is alive, he's in China. इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के पोते ऐसे बात करते उन्हें पता. ये शौकत बोस का ग्रैंडफादर बाय द वे, कि आपके दादा ने पब्लिक इन्फॉर्मेशन अनाउंस किया, अपने अखबार में लिखा कि साहब वो मेरा भाई चाइना में 49 में, आप उसे क्यों भूल जाते हैं. इनफैक्ट ये एक आदमी है मुथुरामलिंगम थैवर, इनका पार्लियामेंट में स्टैचू लगा हुआ, तो आप इन्हें मजाक नहीं उड़ा सकते. तो मुथुरामलिंगम थैवर जो है उसका, इसने बोला कि मेरे को शरद बोस ने बुलाया कलकत्ता में 48 में. ही टोल्ड मी 49 में कि मेरा भाई जिंदा है, ही इज इन चाइना, गो एंड मीट हिम. Then he said told people publicly, I went and I met Subhash Bose in China in 49. Why shouldn't I believe him? Because statue है पार्लियामेंट हाउस इस वादी का, पब्लिक स्टेटमेंट दिया उसने.
अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है तो उसका स्टैचू क्या कर रहा है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, मुसरम निगम थेबर का। नाउ एक मैं आपको छोटा एग्जाम्पल, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, आई गिव वन एग्जाम्पल, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। अगर ये एग्जाम्पल भी अगर ठीक है अपने आप में, सिर्फ यही एग्जाम्पल, तो भी दिस इज मोर देन एनफ फॉर हिम नॉट टू कम आउट, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। वो ये कह रहे थे, उन्होंने बोला कि साहब मैं 65 की बात है, कुछ लोग कलकत्ता से गए, अगर आप में से कोई कलकत्ता का तो बादल बिनोय दिनेश, जो बीबीडी बाग, दिनेश गुप्ता का रिलेटिव वाज वन ऑफ देम, जो रेवोल्यूशनरी फर्टर्निटी के लोग थे, उनके पास में जाया करते थे। तो वो बात कर रहे थे, कहते भगवंत जी as usual was smoking cigar and he said that America, there have been some 10-15 wars after the end of Second World War in Southeast Asia. America hasn't been able to win even a single of them. Single को thingle जोर से बोला. He was basically mocking one. He said, Churchill was not able to pronounce S properly. I am alive to tell you this. Then he said that 65, that I told Ho Chi Minh to distribute finest form of cocaine and heroin, dump it on the South Vietnamese side. And Americans have consumed 1,000 tons of it. They can go and fight this war for another 1,000 years, they will never win this war. This is what he said at that point of time. Mind you, he was completely anti-communist. There's a difference between dealing with somebody and being their friends. So you leave that aside. But he mentioned this thing that I told Ho Chi Minh this thing, and he, at my advice, he has dumped a lot of cocaine and heroin on the South Vietnam side, and the Americans are on drugs, they can't fight this war. No, I am not an expert, I do not know all these things. I come back to Delhi and I ask somebody who's an expert, this is some Baba is saying. He said, how is possible that Babaji is sitting in UP saying all this thing? Because we in India came to know about that drugs can be used in such a way in a battlefield only in 80s. Then I found out that towards the late 1960s, the Pentagon, somehow came to know that the Americans were on drugs. And by Nixon came in, 70, I think 15% soldiers, he was told, 15% soldiers were on drugs. So if in the army, the 15% people are on drugs, but how can they fight? So that's unusual. So many things he has said. For example, he's talking many other things which I do not know. They came to, for example, I was told about the INA treasure which was missing, which was looted by some people. This person takes his name way back in 60s. He talks about his not going to Taiwan. There was no plane crash. He says that thing. I in fact learned this thing from Faizabad. Bhagwanji said there was no plane crash. That's why I went to the government of Taiwan. This line hadn't come up. There was no plane crash at all. He didn't go there. And he said, from there I went and I was in Russia. So then he also mentioned this thing, and this last segment is very fascinating because of his visual appeal. It is not, I am also not very clear about it, but I want to show because it's very fascinating to get into all these aspects. It may not be true or may be true, I don't know. But he mentioned, Bhagwanji, he said very clearly that whenever Ho Chi Minh and the Vietnamese and the Americans met for truce talks, I was there. And this truce talk happens in Paris. Bhagwanji talked about this being Paris. You can ask me later on how he reached Paris, I can give you an answer. And he said he would say that Ho Chi Minh's pride of flying general and a shadow behind them, that I used to be there in that Paris peace talks when Americans and Vietnamese were discussing truce. What I have not factored in, I can tell you here privately that I have not counted this thing at all, but for some strange reason, the ceasefire between the Americans and Vietnamese happened on 23rd of January 1973. So this I want to show you because we have gone through some of the pictures of the Paris peace talk taken in Paris. This is just to show you that I will not readily believe anything. Now about this picture, especially the elderly would know very well that it was said this man is Subhash Bose and he turned up at Nehru's funeral. But he does look like Subhash Bose, there is no dispute about it. But the problem is that this man is actually Veera Dhammavara. He was a Cambodian monk who knew Panditji. In fact, he had his ashram is still there, Ashoka Vihar. If you take the metro from Gurgaon from Saket to Gurgaon, you will find on this right hand side the Ashoka mission still. You have a website also. He lived up to the age of 110. He was elder to Subhash Bose in age. He died in California in 1990s something. And he appeared before the Costa Commission in flesh and blood to say, look, this is me. So I have to believe him. And now this guy was my height. He was a short guy. Subhash Bose was taller. So we can account. This is the same person who is visible and he's the same person. But what I'm not able, this is the same person, Veera Dhammavara. We have got a lot of pictures of him because, as I said, he lived until 1990s and died in America. Now, this I am not very clear. I mean, there are many reasons for me to get into it. I'm showing you these images, but without being very clear as to whether this is actually him or not. But Bhagwanji has talked about his presence in Paris alongside the Vietnamese delegation, and we find there are 8-9 people sitting, and among them there's one person who resembles a bit like Netaji, and here is standing this man.
Unfortunately, he's not very clearly visible in photographs except for one, and he seems to be of a similar height. आप कुछ जूता पहन लिया तो हल्का सा लंबा हो चुका होगा. He seems to have put on some weight, and there are some around 8-9 people are sitting there. They're all Vietnamese. This is a Vietnamese delegation. I can account for almost 3-4 of them. This Lee Duc Tho, Juan Thuy. I think this guy he got the Nobel Peace Prize. He was the foreign minister. He became the foreign minister. This guy became foreign minister. I think his granddaughter is the former Miss Vietnam. So we have done some research. Who's what. And this is the man. He seems to have put on. Bhagwan Ji by this time had tummy bulging. This is another. Only 2 good pictures are available. But he does resemble a little bit from wherever you look at him. This is the closest I could get. I have never seen Subhash Bose in my life. I have seen his family, so I can imagine him in 3-dimensional. So whoever this man is, he does look like खासकर मत्था और नाक. और normally आपकी नाक और कान से पकड़ते हैं जो facial mapping expert है उसमें. Something I was told, I do not know, but that there is something wrong with his hair. It seems fake. ये बाल असली नहीं है. अगर बाल असली है तो this is not Bhagwan Ji. Bhagwan Ji had lost his hair by this time. He was completely bald, only very fused hair. But he used to do cover makeup. In fact, मुझे एक बताया, I was in Calcutta, so one of the Bhagwan Ji followers who's now very old, he has lost his memory unfortunately. He's not that old, he must be 80 something, but he's lost his memory. But it was, when he was okay, he told me, he said, we were supposed to, and we would be called when he has to shift from one house to another house. So he was shifting from one house in Basti to Ayodhya. He called us and we did the packing, and we, as instructed, we did everything. The day before shifting, he told us, tomorrow morning you will keep your eyes on the road in front of you. And the next day they meet in the other house, and there he asked him same question, I asked you to keep an eye on the road in front of you. Did you do that at that point of time? He said, we did it. What did you see? So this man said, I told him I saw a lady, I saw a fellow, and so he said, okay, fine. What he was trying to tell them, in front of their eyes he passed by in disguise, they could not make out. So he used to do, whoever this Bhagwan Ji was, he used to do disguise and all those things. He said he would move around in the guise of a holy man around India. He used to go around in the guise of a holy man. So there is some kind of truth in the stories. Netaji was seen like a holy man here and there, because he claimed he used to go around in the guise of a holy man. But not everything is true. Most people are playing fraud, the whole thing. So मैंने कान का है, कान आप चेंज नहीं करते, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे कान चेंज नहीं करते. This is very fascinating because I have not made up my mind. I have given other reasons because I asked the Vietnamese government. They couldn't give me a correct any proper reply as to who this man is, and there have been instances that people who are reliable, they have made statement कि Netaji was seen in Vietnam and whatnot. So God knows. But this one of my friends did, उसने ऐसी फोटो लेके नेताजी का मुंह बना के दिखाया. तो the only idea is this man, whoever he is, he looks like him. Whether it's him or not, I do not know as yet. But I thought this is a good, fascinating thing to discuss and show. And thank you very much for your time and energy. I've already taken 2.5 hours of yours, so. My mood is not very good because I'm used to a very large crowd. So I was somewhat dismayed to see a very few number of people. And I can't speak if I see only 200 people, because I've just come back from a gathering where 500, 600 people were there. So there's a problem with me. I can't speak very clearly if I see very few people. And many are familiar actually. So it's like repeating the same thing and again before the same group of friends. Any of you who are not, kindly, this is my Facebook page. Please be there and keep following me on Facebook and Twitter for updates. This is how you can, and also you can also share and retweet. This is the only way we can, these kind of sessions should be happening. I'm very grateful to the people here who have, Sijan, those who have organized this function, because they don't happen in Delhi at all. I go everywhere but not in Delhi. So you should have these sessions, and this is the only way to carry the whole thing forward. And if we are informed, if we know, we will be able to put some pressure on the government. I am sure of one thing: the government will not respond unless until there is a pressure, because there is a lot at stake. Because the whole edifice of this Gandhi being the creator of modern India will fall if you get Subhash Bose into limelight. And there is so much of interest, there is so much of money which has been put in building the brand Gandhi. So much has been put in. If you just Google search in Gandhi non-violence relevance, put these 3 words, you will find all over the world Indian embassies are basically spreading this message of ahimsa.
My blood curdled. I was in Chicago, and the Indian consulate was basically they called people Americans, and they were telling that ahimsa is more powerful than the weapons of destruction of war. That kind of nonsense they were talking actually. Can you believe that? And this my money. You can do with your own money. You can go and say what you like, but you are using my money to promote this Gandhian myth. Even Swachhta was never high on Gandhiji's 10 principles. His 15 vows, it is not even there. First is ahimsa, truth, and brahmacharya, which I can't discuss in front of you. So this is too much. So this is how the whole thing will unfold. Thank you very much for your time and energy. But actually, the security establishment is very any change, especially because there is a video in YouTube by Ajay Doba, and he actually said that India got independence because of Subhash. The government will not accept. Mr. Doval says, see, I have given you the statement of Dr. Ambedkar is available. So Mr. Doval stand nowhere. Ambedkar is telling you that India became free because of Subhash Bose. We have other. And even Attlee. So government won't listen. See, because they have invested so much in the brand Gandhi, they will not listen to you. Somebody has to do hangama in parliament. That's the only language they'll understand. But that I can't do. Even see, if assuming for argument's sake, Bengal was fully behind Netaji, you need 10 MPs. I told somebody in TMC, 10 MPs is all we need to create ruckus in Parliament House. That is the only language people will understand. But are there 10 members of Parliament from Bengal willing to speak for Subhash Bose? No. But if Mamata Banerjee can, Mamata is not interested beyond a level. No, Mamata Banerjee's game plan, please understand. This is not part of my presentation, but Mamata, I think now there's a lot of people are thinking that the next election is their best chance to become country's prime minister, be it Chidambaram or Mamataji and all that. So they will not want to annoy the Congress party. So everybody is now pitching for what happens after 2 years, because they are thinking Modi ji will not come back to power. So who will be the prime minister? If Gowda can become prime minister, so can Mamata Banerjee. So then you can't annoy Congress party. If you raise issue, Congress party will be annoyed. So Mamata ji has raised the issue, but she has stopped beyond a point. I don't think so. No party will raise it. They might pay lip service, but they will not go beyond, because everybody, I think they're looking forward to a support from Congress party in capturing the power. Because many leaders have crossed the age of 60, 65. This is their last chance. Next elections, last time they can become the country's prime minister. Mamata ji or whatever it is. हाँ जी. अभी तो बहुत कुछ क्लियर, मैंने भी क्लियर नहीं किया. मैंने आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट किया. काफ़ी देखो सुनो, बहुत इसमें बहुत डेटा है. उसमें से कुछ मैंने आपको दिखाया. बाकी किताब में कुछ डेटा ऐसा जो मैं बताऊंगा नहीं आपको. हाँ. अभी कमीशन बैठ गया, देखी जाएगी, देखती है. हाँ जी, ही हैज सम क्वेश्चन. प्लीज प्लीज. इंट्यूशन से मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब कि अगर उनको इतना कन्विक्शन था तो उन्होंने मतलब ही वाज नॉट अ कवर्ड, तो उन्होंने डिस्गाइज छोड़ने की रिस्क क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था ना, उसने कवर्ड की बात नहीं है, सीधी बात है. जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बाहर निकले क्यों नहीं आ रहे, उसने बोला माई कमिंग आउट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. द पीपल ऑफ कंट्री वुड सफर इफ माइनॉरिटी डिस्क्लोज. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल. इनफैक्ट ही हैज आल्सो स्टेटेड कि इंडिया विल बिकम, फॉर व्हाटएवर रीजन, गुड और बैड, India will become center of third world war if my identity is disclosed. If a person has that kind of thing for whatever reasons, so it justifies. He said, I come out, people will suffer because of me. Do you think that point has come when revealing all this will... And I can only tell you one thing, which I won't be able to give details, but he was constantly trying to come out. He was trying. He succeeded. He could not. कंट्री के That option I have looked into, whether he was mentally fully stable or not. But I looked into this. But the problem is that option is there. The problem is that there were 5-6 people who were close to him, because in the last stage he needed doctors. So you have Dr. Mishra, you have Dr. Banerjee, you have Dr. Tomar. I asked those doctors, because they're apart from Banerjee, everybody's passed, but others are here. So I asked them. So he said no, he was superhuman. Whether Bhagwanji was mentally fit or not. But this option is there. It's something could be wrong with his mental thing. But then he was, God knows. देखिए आपको मैं सिंपल, आपकी हैंडराइटिंग मैच नहीं कर सकती. अगर आदमी पागल है तो हैंडराइटिंग कैसे मैच करेगी? अरे भाई कई बातें तो मुझे भी समझ नहीं आ रही. तो सारी बात समझो तो मिस्टेक किस बात की रहती. तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि Well, that is fine. The people who were close to him, they did not detect anything wrong with his head. They just couldn't believe what he was talking about. They couldn't believe that he has talked about the war in Southeast Asia. He's talking about MacArthur, Mountbatten. He's talking many things which I can't tell you, because it's very, very, very unusual. maybe he was in a different level altogether. See, my inquiry is only about finding what happened to Netaji. Now I have been led to the Faizabad. So once we fixed who this man was, and the problem is that we have very limited support, resources. I have not seen papers also.
there are a lot of records. See, people used to come and meet him and they used to take notes, like official formal notes. For example, I've got one note. 1977, Brahmkund Gurdwara, where he was staying. Who are present? The names are given. Then question is put to him. This question is, why doesn't this government ask you to come out and take your rightful place? This is Morarji Bhai's government. His answer is, if I came out, a lot of innocents will die. So please keep this thing in mind. It's not about being coward and all that. Netaji does not enjoy a full support from India, within India. Even in Bengal, he doesn't enjoy full support. People will be after his life. गाली गलौच करने में मैं आपको अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, वहाँ बहुत गाली देते हैं नेताजी को. हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, नो, देर आर 10-15% ऑफ बंगालीज हु आर लाइक पेट्रियट लाइक नो अदर. देर आर 10-15% नेताजी का सपोर्टर है, वो उनका तो बराबरी कर सकता नहीं, वो तो उनके वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मेरे 2 सारे बंगाली हैं मेरे. लेकिन मेजोरिटी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सुभाष बोस में, उसमें हॉस्टाइल बहुत सारे. जितनी गाली गलौच सुभाष बोस को बंगाली देते हैं कोई देता नहीं. परसों मैंने यूट्यूब में वीडियो हटवाया कि उसमें आदमी गाली दे सुभाष बोस को देता बंगाली बैठ करके. I am an anti-student from Bengal. हाँ मेरा experience काफी different है, and that's why I am here today. हाँ मेरा दोस्त है तो हम अभी. हाँ तो का experience ऐसा नहीं. नहीं, अगर ऐसा होता तो ये केस यहाँ तक रुकता नहीं बॉस. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दुनिया भर में लेक्चर दे के आ चुका हूँ, मुझे प्रेजेंसी में नहीं बुलाते वो लोग. मैं 15 साल से काम ही कुछ और नहीं कर रहा. मैं मेरे सारे दोस्त बंगाली हैं मेरे. But sir, I think, you know, हाँ जी सर. I was very young. By the way, my name is also Subhash. ओके सर. I was of that time in every house, in every middle class house, there was, you know, I was very young that time. There was so much support for Netaji at that time, you know. After सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. born. So you know, every house had Netaji's picture, Bhagat Singh picture. Netaji and Bhagat Singh picture was almost in every middle class. सर मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग. फोटो को छोड़िए, फोटो तो भगवान राम की रख के भूल जाते हैं. नहीं, सपोर्ट नहीं है. मैं बता रहा हूँ सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही रिजवानुर रहमान की डेथ होती है तो आधा बंगाल सड़कों में निकल आता है इंक्वायरी के लिए. लेकिन सुभाष बोस की जब रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जाता है यहाँ पे तो कोई निकल के नहीं आता. प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग कि आप ग्राउंड पे क्या एक्शन लोगे. जैसे मैं पे फेसबुक में मैं बैठा हूँ तो मैं काम करता हूँ तो वहाँ पे हजारों सपोर्टर है. जब उनको फेसबुक पे पोस्ट करो कि मेरी किताब निकली, किताब खरीदो, तो एक सब भाग जाएंगे वहाँ से. तो एक्चुअल में क्या आप करने वाले हो उस पर डिपेंड करेगा. आप कितने लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए, कितना देखने के लिए आए. तो वो कहने को सब सपोर्टर हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वही भमरी देवी के पीछे भागते हैं उठा करके वो लोग. तो यहाँ कोई नहीं आएगा. अनुज जी, एक बार इस पॉइंट पे जरा बता दीजिए कि ये सारी गांधी नेहरू का फ्रीडम लाने का हिंसा नहीं, उसमें मेरे बोलने कुछ है नहीं. मैं आपको बाइट सुनाने वाला था, मेरा बोलने कुछ है नहीं. अब ये कि पिछले कुछ सालों में बहुत सा डेटा बाहर निकल के आ गया. उसमें मोटे मोटे 3-4 लोगों की टेस्टिमनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. क्लेमेंट एटली जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जिसने आपको इंडिपेंडेंस दी, उसकी 2 स्टेटमेंट है. इनफैक्ट लोगों को पता नहीं दूसरी स्टेटमेंट भी है उसकी. 2 है सर उसकी. एक तो कि वो कैलकाटा आया था, पहले वो लखनऊ में गया बाय द वे, लखनऊ के बाद में वो कैलकाटा गया. लखनऊ में उसकी टैपिंग हुई थी, ये बात भी है, वो अलग इशू है. उसके बाद वो कैलकाटा गया. कैलकाटा में वहाँ पे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे कैलकाटा हाई कोर्ट के, द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, उससे पहले गोरे थे सारे के सारे. तो उन्होंने मिस्टर चक्रवर्ती ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ गांधी, इट इज़ अ जोक एंड नंबर 1. अब उसने हिम्मत नहीं जुटाई, वो 20 साल बाद जाके बोला. चक्रवर्ती की हिम्मत ही थी बोलने की, नंबर 1. और 1960 में एक और मुझे नाम मिस्टर डे करके कोई बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उनका नाम मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ. ही इज़ वेरी मच रिस्पेक्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी. दैट जर्नलिस्ट राइट्स इन द टेलीग्राफ, a paper which is indirectly supporting Congress party, that I met Clement Attlee in 1960 at Oxford and he told me that India became, what I said is right. तो सिर्फ एक उस आदमी की स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ जज की ये आ रही है. और वो जज, मैंने कोई मुझे बोल रहा था कि साहब की जयराम रमेश उस दिन कहते हैं कि साहब वो ऐसे ही बोल रहा होगा. भैया जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जज की क्रेडिबिलिटी जयराम रमेश से बहुत ज़्यादा है, वो क्यों झूठ बोलेगा. उस बात को डॉक्टर असीम मुजुमदार ने भी कहा. उसके बाद फिर आपकी कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं. आपको वो लोग जो उस टाइम में फौज में थे, जैसे आपके अभी जिनकी डेथ हुई है अपने जनरल सिन्हा, एस के सिन्हा, मैनेकशॉ और याया खान वर 3 इंडियंस वर पार्ट ऑफ द इंडियन मिलिट्री डायरेक्टरेट इन दोज डेज. उसका उन्होंने बाकायदा आर्टिकल लिख करके बोला कि 90% ऑफ द आर्मी वॉज अगेंस्ट
and they left because of the INA, the army turn against the British. They were the reason, that's why they left, not because of Gandhi etc. Now the Dr. Ambedkar ने बहुत अच्छा कि Dr. Ambedkar का लास्ट इंटरव्यू है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है. उन्होंने बताया कि साहब ये पूरा उनकी खुद की आवाज़ में है, BBC को बता रहे हैं, कोई अरे गहरे सोर्स को नहीं है, कि साहब इंडिया डिड नॉट बिकेम फ्री बिकॉज गांधी का कोई रूल नहीं है उसमें. वो सारा रूल सुभाष बोस का कि वो आर्मी, बिकॉज द ब्रिटिश वर रूलिंग दिस कंट्री बिकॉज द आर्मी, वो आर्मी उनके खिलाफ में हो गई थी. अब चक्कर है कि कंट्रोल पावर आ गया इन लोगों के हाथ में, क्योंकि दे वर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांसफर पावर. इन लोगों ने ऐसा उसके बाद में देखो 40-50 साल पे लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश किया है. उसका असर ये है कि आज जो लोग पावर में हैं, बीजेपी के लोग, उनको ऐसा कि ये लोग भी गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं बैठ करके, कि इतना गांधी गांधी भर दिया कि जो लोग गांधी को पसंद नहीं करते प्राइवेटली, वो पावर में आने के बाद में गांधी का ब्रांड बूस्ट करने में लगे सुबह शाम. एक बार हो गया, 2 बार हो गया यार, 3 साल से मैं तो पक गया सुन के गांधी का नाम सुन करके. अगर गांधी का ही मैंने गुणगान सुनना है तो मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा ना, बीजेपी वालों को वोट क्यों दूंगा उठा के फिर मैं? तो ज़्यादा हो गया. मतलब कुछ मैं ये नोट कर रहा हूँ कि संघ में लोग खुश नहीं है, जहाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाते जो गांधी उसके अगेंस्ट था, तो मेरा तो ख्याल है पार्टीशन ही ना होता. वो सारा सर उसमें एक हाइपोथेटिकल इशू है. उसमें मुझे किसी ने वो तो हाइपोथेटिकल हो गया, वो क्या होता, बट दिस इज हाउ इट इज. Sir, as per your information, does PM know that he was alive till it? देखिए मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, सिंस यू आस्क्ड मी, मेरा इन्फॉर्मेशन ये है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में रिकॉर्ड थे फैजाबाद के बारे में, क्लियर कट, बिकॉज दे वर इन टच विद हिम. मुझे उम्मीद नहीं है वो रिकॉर्ड जलाए गए, तो PM शुड नो अबाउट इट. दे हैव केप्ट रिकॉर्ड्स. मुझे क्लियर कट सिग्नल्स मिले हैं कि गवर्नमेंट को मालूम था, वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग वहाँ जाया करते थे. गवर्नमेंट के लोग का काओ का नाम सुनने में आ रहा है, मिनिस्टर्स का नाम सुनने में आ रहा है कि आपकी मिसेस गांधी गई, और लोग भी वहाँ गए थे. प्रणब मुखर्जी वहाँ गया था, वो तो किसी गवाह नहीं बोल दिया कि प्रणब मुखर्जी वहाँ गया था. तो ये लोग के नाम निकल के आ रहे हैं, तो इनके पास में रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास में. कम से कम मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि वाजपेयी जी के ज़माने में रिकॉर्ड थे इनके पास में. लेकिन इस पर जब तक कोई डिस्कशन डिबेट नहीं होता, और आप उस पर देखिए, आपको इनको इन्हीं के जूते मारना पड़ेगा निकाल के पैर से, कि तुम जो दावे ठोकते हो दुनिया में कि तुम सत्य हिंसा के पुजारी हो, पहले तुम रॉ के पेपर निकाल के दिखाओ हमारे को, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, ये लोग एफिडेविट झूठ बोल देते हैं उठा करके. यू डू नॉट नो द काइंड ऑफ पीपल यू आर डीलिंग विद हियर. जो आदमी एक प्ले बॉय को चाचा डिक्लेयर कर सकता है, हंसना मत उस पर, आप उसका दिमाग का लेवल देखिए कि यू आर डीलिंग विद सच शूट पीपल, कि किसको क्या कन्वर्ट कर दिया. वो इतना बड़ा नाम उसका लेते हैं कि निक्सन था, बड़ा ट्रिकी डिक था. वो इतना छोटा सा काम वो नहीं कर पाया. यही कि लोग बताओ, ये हमारे लोग करके दिखाया आपको कैसा काम होता है. तो आप बहुत चालू लोग सब डील कर रहे हो, उन्होंने ऐसा घपली की है. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो दूसरे लोग, खासकर ये जो आजकल जनसंघी पावर में जो आ गए हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है जनसंघियों के साथ में, इनके जब इनको साइकोलॉजी समझ में आया कि पावर में आने के बाद में इनका ये किसी से बात नहीं करते. ये बात करेंगे सेक्रेटरी से. सेक्रेटरी कौन होगा? वो ब्यूरोक्रेट, IAS ऑफिसर. IAS ऑफिसर का मतलब चश्मा पहना आँख में, एक में चश्मे में गांधी, एक में नेहरू. उसको वही ट्रेनिंग मिली अकेडमी के अंदर. तो ये पूरा इतने 50-60 साल से उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने ये गांधी ब्रांड बूस्ट किया है. एक IITO में आपका खुला गांधी पीस मिशन करके, बस अरबों रुपए फूके गए उसके अंदर, अरबों रुपए का पैसा लगाया गया. कभी अमेरिका जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ लेक्चर, कोई यहाँ. उस चीज़ को 50-60 साल से बिल्डअप किया गया. नैरेटिव चेंज की बात नहीं है, उस चीज़ से लोगों की रोटी चलती है. 1000 लोगों को नौकरी मिली हैं, उनकी फैमिलियाँ प्रॉस्पर करी हैं. मैं इतना रिसर्च गांधी पे, नेहरू पे करता, मुझे एक प्रोफेसर की डिग्री मिलती मेरे को पहले तो यूनिवर्सिटी में. फिर मेरे को 50 चक्कर लगते हैं अमेरिका के, UK के, वहाँ के आदमी वहाँ से आके कॉन्फिडेंस होकर बहुत अच्छा बोलता है. तो ये पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम से लोगों ने फ़ायदा उठाया, कि जिसने लोगों ने लड़ाई की उनको साइडलाइन कर दिया गया, और जो लोग लड़ाई जीत करके आ गए वो बन के बैठ गए. वो शर्म, मतलब मेन बात देख लो कि मुझे पता किसी बीजेपी के लोगों को गांधी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव की और रामविलास पासवान की आपस में दोस्ती बड़ी खराब नहीं थी कोई. एक बार पॉलिटिकल रैली हुई, उसमें मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, रामविलास पासवान ने ये बोला था कि मैं राम हूँ और ये रावण, ऐसा कुछ जुमलाबाजी उसने की इलेक्शन रैली के अंदर. तो लालू ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया था? लालू ने कहा था कि चलो मान लिया भैया तू राम है, मैं रावण हूँ, तू बता सीता कौन सी है, ये दिल्ली वाली या गाँव वाली. उसके बावजूद जब उनके घरों में शादी होती है तो बुलाते हैं. आपस में कर्टसी एक्सचेंज करना इस डजंट मीन फ्रेंडशिप. अगर अभी राहुल गांधी यहाँ कमरे में है कि मैं नमस्ते करूँगा, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरी कोई दुश्मनी उनसे नहीं है. सोनिया गांधी मेरी माँ की उम्र की है. लिसन टू मी, सुभाष चंद्र बोस और गांधी की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी, ठीक है. उनके दोस्तों का पढ़ो उसने क्या लिखा उसके बारे में, कितना उसको उस आदमी की बेइज्जती हुई थी. जब वो यहाँ से जर्मनी गए थे, उन्होंने राज बिहारी बोस को एक लेटर लिखा था, वो मैंने किताब में प्रोड्यूस किया. इनफैक्ट भगवंत जी वांटेड अ लेटर टू बी टेकन बैक, एंड वो लेटर लेकर आए थे. मैंने प्रोड्यूस किया, फोटोकॉपी लगा दी उसकी.
साफ लिख रहे हैं कि सुभाष गांधी विल नेवर सपोर्ट अस, एज ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पे हिम कॉम्प्लीमेंट्स एवरी नाउ एंड देन। जिस आप उसकी बात कर रहे हैं गांधी ब्रिगेड की, जहाँ देखिए वहाँ पर उनके पास टाइम नहीं। मैं देखो लोग बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं फेसबुक पे, इंटरनेट पे कि साहब की सुभाष बोस बहुत प्रो मुस्लिम था, बड़ा वहाँ पे तो उर्दू का बोल। यार उसके पास से मुश्किल से 1-1.5 साल था आने के लिए, फौजें खड़ी होने में आपको डिकेड्स चाहिए। जो उसके पास में सामान था उसके हिसाब से उसने काम किया है। साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो थी, जो बनाई थी, जहाँ वो लोग थे वो ऑलरेडी गांधी को सपोर्ट करते थे। तो उस टाइम पे टाइम जो था लड़ाई करने का नहीं था आपस में। वही बात वो सावरकर को उन्होंने बोली कि अभी ये टाइम है कि इशू को अभी आप इकट्ठे हो जाओ कि पहले अंग्रेज को मारो, उसके बाद देखी जाएगी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम से। इट इज़ बिकॉज ऑफ एज ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी दैट ही यूज्ड दैट थिंग, विद नथिंग मोर टू इट। हाँ, even Subhash called him father of nation, but it's a matter of political expediency. He has explained that very clearly. और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा नहीं है लेकिन जस्ट ये लोग बहुत बातें मारते हैं, खासकर कि हिटलर आज भी कोई आर्टिकल छपा करके। आपको कोई मतलब दिमाग में भूसा भरा है क्या? नेशनल सिक्योरिटी, अजीत डोभाल का देखो, इसका मतलब बताएगा आपको क्या मतलब है। देश की जो सुरक्षा होती है, जो नेशनल सिक्योरिटी होती है, उसके इंटरेस्ट में आप ये नहीं देखते कि आदमी खराब है कि बुरा है, अपना काम निकालते हैं आप लोग। हमारी गवर्नमेंट क्या करी? अब इसमें मैंने कोई एग्जांपल दी कि इसमें क्या फ़र्क है। वो सुभाष बोस अगर जाता है हिटलर के पास में तो गंदा आदमी हो गया, और तुम जो सदाम हुसैन के पास तुम क्या थे, कहते हो हम डिप्लोमेसी करते हैं। अच्छा, तू करेगा डिप्लोमेसी, मैं करूँगा तो खराब। वो दिल्ली में ना वो तुम्हारा प्यार मेरा प्यार चक्कर, ये क्या मतलब? आप लोगों ने क्या किया? अच्छा, आप लोगों की हरकत में दिखाऊं, जिस मुशर्रफ, हिटलर ने कितने इंडियन मारे थे? उस जो भी थी वो तो ईवल, हमारे तो बंदा नहीं मारा उसने, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो पहले अपनी रोटी देखनी पेट की। जिस मुशर्रफ ने कारगिल वॉर करी थी उसको दिल्ली बुला के आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया आपने, कहते वो डिप्लोमेसी है। अच्छा, वो डिप्लोमेसी है। वो आपके एलटीटी के लोगों ने हमारे तमिल जो हमारे मारे हैं उन लंकन्स ने, गवर्नमेंट ने, आपने वहाँ फंडिंग की उन लोगों को उठा करके, वो क्या है? Every country pursues its own national interest first. You don't look at others' faces. It's only in our country when it comes to Subhash Bose, वो तो बड़ा गलत आदमी था, हिटलर के पास चला गया। तुम लोग क्या कर रहे थे आप बताओ मुझे। अजीब सी बातें की जाती है, अजीब सी बातें। वो अपने कष्ट, अब ये भी बहुत वाहियत किस्म की बात जो लोग बोल रहे हैं कि साहब हिटलर ने उसकी हेल्प नहीं की थी। अरे भैया, हिटलर ने हेल्प नहीं की तो तुम्हारा जय हिंद कैसे कॉइन हो गया वहाँ पे जर्मनी में? जय हिंद कौन सा आपने वर्धा के उसमें क्या था आश्रम में कॉइन? नेशनल एंथम भी वहीं किया गया था। तो वो क्या करता? आप उसका पूरा रिकॉर्ड पढ़िए। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिटलर, हिटलर इज अ इविल फिगर, बट यू रीड दी गो थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एडोल्फ हिटलर्स मीटिंग विद सुभाष बोस। आई डोंट फाइंड एनी फॉन्ट विद एडोल्फ हिटलर, इट इज इन दिस रिगार्ड। उसने कहा आई एम सो फार फ्रॉम ए कंट्री, यू शुड गो ऑफ द अदर साइड, जापान इज क्लोजर टू यू, गो एंड यूज दोज पीपल। और बेकार की बात कि जापान ने वॉर क्राइम्स किए, चाइना का इक्वेशन कुछ और था उनके साथ में, हमारे साथ में क्या किया उन्होंने? मुझे ये मतलब है कि आप मुझसे कैसे डील कर रहे हो। वो तो दोस्ती यारी में होता है भैया, ऐसे ये वन हैज टू माइंडफुल दिस। नो प्रैक्टिकल पर्सन विल टॉक नॉनसेंस। दिस आर टू वेरी गुड एग्जांपल, देयर आर हंड्रेड्स। द वर्ल्ड्स नंबर 1 डेमोक्रेसी इज डीलिंग विद साउदीज, वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव रिजीम ऑन दिस प्लेनेट। औरतों को ड्राइवर कार चलाने की उनकी फ्रीडम नहीं है वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान, मैंने अमेरिका में जाकर उनको बोला कि तुम बैठ के, जिस कंट्री ने बिन लादेन को रिफ्यूज दिया, जहाँ पे लोग रोए थे जब बिन लादेन को मारा, तुम उसको पैसा खिलाते हो, क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट बड़ी ख़राब चीज़ है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लाइक और नॉट, डोंट लाइक इट। तो इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। लेकिन वही बात घूम फिर के आ रही है, और ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, 2-4-5 महीने बाद ये बात, जब भी आप सुभाष बोस का नाम लेंगे, क्योंकि आपके पास में एक डंडा उसको मारने के लिए, कि वो आदमी हिटलर के पास में गया था। Any last question? So I'm already 8:30. Have to go home. I just want to add a comment on the recent post you made about that whole associating Subhash Chandra Bose with Hitler, which is something I would like to add that on 1953 March 5, Stalin died, which is somehow presented as a saint Stalin, who killed 20 million in the Great Purge. If anyone knows, please do read about it. What is Great Purge? That guy was given a Shraddhanjali in Parliament, which was actually the lead was given by Mr. Nehru. So what should we do now? I tell you what we should do now. Mr. Churchill, responsible for 3 million in Bengalis dying in India. When he died, we lowered our national flag. We also paid him very heartfelt tribute in Parliament House. मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो अपना लोग मरा, उसका चिंता नहीं है। ये मैंने कहा, ये दिमाग में एक फितूर है हमारे, वो सभी के में फितूर है कि खाने को पेट में रोटी नहीं है। 90% लोग डब्बा लेके बाहर बैठते हैं, लेकिन आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में हो।
तो खाने को रोटी नहीं पेट में, और वो जाके करेंगे अमेरिका खराब कर रहा है, हालत कर रहा है। तो अरे यार, अब वो उसका पीछे मोटिव क्या होता है? मोटिव एक हिंदुस्तान का कि नोबेल प्राइज़ मिल जाए मुझे कहीं से, वो मिलता नहीं है इनको, वो मिलता नहीं है। चाचा को मिला नहीं, गांधी जी को मिला नहीं, अब बहाने मार रहे हैं कि साहब वो नॉमिनेट हुए थे, यार मैंने 6 बार अटेम्प्ट किया IAS में, मैं निकल नहीं पाया। मैं बस तुम निकल नहीं पाए, कहानी खत्म। आप IAS में क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए, अटेम्प्ट मारे थे नहीं मारे थे, उसे मुझे मतलब कुछ नहीं। बॉटम लाइन, आपको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, यासर अराफात को मिल गया, हेनरी किसिंजर को मिल गया, दैट्स अ रियल वर्ल्ड। और इसी चक्कर में सब लोग चलते हैं कि साहब नोबेल प्राइज़ मिल जाए मुझे, उसके चक्कर में बड़ा गर्व उन्होंने देश का करा है। ये बातें उसने बोली नहीं सकी, आप किस तरह के मतलब ये जो ट्वीट में जो अभी आया वीडियो प्रोपेगेंडा, दिस इज प्योरली दिस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, बट आई लार्जली बिलीव दैट दिस शुड बी काउंटर्ड बट स्ट्रांगली with the equal amount of force with whatever. It is not possible. I don't have the means and I don't have probably even the capacity to do it. Social media channels which can be used, social media mein you can use YouTube, which is Well, something would be done in the course of time. Something would be done. I can tell you only this much. Right now, I can't do anything. getting the rise. It would. They have only one stick to beat Subhash Bose with, and this is the same stick. As you said, Actually, by the way, let me tell you about the Subhash Bose thing. The thing is that the Indian revolutionaries had links to both Japan and Germany from the First World Yes, War. First World War. People don't know this. There was a fully fledged embassy functioning in Berlin in the First World War, which was in contact with Indian revolutionaries, which includes Yes. many members of my family. And Subhash Bose, before he escaped, he actually met my grand uncle. The person who witnessed it is my uncle, who is still alive, and he met the Japanese consul. So this happened in 1938-39. It is on record, by the way. It's on record, by the way. And they were following up on links they had built over many decades. So even if Hitler did not exist, these paths would have been followed because Raj Bihari Bose was in Japan. They had an embassy in Germany. They had many links. So this whole network that Subhash Bose was using was not something he suddenly came up with. Yes. Oh, we're having Second World War. Let me do this. No. This was something that had been set up over a full generation before him. And he was following up on all of these things. so one thing is clear that they were basically wanted to establish a proxy and get rid of the man they knew that they were a threat. He was a threat. They knew that. No. So this whole thing, this network that he was using, crumbled with the Second World War. It was knocked out in various ways within India. Of course, Raj Bihari Bose was actually in many ways the father figure of all of this, by the way, and has been forgotten. Died in 1944, soon after passing on the baton to Netaji. And really, many answers to many of these questions will come if Raj Bihari Bose is analyzed. Because all these networks that Netaji This is a Pandora's box. See, once you open this case, I'll tell you, now then everything will open, because then the Shyama Prasad Mukherjee case will come out and Shastri case will come out. That's what's happening here. This is Pandora's box. You open this Pandora's box, everything will come out. Only thing I can tell you, the last note is that one good thing which I've been trying for a long time is to get the bug of Netaji into Bollywood. So that is finally happening. So they are showing interest. So it was not possible earlier. I came very close because Anurag Kashyap has a personal deep interest in Faizabad because his Nanaji's house is exactly opposite the Bhagwanji's house. So he became a filmmaker because he used to fantasize about Bhagwanji. So he told me personally, we met for more than 2 hours. So when Anurag Kashyap didn't make a movie, because he had a personal interest in the whole issue. And we spoke for almost 1.5 hours, and he's a very intelligent guy. He knows about 62 war and whatnot, everything, all those things. But now finally there's a bug about whether how fast it will happen, I do not know. And this gentleman, Agnihotri is already, Vivek is already, Shastri, he met me and before announcing, and I have given him a plot. And he said he wants to do it ASAP. Let's see. But the good thing is, once you make, even on Shastri, this is the best way to take the message out. Once you make a movie, then people come around and starting, and it will open a Pandora's box, because there are many more deaths which are doubtful. In fact, if I go by Bhagwanji's, even C.R. Das's death is not normal. And he's saying he was murdered. So there are not more, but many murders which have happened. But Deen Dayal Upadhyay on his own cannot create a favour, because first he's been forgotten. Now I'm very annoyed, for example, just to give example how the current dispensation has let us down big time. Atal Bihari Vajpayee was actually there in Kashmir. He was a secretary of Shyama Prasad Mukherjee. In fact, Bhagwanji has praised him on that because he has talked about people. So he said he was a very capable secretary of Shyama Prasad Mukherjee and he's doing good. I'm very happy with him. Because once you assume he's Subhash Bose, then he's keeping an eye on everything. He's reading papers, he's responding. Anyhow,
When Atalji was a Prime Minister for 5 years, he did nothing about it. In fact, he praised Nehru, which Advani also did. They praised Nehru and Gandhi both. And after he was no longer the Prime Minister, he accused, and you can Google search, that Nehru got him killed. Shyam Prasad Mukherjee. The questions to be asked, when you were in the Prime Minister's seat, what were you doing? Afterwards, you are saying he was killed by Nehru. A lot of people, in fact, don't have this idea. They think that BJP is a party which took shape in UP. I'm sorry, BJP started with Calcutta. Like every good thing in this country, everything started from Calcutta. श्याम प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाया, श्याम प्रसाद मुखर्जी से ओरिजिन है. तो आप अपने गॉडफादर को ही आप भूल गए आप लोग पावर में आने के बाद में. तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. आई थिंक दे नीड अ पुश फ्रॉम देयर ओन कार्डर नाउ. They need a push from their own cadre. That look, this is not how you, because they have failed to understand. एक बात मैं बता दूँ, I am completely in favor of Modi ji's what he is doing in terms of financial thing. मैं दिल्ली का निवासी हूँ. यहाँ के लोग बहुत बेवकूफ़ हैं और ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं. यहाँ लोगों को ये बोला जाता है कि मैं आपको वाईफाई फ्री कर दूंगा. यार वाईफाई तो फ्री सिंगापुर में नहीं है, न्यूयॉर्क में फ्री नहीं है. तो यहाँ के लोग पागल हैं. तो किसी का कोई भरोसा नहीं, वोट किसको पकड़ा दें. पहली बात तो ये हिंदुस्तान के. दूसरा ये कि यहाँ इस चक्कर में मत रहिए कि लोग आपको, अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपको वोट दे देंगे. लोग वोट आपको पैशन पर. राजीव गांधी को वोट इसलिए नहीं पता कि अच्छा काम किया क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई थी. तो पीपल इमोशन पे वोट देते हैं बहुत ज़बरदस्त. आई होप द गवर्नमेंट हियर इज अंडरस्टैंड. वाजपेयी ने भी बुरा काम नहीं किया. उसने गलती ये की कि उसने वो इंडिया शाइनिंग कैंपेन चला दिया. यू आर इंसल्टिंग ऑल द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री व्हेन यू सेइंग इंडिया हैज बिकम रिच एंड दे ऑल वोटेड अगेंस्ट यू. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. इंडिया इज नॉट गोइंग टू बिकम अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एज लॉन्ग एज वी लिव. वो दिमाग से निकाल दीजिए. लोग बहुत गरीब है, लोगों की हालत खराब हो रखी है. अब आप बार आप जो 5% की बात कर रहे हो, सारे इलेक्शन आपके मई में होते हैं, गर्मी में. जिस आदमी को दिल्ली शहर में 50,000 से ऊपर की सैलरी मिलती है वो वोट देने नहीं जाता. मुझसे लिखा लीजिए आप लोग. वोट आपको झुकी वाली देंगे घूम फिर के, या आपको मिडिल क्लास देगी वोट. इमोशन पे वोट बहुत दिया जाता है इस देश में. तो मैंने उनको ये भी समझाया कि इट मेक्स ऑल सेंस. बिकॉज मेरा तो पर्सनल कारण है कि मैं तो पर्सनली अब इसमें फंस गया हूँ कि मेरी तो माई लाइफ हिंजेस ऑन इट. It is not in my personal interest to see Congress party come back to power, because they'll make, I'll be well, life and death issue for me. They're very smart. I cannot, because on record, I can't give you names कि क्या हुआ. It's not, there many things have happened in this country. बहुत कुछ हुआ इस कंट्री में. ऐसे बेवकूफ़ लोग नहीं हैं. अगर वो इतने काम कर सकते हैं कि स्नूपिंग कर रहे हैं, आप उस माइंडसेट को देखो ना कि अपने आदमी पर जासूसी करके अंग्रेजों को इन्फॉर्म कर रहे हैं. इट्स कंप्लीट गद्दार है वो लोग. और ये लोग का हिम्मत नहीं है बात करने का जब पावर में बैठ गए. ये अभी भी इनका प्रॉब्लम है कि होल अपोजिशन जो है, ये जो गवर्नमेंट इन पावर है, इट इज़ बिहेविंग लाइक एन अपोजिशन. इसकी जगह मैं कांग्रेस ही होते तो ऐसे मीडिया को यूज़ किया जाता. मैं मीडिया से होकर आया हूँ. सारी रात आप मीडिया में हारे. 2 टके के लोग जो यहाँ पे, जिनका कोई औकात नहीं है, उनको आपने वर्ल्ड स्टार बना दिया. दे हैव डन ऑल द बैड थिंग बट यू हैव गिवन देम फ्री पब्लिसिटी. सो आई एम वरीड फॉर आई सी एवरीथिंग फॉर माई ओन पॉइंट ऑफ माई ओन केस कि मेरे केस को क्या होगा. तो इसलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट है. तो आई एम द नेचुरल अलाई ऑफ द बीजेपी इन दैट सेंस कि इट इज माय पर्सनल इंटरेस्ट टू सी देम विन द नेक्स्ट इलेक्शंस. I do not know. Modi ji should come back. That's a good thing. But then for the case to be resolved, I believe he has to get signal from foreign people that it is in the national interest. It is in the interest of the BJP and RSS. The importance is not the 70-80 people here, but the recording that we push out. Well, Sanjeev's first talk. But I think you shouldn't put all of it, because it is not a very good performance at my, because I get worked up only when I see big people. Cut certain portion and then show, and we'll have more sessions. We will have more sessions probably in a bigger level. But anyhow, all of you, thank you, because I think hardly anyone of you left. So thank you very much.